पाकिस्तान आज अपनी आईसीसी वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज हैदराबाद में कर रहा है, लेकिन दक्कन से 2000 दूर इधर हम लाहौर में हैं, जहां पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का अहम मुकाबला जारी है लाहौर वाइट्स और पेशावर रीजन की टीमों के दरमियान, जिसे आप गद्दाफी स्टेडियम से बराह रास्त मुलाहिजा कीजिएगा। ये सूरत हाल है पेशावर रीजन की पहली इनिंग्स की। कल उन्होंने 16 ओवर्स बैटिंग की और 76 रन पर 1 विकेट गंवाई। माज अच्छा खेल रहे थे, उनका कैच विकेट कीपर ने लिया। असद की गेंद पर 12 रन बना सके। वकार के साथ फरहान जो कप्तान है वो बेतरतीब 29 और 33 के स्कोर पर नॉट आउट है। अभी बड़ा लंबा सफर पेशावर को तय करना है और साथ साथ लाहौर वाइट्स के बॉलर्स को भी। असदुल्ला ने अपने डेब्यू पर ये इकलौती विकेट हासिल की, अच्छा स्पेल किया था। शाम के वक्त वो गेम को मूव करने में कामयाब हुए। और मुनीफ वासिफ, उनका भी ये पहला मैच है, उनको 2 ओवर्स के लिए आजमाया गया, लेकिन कोई कामयाबी उनके नाम नहीं। कल का जो दिन था, अहमद शहजाद ने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली और बड़ी आला बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। मैदान के दोनों जानिब भरपूर शॉट्स खेले, बैक फुट पर, फ्रंट फुट पर भी वो पुल करते हुए नजर आए और ख़ास तौर पर उनके जो फ्लिक शॉट्स थे वो काबिल दीद थे। और जो पुराने अहमद हैं उनकी झलक नजर आई इस इनिंग्स में। जा बजा 253 रन अहमद शहजाद ने बनाए। कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया, किसी को भी खातिर में नहीं लाए, स्पिनर को, फास्ट बॉलर्स को, और सही मानों में उनने अपनी धाक बिठा दी। डबल सेंचुरी स्कोर की, 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग कर रहे थे और बिलाशुबा उनको हक पहुंचता था बल्ला उठाने का। अहमद शहजाद ने अपनी इस इनिंग्स के बारे में आज गुफ्तगू की अली यूनुस से। आइए सुनते हैं। अहमद, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू फीलिंग? हमने देखा कल आपने फील्ड में नहीं आए, जब आप फील्डिंग में करने आई टीम आपकी, मेडिकल अटेंशन आप लेते रहे वाइल बैटिंग, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? देखिए अली भाई, आई एम फीलिंग वेल, बट 5वां मैच है सेम वेन्यू पे और अभी तक रिजल्ट्स नहीं निकले और ऑलमोस्ट 150 प्लस ओवर्स फील्डिंग की है हमने हर मैच में। और अगर आप इंटरनेशनली देखें, हर टेस्ट मैच के बाद एटलीस्ट 5 से 6 दिन का गैप होता है टू रिकवर योर बॉडी एंड देन कम अगेन टू गिव योर बेस्ट। यहाँ पे लड़के एक दिन ट्रैवलिंग करते हैं, दूसरे दिन जो है ना उनकी प्रैक्टिस होती है, तीसरे दिन दोबारा मैच होता है और हर मैच के अंदर 150-200 ओवर फील्डिंग करके और फिर उसके बाद लंबी लंबी बारियाँ भी लेना, ऑलमोस्ट 4 दिन अंदर रहना, इट्स रियली रियली टफ। बट क्रेडिट गोज़ टू द डॉक्टर और हमारे जो फिजियो है और ट्रेनर हैं, वो बड़ा अच्छा हमारे पे काम कर रहे हैं। आई थिंक मसाजेस लोग ले रहे हैं, रिकवरी पे अच्छा काम हो रहा है। बट अली भाई, द थिंग इज़ के मुश्किल होता है, टफ है और अभी भी जो हालात हैं वो ऐसे ही लग रहे हैं, यही लग रहा है किसने मारे हैं मैंने। अहमद, यू आर ऑलमोस्ट योर करियर बेस्ट, जस्ट 1 रन शॉर्ट ऑफ इट। हाउ वुड यू रेट दिस इनिंग एज? अच्छी थी। देखिए टाइमली नॉक हैं। एट द सेम टाइम अली भाई, आई बिलीव कि अगर आप अपना हार्ड वर्क करते रहेंगे और टीम के गोल्स के पीछे भागेंगे तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आती रहेंगी। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के जो टीम का गोल होता है, अगर आप उसके पीछे जाते हैं तो अपनी ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंसेस आती हैं, अच्छी आती है कि सबको ट्रैक करती हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई बीन ट्राइंग टू से। यू बीन आस्किंग मी कि इवन लास्ट ईयर भी सेंचुरीज नहीं हो रही थी, 50 के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट स्कोर थे, तो उस टाइम भी मैं यही ट्राई कर रहा था। हाँ जी, थोड़ी चीज़ ये थी कि जब मैं 60-65 पे आई वाज थिंकिंग कि जब मैं हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगा वहाँ रोटेशन करूँ और उसको लंबा लेके जाऊँ और इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह यू नो आई हैव कम गुड येस्टरडे। अल्लाह का बहुत शुक्र है इस वजह से। एंड यू बिलीव यू मिस्ड आउट ऑन अ बिग 300? देखिए, मिस्ड आउट तो तब होता अली भाई जब मैंने फिटनेस की वजह से या गर्मी की वजह से जान छुड़ाई होती, कोई तारा लगा दिया होता, मिड ऑन पीछे है तो मैं उसके ऊपर से टपाने गया होता। ये तो वही शॉट था जो मैं 2 दिन से खेल रहा था और उसमें शुक्र है साजिद को भी विकेट मिल गई, उसने सजदा कर दिया, नहीं तो उसने यहीं पे जो है ना। ओके अहमद, आपने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इस पिच के ऊपर, जैसे आपने कहा आपने 100 रन की इनिंग भी खेली, अब 200 भी किया है। क्या एडवाइस करेंगे अपने बॉलर्स को कि किस तरह बॉलिंग की जाए इधर? एडवाइस तो पिछले 4 मैचों से
हो रही है, लेकिन उन बेचारों को इतना कोई परचेज मिल नहीं रहा। हाँ। ये पर्टिकुलर पिच जो है मुझे लग रहा है थोड़ा लो भी रहा है और इस पर थोड़ा टर्न भी हुआ है। देखें हर मैच में अगर आप हमारी स्पेशली जब भी हम पहले खेले हैं आप उठा के देखेंगे तो हम जितनी भी अच्छी सिचुएशन में हो हमने कोई 1.5 दिन पौने 2 दिन के बाद डिक्लेयर की तरफ गए हैं। यहाँ दूसरी टीम्स आई हैं, उन्होंने शायद जब उनको लगा, देखें लगता हमें भी यही है हर मैच में कि यार आके 1.5 दिन हम अच्छा खेल लेते हैं, अगले 2.5 दिन खेल के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मैनेजमेंट है, आज़म जूनियर हमारा कैप्टन जो है, उनके यही प्लान होते हैं कि यार दूसरे जैसे भी कर रहे हैं हमने हर हाल में रिजल्ट के लिए जाना है, हमने डेक्लेरेशन की तरफ जाना है। कल भी जब मैं आउट होके गया था दे वर वेटिंग फॉर माय 300 और उसके बाद ये क्लियर मैसेज था कि यार आपने रन्स चलाने और हमने फिर डिक्लेयर करना है। तो ये आई थिंक एक पॉजिटिव माइंडसेट है, एक अच्छा माइंडसेट है कि बिसाइड्स द फैक्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, हमारा कोशिश ये है कि हमने हर मैच में रिजल्ट्स के लिए जाना है। राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ओली भाई, थैंक यू वेरी मच। जहां अब वक्त हो चला है पिच रिपोर्ट का, मरीना इकबाल वहां मौजूद हैं। It's a little hot morning here in Lahore for day 3. Day 2 surprisingly belonged to the bowlers. For the first time yesterday at this venue in this season, 9 wickets fell down in a single day, courtesy to some tremendous bowling by Mehran Ibrahim. Well, he took a fifer but gave away just 57 runs. Let's decode his bowling. This box is where his majority wicket-taking deliveries were pitched in. With no footmarks to exploit, he stayed within the stumps at a hard length. But the key was variation of his pace, quicker and slower through the air. It was old ball, it was softer and it did stay low at times, but he made it count by aiming for the stumps. And that is the biggest takeaway for the bowlers here. Simple, disciplined, yet targeting bowling will earn you wickets even on a belter like this. कज़ाफी स्टेडियम में कार्रवाई का आगाज हुआ चाहता है तीसरे दिन की। ये पहला सेशन खासा तवील होगा, मामूल से ज़्यादा तवील होगा। 3 घंटे यहाँ फील्ड में रहना पड़ेगा और लाहौर के बॉलर्स को बहुत मेहनत करना पड़ेगी। सलमान भट्ट जो हैं कमेंट्री बॉक्स में आ चुके हैं, उनका खैर मकदम करते हैं। सुबह बखैर सलमान। सुबह बखैर, शुक्रिया तारिक भाई। और पेशावर की टीम 76 रन्स पे खेल रहे हैं अभी, और यकीनी बनाना होगा कि एक तो ये पूरा दिन बैटिंग करें और साथ अपने बैटिंग पॉइंट्स को हासिल करें, क्योंकि इस पिच के ऊपर अभी तक हर टीम ने अपने बैटिंग पॉइंट्स एटलीस्ट हासिल किए, सिवाय कराची के जो 5वां पॉइंट हासिल नहीं कर सके थे बिफोर 100 ओवर्स। उसके अलावा तमाम टीम्स ने यहाँ पर अपने बैटिंग पॉइंट्स हासिल किए और आई एम श्योर कि इनकी भी यही कोशिश होगी। देखना होगा कि आज लाहौर वाइट्स की टीम किस प्लेयर के साथ स्टार्ट करती है, क्योंकि इस पिच में जैसे जैसे वक्त गुजरा है बॉल थोड़ा सा नीचे रहा और इनके पास लेग स्पिनर हैं जो बॉल टर्न भी करते हैं, और अगर वो स्लाइडर नीचे रहता है तो पॉसिबली वो इफेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर। 492 रन्स अभी भी पेशावर की टीम पीछे है, लेकिन उनके पास बासलाहियत खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं। साहबजादा फरहान शॉट्स खेलते हुए नजर आए, हालांकि बारहा उनके बल्ले को बीट किया पेस बॉलर्स ने। वकार उनके साथ हैं, ज़्यादा रुक कर खेलना पसंद करते हैं, ज़्यादा मजबूत टेक्निक है उनकी। हाल ही में उन्होंने सेंचुरी में बनाई, फरहान ने भी सेंचुरी बनाई है अभी हाल ही में। इन दिनों ये मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। ज़्यादा नौजवान जो बैट्समैन हैं उनको ओपनिंग करने का मौका दिया गया। कल माज सदाकत आए थे वकार अहमद के साथ इनिंग्स ओपन करने के लिए, अच्छे लगे कुछ देर तक। जी बिल्कुल, यहाँ पर ऑब्वियसली एक्सपीरियंस की कमी है इस लाइनअप में। बहुत सारे प्लेयर्स इनके जो है वो अवेलेबल नहीं है, इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पर है, तो ऐसे में एक्सपीरियंस प्लेयर अक्सर हमने ये देखा है कि हमारे सर्किट के अंदर वो अपना नंबर थोड़ा नीचे कर लेते हैं और यंगस्टर्स को या ऊपर अपने से थोड़ा ऊपर ले आते हैं ताकि एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें मिडिल में आकर। तो शायद इनकी भी यही थिंकिंग है साहिबजादा की। और स्ट्रोक प्लेयर हैं, अपने बड़े शॉट्स से रुकते नहीं हैं और एट टाइम्स फीट मूवमेंट जो है वो बहुत कह लीजिए कि बहुत कम रहती है इनकी तरफ से। कोई ज़्यादा पाँव का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बैकफुट के ऊपर जो स्ट्रोक्स हैं, कट, पंच, पुल, ये सारे शॉट्स अच्छे खेलते हैं।
आज यहाँ लाहौर में ये 19वां दिन है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन का, और ये पहली ऐसी सुबह है जहाँ हल्की हल्की धुंध है। फजा में ना महसूस होने वाली धुंध इस धूप के साथ मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगा है। तो पहली गेंद आने को है, असदुल्ला बॉलिंग करेंगे, इसका पीछा किया। ये कतई अच्छा शॉट नहीं था, अपने बदन से दूर बल्ला लेकर गए और कनेक्ट नहीं कर सके। देखिए पहला ही बॉल, और कहना होगा कि इंटेंट बहुत ही पॉजिटिव। बॉल शॉर्ट एंड वाइड था, इट वाज देयर टू कट, बट जब आप 4 दिन का मैच खेलते हैं और सुबह सुबह आप पहला बॉल फेस करते हैं तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ बॉल आप देख लें। लेकिन यहाँ जो तब्दीली आई है क्रिकेट में टेम्परामेंट्स की, वो काफ़ी नुमाया है। ड्राइव किया, लेकिन पॉइंट पर फील्डर इन दिनों पाए जाते हैं। रमीज जूनियर थे, लेग स्पिनर हैं, उन्होंने गेंद को आ लिया। दोनों टीमें जो हैं उन्होंने अभी तक मैच के फैसले की तरफ जाने की सोच दिखाई नहीं है, क्योंकि लाहौर ने भी कल बहुत सुस्त बैटिंग की। जब पुरानी गेंद पर उनको खेलना पड़ा, पेशावर ने दूसरी नई गेंद लेना गवारा नहीं की। पिछले मैच में भी हमने ये देखा कि कराची जो है जब उनकी बैटिंग आई, क्योंकि वो पिच और अपनी बॉलिंग जिस तरह उन्होंने देखा कि उसके ऊपर बहुत लेंथ में करनी पड़ी, तो कहीं ना कहीं टीम शायद ये भी सोच रही है कि जो आगे दूसरे वेन्यूज़ पे मैचेस हैं जहाँ पर रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो बॉलर्स को बचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे एक्सैजरेटेड स्पेल्स किए हैं बॉलर्स ने। तो कहीं ना कहीं ये ख़तरा महसूस करते होंगे कि इंजरी ना हो जाए बॉलर्स को, जिसकी वजह से बैटिंग को लंबा करने में जो है तमाम टीमें वो तवज्जो दे रही हैं। यहाँ अगर आप इस वक्त साद नज़ीम की जगह मैदान पर कप्तानी कर रहे हूँ, सलमान, तो ये जो फास्ट बॉलर हैं असद या अहमद दानियाल, जो ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करते हैं, और ज़ाहिर बासित बिल्कुल नए नए, आप इनसे कितने कितने ओवर्स का स्पेल कराना चाहेंगे? देखिए 4 से 5 ओवर का जो स्पेल है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी है। और आप एक एंड से थोड़ी देर के बाद, अब से थोड़ी देर के बाद आप एक एंड से फास्ट बॉलर्स को तब्दील करते रहिए और एक एंड से लेग स्पिनर लंबी बॉलिंग करें। और मिक्स फील्ड के साथ, मिक्स फील्ड का मतलब है कि आप ऑल आउट अटैक पे ना जाएं, थोड़ा सा आप बाउंड्री कवर्स दें और उस विकेटों में बॉलिंग करने की कोशिश करें, स्पेशली क्योंकि इस पिच पे दौरान इस मैच के ये थोड़ा सा बॉल हमने देखा है नीचे रहा है। तो जितना आप स्टंप्स में बॉलिंग करेंगे, चांसेस हैं कि अगर वहाँ से कुछ होता है तो बैटर। और दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं कि केपी एक ऐसी साइड है पिछले काफ़ी अरसे से कि ये तेज़ ही खेलते हैं, ये बॉब डाउन नहीं होते। तो अगर आप इनको टाइट बॉलिंग करते हैं तो ये रिस्क लेते हैं। इनका जो बायां कंधा और हाथ है असद का, निस्बतन जल्दी गिर जाता है, लेकिन इनका जो कल स्पेल था देखकर लगता है हुनर है, नई गेंद करना जानते हैं, क्योंकि अक्सर बॉलर देखे जाते हैं इन दिनों पाकिस्तान में नई गेंद करने की इतने ज़्यादा रस्सियाँ होते नहीं, लेकिन इनको नई गेंद करने का जो फन है वो आता है। एक स्लिप है, एक गली साहबजादा के लिए। ये इस तरह के बैट्समैन हैं, ज़्यादा गेंदें छोड़ेंगे नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर ये लीव करने वालों में से नहीं है साहबजादा। 77 पर 1। वकार अहमद 30 पर हैं, साहबजादा फरहान उनसे भी आगे निकल गए हैं 33 के स्कोर पर नॉट आउट। यहाँ अब तक इससे पहले जो है ये हम 5 टीमों के एक्शन में देख चुके हैं। ये पेशावर
छठी टीम है यहाँ जो लाहौर आई है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के लिए। कराची बैटिंग का पावर हाउस कहलाती है डोमेस्टिक क्रिकेट में। उनका जो अंदाज था बैटिंग करने का, शुरू में वो सुस्त से अपना वक्त ले रहे थे। खुर्रम मंजूर और अम्माद आलम लाहौर के बॉलर्स को उन्होंने थकाया और बाद में वो स्पिनर्स पर हावी होते चले गए। पेशावर का अंदाज क्या रह सकता है? इनका जो बैटिंग करने का फर्स्ट क्लास अंदाज है सलमान, मुख्तलिफ होगा। पेशावर का अंदाज अपना है, जारहाना अंदाज से खेलते हैं। हर तर्ज की क्रिकेट जो है ये जारहाना अप्रोच है इनकी। और बोल्ड हो गए, वही जारहाना शॉट अपनाया वकार ने, लेकिन ज्यादा जल्दी कर गए, पांव हिले नहीं और इस गेंद को अपनी स्टंप्स पर खेल गए। अगेन शॉर्ट एंड वाइड बॉल देखा और जैसे ही देखा उन्होंने स्लैश कर दिया। पोजीशन नहीं थी, जिस पोजीशन में उनके पैर होने चाहिए थे वहां पर नहीं थे, और जस्ट एक कह लीजिए कि एक स्लैश किया उन्होंने बॉल पे। बॉल को देखा है कि एक लेंथ मिली है और जोर से मारने की उसको कोशिश किया, विच इज़ राइट। लेकिन ये देखिएगा आप, ये बैकफुट स्ट्रोक है और ये कोई पोजीशन नहीं थी इस शॉट को खेलने के लिए। सो अपनी जो गलती है उसका बहुत बड़ा खुमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर अगर आप सेट हैं और आप अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं या गैर ज़रूरी शॉट खेलते हैं टू सून, तो फिर सारा दिन आप इस पे अफसोस कर सकते हैं। 30 बनाए वकार ने 77 पर 2। आपकी ख्वाहिश लगता है थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। अल्लाह की कसम इसके पैर चेक कर लो, विकेटों से नीचे है। लेकिन ये कामरान गुलाम एक ऐसा प्लेयर है जो लंबा खेल सकता है, हालांकि वो छोटा सा खेलता बहुत कामरान गुलाम पेशावर की बैटिंग का जिनको मेन स्टे ख्याल किया जाता है, नंबर 4 की पोजीशन पर खेलने के लिए आए हैं। सबसे ज़्यादा रन्स इनने बनाए हैं पिछले 4 बरसों में पेशावर के लिए, इसलिए बड़ी उम्मीदें इनसे। बहुत ही इम्प्रेसिव रिकॉर्ड है इनका। 51 मैचेस में 3500 से ज़्यादा रन्स हैं, 167 इनका हाईएस्ट है और 45 रन्स की एवरेज है। 11 सेंचुरियाँ, 19 टेस्ट सेंचुरियाँ, और इन्होंने करियर का आगाज़ एज अ बॉलर किया था, एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और उसको जिस तरह इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है और जितनी कामयाबी के साथ बैटिंग अपनी की है पिछले कुछ सालों में, और पाकिस्तान का 70 साला रिकॉर्ड तोड़ा एक सीज़न में हाईएस्ट रन बनाने का, तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन है कामरान गुलाम की। उनके लिए 2 स्लिप्स हैं और एक गली भी। ऑफ स्टंप के बाहर खेलने के लिए गए, लेकिन क्योंकि इन्होंने निस्बतन नरम हाथों से खेला था, इसलिए गेंद पूरी तरह बल्ले से लगी। और ये वो शॉट है जो कि ट्रैक किया ऑफ स्टंप के बाहर से, स्क्वायर कट करने की कोशिश की। और सलमान, इनका जो बल्ला है आपको लगता है वो बंद था? जी बिल्कुल, बंद भी था और कोई पोजीशन नहीं थी, ना बॉडी की और ना बैट स्विंग की, कट खेलने वाली। ये हाफ कट हाफ पुश इस तरह का स्ट्रोक मारना चाह रहे थे, और उसमें भी इन्होंने बहुत ज़ोर से हिट मारने की कोशिश की, उसको टाइम करने की कोशिश नहीं की। और जब भी आप अर्ली ऑन आके ज़्यादा ज़ोर से शॉट मारना चाहते हैं तो एट टाइम्स आप अपनी बॉडी का जो शेप है, जो होना चाहिए उस शॉट की एग्जीक्यूशन में, वो आप लूज़ कर जाते हैं। और ये जो डिसमिसल थी, ये उसकी एक बहुत ही आला मिसाल थी कि ज़ोर से जब उन्होंने मारा है तो ना वो पूरी कट की पोजीशन में थे, ना पंच की पोजीशन में थे। बैट भी जो थोड़ा है वो स्लांटेड था, और बहरहाल हमने देखा है बैटर्स जो हैं वो इस तरह की शॉट्स खेल के बचते भी रहे हैं, बीट भी होते रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं ऐसा हुआ। और इनकी कह लीजिए कि बदकिस्मती कि इस शानदार पिच के ऊपर और इतने अच्छे मौके को उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सके। दूसरी स्लिप से इस वक्त आबिद को बाहर किया गया और शॉर्ट कवर कैचिंग पोजीशन पर आ गए। यही वजह थी कि कामरान
गुलाम ने इस गेंद को जाने दिया नजर में रखते हुए। अहमद दानियाल ने कई अच्छी गेंदें की हैं इस सीजन में, लेकिन वो विकेट से महरूम थे। अच्छी गेंदों पर विकेटें नहीं मिल रही थी। एक सरसरी सी गेंद पर आपको विकेट मिल गई। यही खेल की इस खूबसूरती है और इसका हुस्न भी। जी बिल्कुल, यहाँ पर अक्सर ये देखने में आया है कि आप बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं और एट टाइम्स आपको एज भी लगता है, लेकिन वो बीच में से गुजर जाता है, वो उस एरिया में जाता है जहाँ फील्डर नहीं होता। और यहाँ पर एक लूज बॉल था, स्टार्ट था उनके स्पेल का, और विकेट मिली उस पर। ये जो पोजीशन थी बैकफुट पंच की, ये कदरे बेहतर और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला उन्होंने। रन कोई नहीं बना। 18 ओवर्स का अख्ताम, 77 पे 2 शॉट। पेशावर रीजन को ये मैच बचाने के लिए बड़ी पार्टनरशिप्स की ज़रूरत होगी, जैसा कि लाहौर ने किया था। अहमद शहजाद और अली ज़रियाब के दरमियान 285 रन की पार्टनरशिप हुई थी। बाद अज़म भी सिलसिला जारी रहा देर तक। अच्छा शॉट अहमद शहजाद और उमर अकमल के दरमियान भी अच्छी पार्टनरशिप रही, जिसमें 124 रन बने। लेकिन यहाँ अभी तक कोई पार्टनरशिप हमने नहीं देखी है इनके जो टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं उनकी जानिब से। तवील अगर बैटिंग करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप्स लगानी होंगी, और पार्टनरशिप्स में ही रन्स भी बनते हैं और ऑपोजिशन भी प्रेशर में आती है, और बॉलर्स का जो इफेक्ट है उसको भी आप नलीफाई कर सकते हैं, उसको कम से कम पीछे बैकफुट पे धकेल सकते हैं। एक और अच्छा स्ट्रेट ड्राइव साहबजादा फरहान का, ज़्यादा अपने बल्ले को बॉडी के करीब लाकर खेलने लगे। अच्छा टाइम किया, लेकिन मिडॉन जो है खासी सीधी रखी हुई है। साद नसीम ने अच्छी पोजीशन रखी हुई है फील्ड की, और क्योंकि बॉल स्टंप्स और स्टंप से बाहर कर रहे हैं असदुल्ला, अच्छी लाइन है, तो यहाँ से उनको अक्रॉस जाना पड़ेगा अगर वो गैप में मारना चाहते हैं, क्योंकि सीधा आप देखिए फील्डर बहुत सीधा है, या बहुत ही अच्छा टाइम शॉट जो होगा वो इसमें से जाएगा। अच्छी एंगल्स के ऊपर फील्ड सेटिंग की है साद नसीम ने, और हमने देखा पिछले मैच में भी फील्ड सेटिंग काफ़ी अच्छी ली, अटैकिंग फील्ड ली, लेकिन कंसिस्टेंटली वहाँ पर बॉलिंग नहीं कर सके बॉलर्स। और जो मिड विकेट के फील्डर हैं ये भी जब हम देखते हैं तो ये भी वाइड मिड विकेट की तरफ हैं, क्योंकि पुल शॉट खेलने की भी हवा में शौकीन है साहबजादा फरहान फ्रंट फुट से। तारिक भाई पिच स्लो होता है और लो होता है तो एट टाइम्स, और आपकी लाइन ऑफ साइड की है तो फिर अंपायर की तरफ जो स्क्वायर लेग का फील्डर है उधर बॉल कम जाती है। फिर ज़्यादा अगर ऑफ स्टंप के बाहर या मिडल से खेलते हैं तो वो इधर ही जाती है जहाँ पे इस टाइम मुनीब वासिफ शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े हैं, थोड़ा सीधा रहती है। और आई थिंक ये अच्छी चीज़ है, वो वेकेंट जगह खाली छोड़ी है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा उसको फेस क्लोज करते हैं तो उसमें आउट होने का भी चांस है, आप बॉल मिस कर सकते हैं स्टंप्स के दरमियान। शॉर्ट कवर जो कैचर हैं वो और करीब आ गए हैं कामरान के। फील्डिंग में रद्दोबदल करना पसंद करते हैं कप्तान साद नसीम में। पिछले मैच में भी ये बात होती रही, यहाँ पर भी दोहराने में कोई मुज़ायका नहीं कि नौजवान बॉलर्स हैं, साथ थोड़ा सा तसलसल की भी ज़रूरत है फील्ड सेटिंग के मामले में। और बहुत सारे बॉलर्स और प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको बहुत अरसे के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आने का मौका मिला है, और जितनी भी नीचे ग्रास रूट की क्रिकेट है वो ज़्यादातर कम ओवर्स पे जो है आप बेस करती है, तो एडजस्ट करते करते इन्हें पॉसिबली 1 सीज़न 2 सीज़न लग सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी खुशाइन चीज़ है कि इसके बाद फिर डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो यहाँ पे लड़के अच्छे करेंगे उनको वहाँ पर भी मौके मिलेंगे, और इससे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस बढ़ेगा और जल्दी इनके जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होने का चांस है। सामने कुछ मोमेंट थी तो कैसा लगता है, तो ये गाड़ी की लाइट्स हैं उनसे भी बैट्समैन जो हैं बसा औकात वो रुक जाते हैं, खेलने से गुरेज करते हैं।
वो गाड़ी पार्क हो चुकी है, इसलिए तैयार हैं कामरान गुलाम। अब दो साइड स्क्रीन्स हैं दोनों तरफ, और आप समझते हैं खिलाड़ी कुछ ज़्यादा सहल पसंद हो गए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? ये बड़ी एक कह लीजिए कि एक इंडिविजुअल सी चीज़ है कि आप बजाते खुद क्या चाहते हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं उनके लिए साइड स्क्रीन जो है उतना बड़ा मसला नहीं होती, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो साइड स्क्रीन के बारे में बहुत पर्टिकुलर होते हैं। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो सचिन तेंदुलकर बहुत केयरफुल थे। वो तो पीछे कोई क्राउड में भी ऊपर हिलता था तो उनको लगता था कि उनका फोकस डिस्टर्ब हो गया। अच्छी लाइन पे असदुल्ला बॉलिंग कर। साइड स्क्रीन की बात करते करते फवाद आलम भी याद आए हैं, अगले ओवर में उसके बारे में बात करेंगे। 78 रन पे 2 खिलाड़ी आउट पेशावर। अहमद दानियाल ये अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आए हैं। रन ज़रूर देते हैं लेकिन हमेशा ये ऐसा तासुर देते हैं कि ये विकेट टेकर आगे चल के बन सकते हैं। इनका दूसरा सीज़न है, लंबे स्पेल कर सकते हैं। और अच्छा लग रहा है इनको नई गेंद के साथ बॉलिंग करते देखकर। कल टीम के लिए पहली बार इन्होंने पहला ओवर किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, ये भी एक एजाज से कम नहीं होता। अहमद दानियाल का सफ़र बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है क्रिकेट का। ये जब आए थे लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम से तो काफ़ी हेल्दी थे। इन्होंने अपनी बॉडी को अपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया, बड़ी मेहनत की। स्पेशली जब कोविड का वक्त था तो इनके साथ ट्रेनर थे मोइन, जिन्होंने इनके साथ काम किया काफ़ी अरसे तक। और उसके बाद ये बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गए कि जिन्होंने इन्हें उसके बाद देखा तो ऐसा लगता था उसके अंदर से एक छोटा सा दानियाल निकला। इतना ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये, इतनी मेहनत की इन्होंने। जी हाँ, क्योंकि ये जो है ये लाहौर के बासी हैं, लाहौर का लड़का है अहमद दानियाल। अक्सर जो अंदरून लाहौर वाले होते हैं बचपन में ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जी काफ़ी हद तक ऐसा ही है, और हम खुद भी इस स्टेज से गुजर चुके हैं। एटलीस्ट मैं तो गुजर चुका हूँ। क्या आप भी इसी तरह स्टार्ट में आपकी भी सेहत काफ़ी थी? नहीं, बिल्कुल साइड स्क्रीन को भूल गए हम सेहत के चक्कर में। अच्छा बैकफुट पंच, फील्डर थे ऑफ साइड में लेकिन गेंद दूर निकलती चली गई प्रैक्टिस पिचेस पे पहुंचकर मुनीफ वासिफ से, और चौके के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया। साहबजादा फरहान थे दरअसल बैट्समैन। बेहतरीन शॉट, बहुत ही आउटस्टैंडिंग शॉट खेला है, बहुत शानदार एग्जीक्यूशन। देखिए टॉप ऑफ द टोज जाके पूरा बैकफुट के ऊपर पंच किया है साइड एंगल से। देखिए कितना ज़मीन से उठाया उन्होंने अपने आप को, टोज पे गए हैं और बहुत ही शानदार टाइमिंग के बाउंड्री पे फील्डर थे पॉइंट के, लेकिन उनके लिए भी कोई मौका नहीं और अपने लिए रूम क्रिएट किया। और ये वो फ़र्क है जो अच्छी पोजीशन डालती है जब आप एक शॉट को खेलते हैं। अगर यही शॉट वो हाफ कॉक खेलते या थोड़ा आगे खेलते तो शायद ये बॉल गली में जाता। ये शॉट है बैकफुट पंच जो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला जाता है। इसमें इंग्लैंड में यहाँ बड़े सगीर की पिचेस पे भी यहाँ पे काफ़ी रन्स बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बाउंसी पिचेस पर ये मुश्किल हो जाता है शॉट एग्जीक्यूट करना। बहुत ही अच्छी निशानदेही की आपने, बिल्कुल पिन पॉइंट। ये ज़्यादातर एशियन कंडीशंस में आपको वक्त मिलता है, पिचेस स्लो होती हैं। इंग्लैंड में भी जो बैकफुट का बॉल है वो कदरे स्लो आता है, लेकिन साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों के ऊपर जहाँ पर बॉल ऑफ द पिच बाउंस ज़्यादा लेता है और तेज़ जाता है, वहाँ पर आप
जोर से कट मारी है वो आइडियल है, ताकि एज भी लगे तो स्लिप और कीपर के ऊपर से जाए। बैकफुट पंच रेकमेंडेड नहीं है उस इलाके के लिए। इस तरह पाकिस्तान में भी मुश्किल होती है जब आप जाते हैं शुमाल की जानिब, रावलपिंडी, एबटाबाद वगैरह में। देखिए एबटाबाद तो कंडीशन स्लो ही है, मूवमेंट ही है, पेस नहीं है। तो डायमंड ग्राउंड एक ऐसी जगह है, या पिंडी स्टेडियम जब उसका पिच पूरा हार्ड उसको तैयार किया हो तो वहाँ पर बाउंस है और आप एंजॉय करते हैं। क्वेटा स्टेडियम भी एक ऐसी जगह है, और गुजरांवाला की पिच जो कि अब इतनी ज़्यादा उसको एज अ वेन्यू इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन वो भी अपने वक्त की तेज़ पिचेस में से थी, और वहाँ पे बॉलर्स भी एंजॉय करते थे, और जो बैकफुट पे अच्छा स्ट्रोक खेलने वाले हैं उनके लिए वहाँ पर बड़े रन्स थे। यहाँ क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर जाकर मुख्तलिफ पिचेस से पाला पड़ता है बैट्समैन और बॉलर्स दोनों का। वहीं से आप अपने सबक सीखते हैं जो बाद में आपको एक अच्छा वेल राउंडेड क्रिकेटर बनाने में मददगार साबित होते हैं। इसलिए मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर खेलना बहुत ज़रूरी है खिलाड़ियों के लिए, मुख्तलिफ पोजीशंस पर, मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर। चौके के अलावा ये अच्छा ओवर रहा दानियाल का, 82 पर 2। कामरान गुलाम आज यहाँ पर सेंचुरी बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जो है सेंचुरियाँ बनती हैं, सिर्फ एक सेंचुरी नहीं बनती आमतौर पर इनिंग्स में, जिस तरह कराची ने रिकॉर्ड 5 सेंचुरियाँ बनाई थी पिछले मैच में। पिचेस बहुत बैटर फ्रेंडली हैं, और यहाँ पर भरपूर फ़ायदा उठाया है जिन प्लेयर्स ने यहाँ पर मैचेस खेले हैं, एक से ज़्यादा मैचेस खेले हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है, और उसी बैक वक्त बॉलर्स के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा है, क्योंकि जो प्लेयर्स यहाँ से हट के दूसरी ग्राउंड्स में खेल रहे हैं वहाँ पे बैटिंग कंडीशंस इतनी आसान नहीं है। तो अगर आप इस सीज़न में इस ग्राउंड में कुछ मैचेस खेल रहे हैं तो एक्सट्रीमली लकी हैं इफ़ यू आर अ बैटर, और ये वो चीज़ है कि जो शायद स्टैट्स में उस तरह से नुमाया नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली ये बड़ा फ़र्क डालती है कि आप किस जगह पर खेल रहे हैं, वहाँ पे कंडीशंस कैसी हैं और आपकी आउटपुट उनके लिहाज से कैसी रही। यहाँ इसलिए ये जो आदाद व शुमार या हिंद से होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है अंग्रेज़ी में कि बसा औकात ये जितना दिखा रहे होते हैं उससे ज़्यादा छुपा रहे होते हैं। ये तो बड़ी खूबसूरत बात की है आपने, और है भी ऐसा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कोर कार्ड पे नहीं आती, वो स्टैट्स में भी उस तरह से नहीं नुमाया होती जब तक कोई बिल्कुल ही उसकी डेप्थ में ना जाए और किसी ने वहाँ पे अपनी कह लीजिए कि अपनी मौजूदगी में ये चीज़ें ना देखी हों, या उसको उस बंदे से इन्फॉर्मेशन ना मिली हो जो वहाँ पर मौजूद है। और इसी दौरान असदुल्ला जो हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यंगस्टर हैं, बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अपनी लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तजर्बे नहीं कर रहे हैं। तो इससे साद नसीम को भी मदद मिलती है फील्ड सेट करने में। जब एक बॉलर एक लाइन पे बॉल करता है तो थोड़ा स्टेबल हो जाता है कैप्टन, उसको ज़्यादा फिर अपनी फील्ड को मनूवर नहीं करना पड़ता। इस वक्त 6-3 की फील्ड है, स्लिप में सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, खासा फाइन खड़े हुए हैं। उमर अकमल जो है ये लाहौर के नए स्लिपर हैं, आमतौर पर ये दायरे में दूसरी पोजीशंस पर फील्डिंग किया करते थे, दूसरी मुख्तलिफ पोजीशंस पर अच्छे आउटफील्डर्स में इनका हमेशा से शुमार रहा। जिन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे तो ये बेहतरीन फील्डर समझे जाते थे, बाउंड्री पर, कवर्स में, कवर पॉइंट पर, लेकिन अब स्लिप में आ गए।
साथ नसीम भी बड़े अच्छे स्लिप फील्डर और बहुत अरसे से वो स्लिप फील्डिंग करते रहे, लेकिन शायद अब कप्तान है तो बॉलर के नज़दीक रहना जो है उसको तरजीह दे रहे हैं। यहाँ क्योंकि लाहौर की बॉलिंग अटैक में कोई ऐसा बॉलर नहीं है जिससे हम लीडर ऑफ द पैक कह सकें, मिड ऑन मिड ऑफ पर करीब रहे किसी नौजवान बॉलर के, इसलिए कप्तान जो है ज़रूरी ख्याल करते हैं कि वहाँ पर रहें। अहमद शहजाद ने मिड ऑन पोजीशन पर खासा वक्त गुजारा है बॉलर्स के आसपास। दोनों का काफ़ी तजर्बा है, अगर आप देखें बॉलर के राइट और लेफ्ट पर बहुत तजर्बाकार प्लेयर्स हैं और डेफिनेटली वो उसको गाइड कर सकते हैं कि इस पिच के ऊपर किस तरह की बॉलिंग जो है वो सूटेबल है। अच्छी बॉलिंग, अच्छी लाइन और 21 ओवर के अख्ताम पर 83 पर 2 पेशावर। चार मैचेस इन दिनों जारी हैं, ये 5वां राउंड है। शोएब अख्तर स्टेडियम में मुल्तान को 208 रन की बढ़तरी हासिल है कराची के खिलाफ। अभी 2 दिन का खेल बाकी, अच्छी पोजीशन है मुल्तान की। 70 रन इमरान रफीक ने बनाए दूसरी इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में जो नए खिलाड़ी हैं बासित, उन्होंने सेंचुरी बनाई। और यही वो चीज़ है जिसका अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर एक इनिंग में 5 सेंचुरियाँ बनाई और जब यहाँ से मूव ऑन किया उन्होंने, बाहर थोड़ी सी हटके कंडीशन आई जहाँ पर बॉलर्स के लिए भी थोड़ी हेल्प है, तो वहाँ पर 194 पे जो है वो टीम आउट हुई। तो वही चेंज हो सकता है कि लाहौर वाइट्स को भी एक्सपीरियंस करना पड़े, क्योंकि ये वो वाही टीम है जिसने लगातार 4 मैचेस यहाँ पर खेले हैं और इससे अच्छी बैटिंग कंडीशन तो शायद इस वक्त दुनिया में नहीं। अली ज़रियाब काफ़ी करीब हैं बैट्समैन के, अगर ड्राइव जो है हवा में जाए। कामरान गुलाम खासे मोहतात हैं अभी तक। इनको जो है पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ भी देखा गया था, लेकिन कैप के मुंतज़िर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान शहीन के साथ ये गए थे जिम्बाब्वे के दौरे में, वहाँ पर भी इतने रन्स बना नहीं सके कामरान गुलाम। रन रेट अच्छा है पेशावर का, अपना वक्त ले सकते हैं, अभी बॉलर्स फ्रेश हैं, पहला सेशन है, जैसे जैसे पार्टनरशिप बढ़ेगी रन खुद ब खुद आएंगे। अच्छा बाउंस मिला, इससे फेंड ऑफ किया, गेंद लगी है इनके पिछले ग्लव पे कामरान गुलाम के। अहमद दानियाल क्योंकि डिसेप्टिव हैं, इसे कई बार ये हैरत ज़दा करते हैं बैट्समैन को ऐसी पिचेस पे भी जहाँ पे इतनी मदद ना हो। जिस फिटनेस का भी हमने जिक्र किया था, बिलाशुबा वो इनके एफर्ट में नज़र आती है, क्योंकि इन्होंने खासी लंबी बॉलिंग किया पिछले मैच में और बहुत वक्त फील्डिंग की और फील्ड से बाहर नहीं गए किसी भी वक्त। तो ये दलील होती है किसी भी एथलीट की या प्लेयर की कि वो फील्ड टाइम कितना गुजारता है, और बॉलिंग भी की और लंबा फील्ड टाइम भी गुजारा, और अभी भी जब बॉलिंग कर रहे हैं तो अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा शॉट और उतनी आला फील्डिंग भी, पेशबीनी दिखाई कप्तान ने। थोड़ी सी चोट आई है अहमद शहजाद को, लेकिन जल्दी उठ खड़े हुए। अहमद शहजाद को बहुत चोटें लगती रही हैं, लेकिन इन चोटों ने, ये अच्छी बात है कि इनको मैदान पे ही रहने दिया। देखिए स्पोर्ट में निगल्स जो हैं वो तो चलती रहती हैं, कोई कम ही होता है कि आप इंटरनेशनल सर्किट के प्लेयर हों और आप बिल्कुल इंजरी फ्री हों,
तो अच्छे या टॉप प्लेयर्स जो हैं वो निगल्स को कैरी करते हैं, और करना चाहिए। इंटरनेशनल स्पोर्ट है, आप हर वक्त 100% दे रहे होते हैं, या एटलीस्ट कोशिश कर रहे होते हैं 100% देने की, और ऐसे में टोस के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत क्लिप किया है। और कामरान गुलाम का पहला चौका, बहुत ही आउटस्टैंडिंग शॉट खेला इन्होंने और पूरा फ़ायदा उठाया उस लूज बॉल का जो अहमद दानियाल ने की। यहाँ ये बेहतरीन बैटिंग की मिसाल थी कि ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंदों को ये पूरा इज्जत से पेश आ रहे थे और इसी के मुंतज़िर थे कि बॉलर जो है इनकी बॉडी की तरफ आए। थोड़ा सा ऑफलाइन हुए अहमद दानियाल और वहीं से अपनी कलाई की मदद से गेंद गैप में खेल दिया। अच्छी बैटिंग, अच्छी फर्स्ट क्लास बैटिंग कहलाएगी। ये पहले पवेलियन एंड पर मसला था, फार एंड पर मुतमिन होना पड़ा बैट्समैन को। बहुत ही अच्छी लाइन और 22 ओवर का अख्ताम। 90 रन पे 2 खिलाड़ी आउट पेशावर। Quiet session for Peshawar. Lahore Whites managed to bag 1 wicket early on. We've seen some good captaincy, proactive. Saad Naseem has been toying with the batters. Kamran Ghulam, Saizada Farhan, both experienced and prolific players for Peshawar, still out in the middle. Some good tactics to be seen by Saad. Lahore White at least trying to get some wickets early on. Got Ali Yunus with me. Good captaincy so far. It's pretty much needed. Need of the hour. You got to plan, you got to strategize better. Otherwise, you're not winning games. You're struggling if you don't innovate as a captain. And I still have a feeling that Lahore is in a good position at the moment. 89, they've got a wicket early on. And if they're able to break this partnership, Kamran Ghulam and Saibzada Farhan, they're the 2 top batters of Peshawar. I think they can make inroads into the Peshawar batting lineup because there's so much inexperience other than them. And these 2 tick every box. Experience, technique, temperament, intent. It's very important for Peshawar that they stay on. Teasing Saibzada outside off stump. He loves to go after it, but he has refrained himself this morning to do that. He realizes that he's the captain. Second, he's the senior member. He's a top batter also. So as long as he stays, there will be hope for Peshawar. But if he loses the wicket here, either of them, I think then there will be problems. But there has been great discipline by Lahore Whites bowler from last evening also, carrying on into this morning. They played, this is their 5th game here, so by now we expect them to be bowling in the right areas. Finally, I think they found antidote on how to bowl on this surface. Driven, but straight to the fielder. They've closed the gap, and we've seen that since last evening. Peshawar struggling to find those gaps. They've been timing the ball beautifully, but all in vain. This is good against somebody like Saibzada Farhan. We all know that he's a stroke maker, he's a boundary hitter, and if we can keep him tight, it will frustrate him. That is what actually we experienced with Waqar Ahmed and Ma Sadakat. Runs dried up, they tried few different things and lost their wickets. Same can be done with Saibzada Farhan. Good bowling, Asadullah. Tight lines, good length.
With an older ball, it's not easy to time the ball. You have to wait for it, and then just apply your own strength, the ball to travel. Yeah, the best they can do, Asadullah, if we talk about, or Munib Wasif, their medium paces. Daniel, yes, he's quick, he's really quick, but as far as Asadullah and Munib Wasif is concerned, they got to be within the stumps and then hope that one stays low, that you've been talking about in your pitch report also. There are patches, and we can expect a few balls to keep low. Driven straight, but no pace whatsoever behind it. Again, good line, good length. Maiden, Peshawar 89 for 2. Lahore Whites have played many matches here, but now after this one they move on to different venues. And again, as a team, as a captain, you've got a lot thinking to do about what different combination of even batters and bowlers you would like to see in your playing 11. They've actually tried every venue. They've rotated their batters, bowlers as well. So everyone has got the taste of the match, but now it's about how many results they can get out on other venues as we move to the business end of the tournament. Yeah, the only issue I have is that they've left it for too far. There's just a couple of games after this, and if they don't win that one, then they will be in trouble. They won't be qualifying for the finals. But the good part is their batters are in form, and any conditions where they will suit the fast bowlers, maybe they can get a result in their favor. Straight bat. That has been the line all day long this morning. Got too close in fielders. Slip in a gully and a short catching position. We know how strong Kamran Ghulam is. He loves to play square of the wicket. There has been trouble right from this end. People have been moving around. We know that there are offices in there, but this time it's about side screen. Kamran Ghulam just making sure that everything is in the right place. They've left that gap between those two side screens. Probably this will close down. A slow pace, but it's happening. This is the things as a batter you want to be spot on, because there's only one delivery that is required to send you back to the dugout. Left alone. Staying low, that has been another story on this surface since last evening. Yeah, that's the only thing that interests me in the game today. Maybe a few odd deliveries keeping low, but they got to be within the stumps to utilize those deliveries. And these three bowlers relatively new, and there is, like what Tariq Saab was mentioning, there is no mentor in the side. There is no senior player in the side. Fast bowler if I talk about. So that's where the missing link is in Lahore Whites. But still they have Azaz Cheema as a bowling consultant. That's a huge help for these youngsters. Good line, good length. Have been very consistent Lahore Whites with the bowling this morning. Azaz Cheema came on early this morning to have a look at the pitch. But alas, there was nothing new to it. But that has been the story, and the thing I like about him, he's always said that it does not concern what the surface is all about. We as a team, we as bowlers need to deliver what we can do. That is our work, and that should be our priority. The rest should not matter. Yeah, Azaz Cheema can say that, because he was such a fantastic bowler of his time. 573 wickets at this level for Azaz Cheema. He's been a great servant of the game. Had the pace. He's taken 5 for his hair at Gaddafi Stadium. Azaz Cheema. We'll be able to see him in Lahore White's dugout somewhere.
That's good. That was what was missing from Lahore Whites. We've seen them consistently bowling 3-4 deliveries, but then they tried something different, whether it was field or the bowling lines. Ramadan Danial, he has learned over a few games. He's been consistently hitting those areas, emphasizing on dot balls. Everyone has gathered around him. What has he done? Look at that Umar Akmal there, right there at him. There are other fielders at him. Poor Kamran Ghulam. They know how important he is. So probably teasing him, testing his patience, poking him probably to play a false shot. That's all the mind games you can do. It's too good for those 1,249 runs in one season by Kamran Ghulam. The max a batter has got in a Quaid-e-Azam Trophy season. So that shows the quality of the man. He's a top batter. Clipped it for a single. On the last delivery, he's ignoring all the white noise around him. 89 for 2, Lahore Whites. Peshawar. I beg your pardon. Trailing by 478 runs, Peshawar region. The most important partnership at the moment. Sahibzada Farhan on 39. Kamran Ghulam has looked good, looked solid for his 7 runs. It has been a good session, good balanced session between bat and ball. We must have to say this. Since yesterday, I think from the way Mehran bowled, I think other bowlers might have learnt a lot, which pace to bowl at. We've been saying that again and again. You're not getting any purchase, but you got to vary in the pace. And also he kept things very simple, just bowling again and again within the stumps area. And that did create some problem. Not just some, it created a lot of problem for Lahore Whites. There it is. Not many foot marks to be exploited, but again, it has started to stay low. And it's an older, softer ball, obviously very hard to time. At times it might bounce whenever pitched on seam, but other than that, it might stay low. You'll have to wait for it. And we've seen that they have timed few shots, but it's not traveling. And I wonder if they're going to opt for new ball anywhere near right now or not. I think that's why the move from Peshawar for not getting the new ball after 80 overs, I think it makes sense now. Because that's why they stopped from Ahmed Shahzad and Umar from going big. B, they got the wickets also. Munib Wasif is back for his 3rd over on his debut. Bowled well yesterday for his 2 overs, was very disciplined. And I have a feeling that he will bowl good on this pitch because he's that line and length. I think he's very good with that. Masterclass by Sajid Khan. Sharing some tips with the youngsters. He's telling him about the grip. How to get that feel off the fingers. That's brilliant. If you have the opportunity to share a dressing room with someone like Sajid Khan, you learn a lot. And you laugh a lot. He's got those couple of qualities in him other than bowling. Aggression he has. He brings a flavor to the side. You'll never see him quiet. Sajid Khan, and the expressions he made, the celebration he made after getting the first wicket of the inning was amazing. Loves the banter. Again, sharing tips. Yeah, he's giving tips to Taj Wali. I wonder what these tips may be. Again, looking at the toe end, Sahibzada Farhan not happy with the height of the ball. It's keeping low. Ahmed Shahzad always involved. It's good to see.
Saad Naseem, the captain, getting some help from the senior member, Ahmed Shahzad. That happens when you score runs. The confidence is different. It's different, and the movement in the field is different. Well, regardless of scoring runs or not, you are a senior pro in the side. You need to be involved. You need to be around the youngsters, whether they're bowler or batter, because that actually helps a lot to the young girls. And as Ahmed mentioned earlier, that they've been having a word with the bowlers as how to go about the surfaces, what conditions they can exploit. These things are important, especially when nothing much is happening in the game. It's important to keep them motivated, to give them some aim and some hope and a plan, obviously. It's also important because he has spent a lot of time on this pitch. I asked him this question. He's already scored 100, but that was a different pitch. Scored a 200 on this pitch. Runs. Couple of easy runs for Shahzada Farhan. That was a good ball. Good smart bowling by Munib Wasif. I was making that point that as a batter, as a senior batter, if you spent a lot of time on a pitch, you would understand where not to bowl. So you can always give the advice to the fast bowlers or the spinners. What should they be doing? So in that case, yes, he's a senior member. He's involved, and he's a batter who has spent time on a pitch like this. So it's very helpful for the captain and the bowlers. And that's why we see him stand at mid-on and mid-off, because of the time that he has spent on this pitch. Short and wide. They've got protection. Couple to be picked. 95 for 2, Peshawar. Now this will be a good challenge. Ramiz bowled for 4 overs last evening, gave away 10 runs. He looked threatening. I'm really looking forward to see his spell, how he capitalized on these conditions. You've been on the pitch. Is there any patch that he can extract, bowling from the media center end? Not really, but again, the thing is, there is some help, probably a little bit of scraps you can say that he can exploit. But again, I would recommend him what Mehran did. Just keep it simple, stay within the stumps, don't give any room, because eventually then a batter will commit a mistake. And he's been decent enough. If you look at his bowling, he has stayed within the stumps. He hasn't given any freebies whatsoever. And that's really important. And he must have this thing in his mind that he's up against 2 batters who like scoring runs, who like going big. So if he can keep things tight for a few overs, you might see a mistake from them. Because we know Shahzada Farhan, he's a boundary hitter. He would like to go after you if you keep it tight. So if you're sensible enough as a spinner, although he's new to this level, but still I expect him to be decent, disciplined. And all these people around him, Umar Akmal also, they're speaking to him. Ahmed Shahzad also. And one thing that Saad has done exceptionally well is give him protection in his first over, just to gain confidence. And he has this luxury for the longer formats. Obviously, why not apply it? Because he will be crucial. He can be the trump card like Mehran was. And he's lucky that the captain is also a leg spinner who can spin the ball. Good start, good start. Good line, good length. Easy as you like it. Don't do anything fancy. Just a natural drift you can see in bowling.
always good to have a leg spinner in your side. Always an attacking option. And Ramiz surely looks like a threat. Really looking forward for his spell. And he's on target. He's right on the money at the moment. He's giving nothing away. And to start off your spell like this will give him a lot of confidence. We can see the rhythm is there. That's good bowling. Really good bowling. Giving away nothing at all to Kamran Ghulam. Probably that's what the plan is. You can see Abid Ali having a word with the youngster. Keep going. Keep doing what you're doing so far. Yeah, as you said, keep it simple. It's that simple. One will be taken. So it's a good start of the day by Ramiz, giving away just one run of the over. But most importantly, keeping it tight, and the rhythm looks good. 26 gone, 96 for 2. It's really important to identify players at domestic level. Obviously, this is a premier tournament. You get a lot of opportunities to play. The longer format always helps you to flourish your skills, your temperament and your fitness as well. There has to be a proper pathway. At times we feel as a nation we hurried on things very quickly. But everything needs and requires certain time. And I think that it's very important for those type of players, the ones you identify for future, they need some time out in the middle in different venues with against different opposition, different level of the games, to understand their own strength, to understand the requirements of a certain level, and especially when they're ready, then you can bring them to the international cricket. And that can be fruitful, but you need to be patient with such talent. Yeah, but Marina, with all these new formats coming, T20 flourishing, I think that has made all of us very impatient. We want results. We want results pretty quick. As a nation you were talking about. And if we don't get the results, we get very impatient. Look at what happened in Asia Cup. We lost one game. Pakistan team, and look what they did to us. So I totally agree. In an ideal world, in an ideal condition, what you're saying is 100% correct. But it has changed just a little bit because of the formats coming. Pakistan is supposed to play their first World Cup game today, Marina. We wish them all the best against Netherlands. Did the result yesterday, New Zealand hammering England, was that expected? Not at all. That was a surprise. But again, it's all about how you can capitalize the opportunities being presented. And I think England obviously had some dents in their side, but again, the way New Zealand played, that was commendable. And again, when I talk about identifying a player, obviously the standout was Rachin Ravindra. He had been identified quite earlier, but they were preparing him for the bigger stage, and you can tell that. That is very important. You don't need to rush things. As a player, it's not fair to them. As a management, you should be wise enough. I agree with your point that a lot is happening shorter formats. You want quick replacements because you want results. But again, good results, bigger results, and trophies come when you have an actual plan in hand. Because quick fixes can win you matches, but not tournaments. Rachin Ravindra, what a player, what a find. Is that correct that his father liked Sachin and Rahul Dravid, so he named it RA from Rahul and Chen from Sachin, so Rachin. Is that correct? Have you heard about it? Well, I've heard the same story. I'm not sure if that's true or not. But he did not look like Sachin or Rahul at all. He seemed like to be in his own zone.
He looks like a proper modern day cricketer who hits the ball so hard. The way he dealt with Mark Wood was just amazing. Those cut shots, those pull shots, I think he's got a really big, bright future for New Zealand. And Devon Conway was smooth as ever. Smooth is what we're talking about, and that's a quick single. That's what you'll see between Saizada Farhan and Kamran Ghulam. If they're not being able to hit boundaries, they will run hard between the wickets. They've been playing cricket together for a long, long time. They're part of the KP side in the last 3 years, different sides, so they know each other. They know what are the weaknesses, what are the strengths, where to call, how to judge the run. I think that's where Umar Akmal missed out yesterday. Missed out on lots of singles. Probably at the end you might think back. It could have added easy 20-30 score to your total. 27 gone, 98 for 2 Peshawar. Spinners, they've been decent from both sides. Ramesh probably will be looking to capitalize on the opportunity given. And he started off well this morning, keeping things simple. Clear plan to bowl within the stumps. With an older ball, it's not easy to time. Saizada Farhan, Kamran Ghulam both like to score runs and quick runs. We've seen Saizada in the previous over just reaching out for the ball. Again, good bowling. Targeting the stumps. There's nothing much you can do as a batter because you have to be conscious of so many options of getting out. We've seen in modern day cricket a lot of leg spinners, they rush in. Probably, I think the thing I like about Ramesh is he takes his time on top of his mark. Probably looking where he should be pitching the ball. That's important as a bowler. It's an easy action. And that allows you as a leg spinner, even a spinner, if you get some time getting to the crease, easy action, as you can see, look at that. Doesn't really rush in. Few quick steps, takes his time. Good bowling arm position, good pivot as well. That allows him to put revs on the ball and that can get some purchase out of the surface. Yep, beautifully explained by Marina Iqbal. I don't have much to say now. She said it all. Stole my words. Good bowling, this time quicker. It's a luxury to have if your bowler is skillful and smart also. There are two different things. The skill level and how you think, how you apply your bowling as. So I believe, I know it's too early to say, we've just seen him for 6 overs, but we can already see that he's smart. Because he's not leaving his line. He's understanding the conditions. He's understanding where to bowl. He's understanding the batter he's bowling at. So that's a good combination, skill and mind. Rare to have. I agree. And he's also being very patient. That's the key to virtue. You can see Saizada Farhan taking a walk, and that, as a batter, I can tell some nervousness there. He wants to score. Giving nothing away. Another great over by Ramesh. 98 for 2 after 28, Peshawar region. As team take drinks.
पानी का वक्फा यहाँ कजाफी स्टेडियम में 98 रन पेशावर ने बनाए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और एक नज़र डालते हैं इनकी बैटिंग पर। 2 ओपनर्स आउट हुए, 30 रन बनाए वकार ने। और इससे पहले कल माज ने अपनी विकेट खोई थी जब दिन जो है वो टॉयलेट की तरफ जा रहा था। 12 रन उन्होंने बनाए। फरहान ने विकेटों के पीछे कैच किया। असदुल्ला की ये पहली विकेट थी करियर की। कामरान गुलाम बड़े मोहतात हैं। फरहान वो कप्तान की इनिंग्स खेल रहे हैं कल के मुकाबले में। आज उनका अंदाज जो है वो भी खासा मुख्तलिफ और मोहतात है। अहमद दानियाल ने 8 ओवर्स किए, 40 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। असदुल्ला जिन्होंने कल और आज 2 स्पेल किए, 9 ओवर्स के 35 रन के, बस 1 शिकार किया। लेकिन सबसे जो मुतासिर किया है आज के दिन में रमीज जूनियर ने, उन्होंने लेग स्पिन बॉलिंग की। उनका अच्छा बॉलिंग एक्शन, एक जगह पर गेंद को गिराने के लिए कोशिश नजर आए हैं। 11 ओवर्स 11 रन जो हैं 6 ओवर्स में बने हैं। उन्हें वासिफ आज के दिन में बॉलिंग नहीं कराएगी। कमेंट्री बॉक्स में के आसिफ हमारे साथ होंगे। एक और चैलेंजिंग दिन, गर्म दिन बॉलर्स के लिए। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और एक चैलेंज साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम के लिए भी है। एक लंबी इनिंग्स खेलनी है, लंबी पार्टनरशिप चाहिए यहाँ पर। आगाज अच्छा किया है आज के दिन का लाहौर वाइट्स ने, 1 विकेट हासिल की। मुनीफ वासिफ जो है वाइट बॉल क्रिकेट ज़रूर खेलते रहे। पीजीएल में भी यहाँ दिखाई दिए थे। उसके बाद युगनी इंस्टीट्यूट के टूर्नामेंट से वहाँ पर भी इन्हें फेज़ 5 DH फेज़ 5 की टीमों के लिए वहाँ हिस्सा लिया। कप्तानी करते हैं वहाँ फेज़ 5 की। लेकिन यहाँ देखना है क्या जो इनकी रफ्तार है, क्या वो परेशान कर सकती है इन बैट्समैनों को इस सतह पर। अच्छा ड्राइव अब, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग भी रमीज जूनियर की। कवर पोजीशन पर है। साहिबजादा फरहान ने लाहौर ब्लूज के खिलाफ अपने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर कर रखी है। और पिछला मैच पेशावर ने लाहौर ब्लूज को हराया है। उनकी ये फॉर्म इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त है। और अब यहाँ पर भी कामरान गुलाम ने भी एक 50 स्कोर की पिछले मैच में भी, और 3 विकेट से मैच जीता था। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि ये दोनों बल्लेबाज एक लंबी इनिंग्स खेल जाएं। जहाँ मुनीफ वासिफ इस रफ्तार के साथ यही बेहतरीन कर सकते हैं कि अपने कप्तान के लिए एक एंड को ये होल्ड करें, अच्छी लेंथ को अपनाएं। तो लंबे स्पेल जो हैं इनको करना होंगे। ये जो तीनों पेसर्स हैं इनमें से इनके कप्तान चाहेंगे कि ये ज़्यादा देर तक बॉलिंग करें। अगर विकेट नहीं मिलती तो आसानी के साथ रन्स बनाने का मौका ना दें, सीम पर टिप्पा दें और ऑफ स्टंप के और बल्ले के ज़्यादा आसपास रहें। जी हाँ, और ये गेंद भी बहुत अच्छी थी, आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़ा सा बाहर। और फील्डिंग बहुत अच्छी प्लेस की हुई है। एक स्लिप शॉर्ट कवर में एक फील्डर रखा है। ये जो लाइन और लेंथ होगी ये कामयाबी दिला सकती है यहाँ पर मुनीफ वासिफ को। साहबजादा फरहान की सेंचुरी का आपने तज़किरा किया। कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी बनाई है इस साल मुल्तान के खिलाफ। और अब कुछ आदत सी हो गई है, जो कप्तान है ये पॉइंट को हमेशा पीछे ही रखते हैं क्योंकि पिच सुस्त है। तो इसलिए ये फील्डर जो है ये प्ले में आता है। आपको थर्ड मैन के इलाके में जो टिपिकल थर्ड मैन का एरिया होता है वहाँ पर फील्डर कम मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा वाइड खड़े हुए हैं उससे, और आगे भी ये इस चीज़ की गमाजी कर रही है कि इस पिच में अभी फास्ट बॉलर्स के लिए कोई ज़्यादा जान मौजूद नहीं है और बैटर्स जो है वो आसानी से पॉइंट के एरिया में खेल लेते हैं।
ये अच्छी सोच थी, अच्छी बॉलिंग मुनीफ वासिफ की, ड्राइव करने के लिए ड्रॉ किया। साहबजादा फरहान को ज्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं सकते इस शॉट से। 101 पर 2। रमीज फ्लाइटेड गेंद, 1 रन यहाँ हासिल किया कामरान गुलाम ने। 101 पेशावर, लेकिन बड़ा ही लंबा सफर है इनके सामने। हम ये नहीं कह सकते कि बड़ा कठिन सफर है, लेकिन लंबा सफर है। अगर इन्होंने इस स्कोर तक जाना है, 467 तक मुमकिन है इस तक पहुंचना। कराची ने ये कर दिखाया था पिछले हफ्ते। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों बल्लेबाज मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा करें। जिस तरह अहमद शहजाद ने एक लंबी इनिंग्स खेली, काफ़ी देर तक पिच पर रहे, रन्स आसानी से मिलते रहे, और अली ज़रियाब ने भी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की। ये दोनों बल्लेबाज तो बहुत ही सीनियर्स हैं, बहुत क्रिकेट खेली है इन्होंने। अच्छा तिरछा रन अप, बैट्समैन को आगे लाने के लिए कोशिश है। रमीज अपनी रफ्तार में रद्दोबदल इनको करते रहना होगा, उसी सूरत में ज्यादा सवाल उठा सकेंगे। लेकिन अभी तक जितना हमने इनको देखा है, खासा मुतासिर किया है इन्होंने। लूप के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और बेहतर होते जाएंगे जूं जूं क्रिकेट खेलेंगे। मुझे कुछ कुछ याद आ जाती मुश्ताक अहमद की जब हम इनको देखते हैं। हालांकि बॉलिंग एक्शन वैसा नहीं है, लेकिन कद छोटा है। उनका जो रन अप था वो थोड़ा सा इनसे लंबा था शुरू के दिनों में। मुश्ताक अहमद का जो रनअप था वो मुशाबहत रखता था, कदर मुशाबहत रखता था आंजहानी अब्दुल कादिर मरहूम की तरह। और जैसे अब्दुल कादिर जो हैं वो बॉलिंग करते थे, अब मुश्ताक अहमद जो है उसको फॉलो करते थे। ये ऊंचा शॉट खेल दिया और क्लियर कर जाएंगे मिड ऑफ को, और बाउंड्री को भी। जी हाँ, ये 6 रन, और क्योंकि गेंद को हवा दे रहे थे इसलिए इस चैलेंज को कबूल किया। साहबजादा फरहान ने छक्का लगाकर अपनी निस सेंचुरी भी मुकम्मल की। शॉट जो है ये इसलिए खतरे से खाली नहीं था कि सीधा खेलने में कामयाब हुए। फ्लाइटेड डिलीवरी और इसका फायदा उठाया साहिबजादा फरहान ने, और 6 रन हासिल किए। पेशावर 108 पर 2। मुनीफ वासिफ अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे हैं। कप्तान ने इनको आजमाया है, कल भी छोटे से स्पेल के लिए आए थे, लेकिन आज जो है क्योंकि पिच पर से अब जाहिर है कि शाइन कम होती जा रही है, ज़्यादा कंट्रोल में लगे हैं। यह एंड भी किसी हद तक इनको रास आ रहा है। या तो बिल्कुल ये अपनी लिमिटेशंस के मुताबिक बॉलिंग कर रहे हैं, सिर्फ उस लेंथ को आकर हिट करने के लिए इनकी कोशिश है, और जो टीम की सोच है और जो कप्तान का मंसूबा है उसके बिल्कुल मुताबिक आ रहे हैं। जी तारिक भाई, ये जब आप देख रहे हैं कि
स्पेस ज़्यादा नहीं मिलेगी, बाउंस नहीं मिलेगा। इस शॉर्ट कवर में फील्डर रखा है और यहाँ से ड्राइव खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बाउंस तो इनको मिलेगा क्योंकि इनका कद लंबा है और अभी तक इनको बाउंस जो है वो मिल भी रहा है क्योंकि पहला सेशन है। जो पिच जो है वो रात कवर्स की वजह से भी ज़रा तरोताज़ा होती है। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अपनी बिल्कुल फील्ड के मुताबिक साहबजादा फरहान को यहाँ से रास्ता चाहिए। ये ऐसे बैट्समैन हैं जो ज़्यादा देर तक बाउंड्री लगाए बगैर रहते नहीं। जी हाँ, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी 5 सेंचुरीज हैं इनकी और आज जो 19 सेंचुरी इन्होंने की है, इसके बाद अब ये कोशिश करेंगे कि एक लंबी इनिंग्स खेल जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो साद नसीम जिस तरह से एग्रेसिव कैप्टनसी कर रहे हैं, शॉट मिड ऑफ पे फील्डर लिया है, एक शॉर्ट कवर पे फील्डर है, अपने शॉट्स को कहीं ना कहीं रोकना भी होगा और इंतज़ार करना होगा लूज डिलीवरीज का। हवा में और गेंद हाथों में आ चली थी। क्या ये कैच गिरा बैठे हैं उमर अकमल? यहां बॉलर का रद्द अमल यही जाहिर करता है। लो कैच था, कवर पोजीशन पर जहां माफ कीजिएगा आबिद अली थे। आबिद अली थे फील्डर और गेंद उनके हाथ आ चली थी। ये देखिए गेंद दरअसल पहले गिर गई। ये पहले आ रही आबिद अली के, लेकिन अपनी चाल में तकरीबन कामयाब हो गए थे मुनीब। बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा मुनीब वासिफ जो कि डेब्यूटेंट हैं, अपना पहला मैच खेल रहे हैं। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर ये समझते हुए कि साहिबजादा फरहान कवर्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, ड्राइव करते हैं। ये 25वीं सेंचुरी मुकम्मल की। सामने साइड स्क्रीन के छक्का लगाया। कलाम शहजाद ने अपनी डबल सेंचुरी छक्का लगाकर मुकम्मल की थी। अच्छी क्रिकेट, एब्जॉर्बिंग बल्ले और गेंद के दरमियान एक कशमकश, एक मुकाबला नजर आता है। उम्दा ओवर मुनीब का 109 पर 2। लाहौर की टीम खेल में रही है, उसकी दिलचस्पी रही है। छक्का इस्तेमाल और उतनी उम्दा फील्डिंग भी। कवर पोजीशन पर आबिद अली मौजूद थे जो हम वक्त खेल में रहना पसंद करते हैं। रमीज मजबूर कर रहे हैं बैटर्स को कि वो डाउन द ट्रैक जाएं, फ्लाइट से बॉल कर रहे हैं। एक सिली मिड ऑन पर एक फील्डर है और जो पवेलियन एंड है वहाँ पर लेग साइड पर पिच में कहीं ना कहीं कुछ क्रैक्स मौजूद हैं जो यहाँ पर मदद दे सकते हैं। एक स्लिप सिली मिड ऑन, लेग स्पिन थी और रमीज जो हैं ये 2018 में भी खेल चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट। फिर ये मंजरनामे से हट गए थे। 3 फर्स्ट क्लास मैचेस जो हैं इससे पहले इनके नाम पर हैं, लेकिन अच्छा कंट्रोल लगा है। आमतौर पर जो लेग स्पिनर होते हैं जो इन दिनों हम सर्किट में देखते हैं उनका इतना अच्छा कंट्रोल नहीं है। इस तरह जाहिद महमूद थे,
वो स्टंप से हट जाते थे, अपनी लेंथ लाइन से भी हट जाते थे, लेकिन ये जो हैं ये जहां गेंद गिराना चाह रहे हैं उसके आसपास गिराने में हो रहे हैं कामयाब। बहुत अच्छा कंट्रोल है। और कल भी जो इन्होंने कुछ ओवर्स किए थे कल शाम में, और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लाइट के साथ, लाइन बहुत अच्छी। क्योंकि लेग स्पिन बॉलिंग में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो कलाई है वो बड़ी मजबूत होनी चाहिए, जो इनकी लगती है और जो थी अब्दुल कादिर की सबसे मजबूत कलाई, जिन्होंने एक लेग स्पिन बॉलिंग की दुनिया में अपने एक इनकलाब सा बर्पा कर दिया था। जब ये आए थे 1978 में, यहीं पर अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ 110 पर 2। मुनीब वासिफ अब तक 6 ओवर्स किए हैं, 7वें ओवर के लिए आएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है, खुलकर खेलना ही नहीं दिया। कामरान गुलाम और साहिबजादा फरहान को टाइट फील्डिंग, कवर्स में 3 फील्डर्स कैचिंग पोजीशन पर हैं गली में। फिर शॉर्ट कवर पर आबिद अली, जिनसे अभी एक अपिश शॉट ज़रूर था लेकिन उनसे आगे गिरा, और फिर शॉट एक्स्ट्रा कवर पर के ऊपर भी एक फील्डर लिया है। तो अच्छी फील्ड प्लेसमेंट साद नसीम की जानिब से, अच्छी हिकमत अमली है। ये इंटेंट पेशावर की तरफ से देखने को नहीं मिला था। यहाँ लाहौर की टीम को इस बात का एहसास है कि अगर ये पार्टनरशिप वो जल्दी तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं इस सेशन में, तो उसके बाद उनके लिए राहें खुल जाएंगी। आने वाले जो बैट्समैन हैं वो कोई इतने माने हुए बैट्समैन नहीं है। महरान इब्राहिम ये भी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। अब्बास अली 21 साल से कम उम्र की कैटेगरी में हैं। अबू जर तारिक अब तक रन्स नहीं बना सके। ये बॉलर्स हैं, तो रास्ते जो हैं आगे इनके लिए हमवार हो सकते हैं अगर ये इस पार्टनरशिप से गुजर जाते हैं जल्दी। और दूसरी जानिब पेशावर के बैटर्स जो हैं उनकी हिकमत अमली यही होगी, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। इनकी पार्टनरशिप बहुत अहमियत की हामिल है। तो दोनों बैटर्स इस अहमियत को जानते हैं कि लंबी इनिंग्स खेलनी है, क्योंकि अब भी 458 रन्स पीछे है पेशावर की टीम, और साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम, ये दोनों के पास सलाहियत है कि वो लंबी इनिंग्स खेल जाएं। स्क्वायर काट करने के लिए गए थे, गेंद ज़्यादा बाहर थी, लेकिन ये भी बड़ी होशियारी से बॉलिंग की, क्योंकि बैट्समैन के आसपास से वहाँ से अचानक जो हैं ये बाहर गए हैं। यानी लेंथ तब्दील नहीं की ताकि कामरान गुलाम जो हैं ये गलती कर जाएं। बहुत देर से उनको रन्स की ज़रूरत थी। ये अच्छी बॉलिंग है मुनीब वासिफ की, नौजवान है और अच्छा लग रहा है कि अच्छा सर भी लग रहा है इनके कंधों के ऊपर, जो कि एक फास्ट बॉलर या ऑलराउंडर के लिए ज़रूरी होता है। तौकीर डार की निगरानी में इन्होंने क्रिकेट खेली है। जो मशहूर ओलंपियन थे तौकीर डार, लाहौर की फेमस डार फैमिली से हॉकी फैमिली है, लेकिन इन दिनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फेज़ 5 है, वहाँ पर उनकी एकेडमी है, वहीं खेलते हैं। 1984 में जब पाकिस्तान ने अपना आखिरी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, तो तौकीर डार रुकन थे पाकिस्तान की उस आखिरी अजीम हॉकी टीम के। अच्छा क्लिप किया, 4 रन्स मिले और थोड़ा सा अपनी लाइन से हटे, और ये बहुत था कामरान गुलाम के लिए।
जी हाँ, कामरान गुलाम इंतजार कर रहे थे कि कहीं पे लाइन मिस हो। इस दफा उसको खेला मिड विकेट की जाने, बहुत अच्छा टाइम किया, मिड विकेट पर ये बाउंड्री हासिल कर ली कामरान गुलाम ने। रमीज अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे एफसी कॉलेज एंड से। अगर इनको एक विकेट मिल गई तो इनको जो हौसले हैं वो और बुलंद हो जाएंगे और उस सूरत में ये और मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं बैट्समैनों के लिए। रमीज जी इस लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं तारिक भाई, और जो फील्ड प्लेसमेंट है, एक स्लिप शॉर्ट लेग, अगर यहाँ पर सिली मिड ऑफ पर भी फील्डर प्लेस कर दिया जाए तो बहुत दबाव आ जाएगा साहिबजादा फरहान पर। फिर वो डाउन द ट्रैक जाकर खेलने की कोशिश करेंगे, कहीं गलती का एहतमाल होगा। क्योंकि रमीज जो है नौजवान है, इनका कमबैक मैच भी है, तो इससे दो फील्डर पीछे लिए हुए हैं। डीप कवर पर फील्डर मौजूद हैं और लॉन्ग ऑफ पर भी खिलाड़ी हैं। कप्तान जो है हो सकता है कि उनको और वक्त देना चाहते हो, वो सेटल हो जाएं, पूरे एतमाद हो जाएं, क्योंकि लेग स्पिनर्स जो है एक बार उसके खिलाफ जल्दी रन्स बन जाएं तो फिर उसको वो दबाव झेलना पड़ता है। लेकिन ये बात तय है, कट ऑफ किया इसे मुनीब ने लॉन्ग ऑफ पे कि लेग स्पिनर को एक अच्छा कप्तान दरकार होता है। हमेशा ही लेग स्पिनर वही कामयाब होते हैं जिनके इर्द गिर्द अच्छे कप्तान थे। जी दुरुस्त कह रहे हैं आप। और तारिक भाई, अगर यहाँ पर इन दोनों बैटर्स को इस तरह रन आसानी से मिल गए और ये थोड़े से और सेट हो गए कामरान गुलाम, तो फिर इनको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। ये आहिस्ता गेंद थी, इस बार अपनी रफ्तार जो है वो तब्दील की है रमीज ने। गुगली का भी ये करते हैं इस्तेमाल, अभी तक इन्होंने बहुत ज्यादा गुगलीज नहीं की, तो ये भी अच्छा है। ज्यादा लेग स्पिन पे इन्हिसार कर रहे हैं, सरप्राइज करेंगे जब ये गुगली करेंगे बैट्समैन को। उस चाल चलने से पहले जो है ये एक ही जगह पर रखना चाहते हैं, ये अच्छी सोच है। 116 पर 2। तो मुनीब वासिफ जो हैं कप्तान ने अब उनको तब्दील करने का फैसला किया है। आखिरी गेंद पर अपनी लाइन से वो हट गए थे, उन्हें कामरान गुलाम ने क्लिप कर दिया था चौके के लिए, और यहाँ बॉलिंग में तब्दीली उनकी जगह पर। अब पहली बार इस मैच में असदुल्ला जो है ये पवेलियन एंड से आएंगे। इनने कल और आज के जो स्पेल था ये फार एंड से किया था। कल अच्छी बॉलिंग की थी असद ने, और
एक विकेट भी हासिल की, मास सदाकत की विकेट हासिल की थी असदुल्ला ने। फील्ड प्लेसमेंट वही है, अच्छी अप्रोच साद नसीम की, बैटर को खुलकर खेलने का मौका नहीं देना। जहां भी ड्राइव पर जाएंगे कामरान गुलाम, मुश्किलात हो सकती। एक बड़ा जो फर्क हम देख रहे हैं लाहौर के उस बॉलिंग अटैक का जो पिछले 4 मैचेस में हमें नजर आया था, और ये हालांकि नौजवान खिलाड़ी हैं, ये सारे नए हैं, असदुल्ला या रमीज जूनियर या मुनीफ आसिफ, ये तीनों क्योंकि बिल्कुल ही नौवारिद हैं इस साल। तो ये जो है एक जगह पर गेंद गिरा रहे हैं, इनमें ज़्यादातर इनकी कोशिश यही है कि एक ही जगह पर गेंद गिराई जाए, अपनी फील्ड का लिहाज किया जाए। लेकिन इनके जो पिछले बॉलर से वो इस बात से आ ही रहे थे, वो कप्तान को इतना अच्छा कंट्रोल नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक बड़ा फर्क है इस बॉलिंग अटैक में, और ये अच्छा लग रहा है देखकर। जब से कुछ देर पहले आप बात कर रहे थे कप्तानी की, जहां पे एक अच्छे लेग स्पिनर के लिए एक अच्छा कप्तान दरकार होता है, वहां पर एक फास्ट बॉलर के लिए भी अगर आप फील्ड प्लेसमेंट एग्रेसिव नहीं करते और दिफाई उस पर चले जाते हैं, जो हम देख रहे थे साहिबजादा फरहान की जानिब से, फिर उनको मदद नहीं मिलती और फिर पार्टनरशिप लंबी लग गई और वहाँ पर स्पिनर महरान जो है वो फिर कमाल कर गए। उसमें कप्तानी का बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल होती है। आबिद अली खासी फ्रेंडली रहना पसंद करते हैं मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के साथ भी। हालांकि कई बार बॉलर्स जो हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता होगा कि आपकी टीम का जो है खिलाड़ी है वो इतना फ्रेंडली हो बैट्समैन के साथ में। यहाँ ये जुमलेबाजी हो रही है इस वक्त मैदान में। जो आसपास के फील्डर्स हैं वो साहबजादा फरहान के कानों तक पहुंचने के लिए कोशा हैं ताकि इनको उकसाया जाए उल्टा सीधा शॉट खेलने पे। पेशावर की जानिब से साजिद जो थे वो काफ़ी टॉकेटिव थे और बैटर्स के साथ भी बात कर रहे थे। अहमद शहजाद को भी काफ़ी तंग किया और फिर विकेट हासिल करने के बाद अहमद शहजाद की सजदा रेज भी हुए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फील्डर्स जो हैं वो टॉकेटिव हों, अपनी टीम को बकअप करें, बैटर को परेशान करें। कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं परेशान वाकई आसपास की गुफ्तगू सुनकर। कई जो हैं वो और ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। जावेद मियांदाद जो हैं वो खुद पसंद करते थे छेड़छाड़ हो आसपास के फील्डर्स से। इसीलिए कहा जाता है कि आपके नर्व्स जो हैं बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और आप अपनी गेम के ऊपर कंसंट्रेट करें। फील्डर्स जो क्लोज खड़े हैं सिली में या शॉर्ट कवर में, जब वो आपको तंग करेंगे और वो कोशिश करेंगे जिस तरह अभी आबिद अली ने यहाँ पर किया कि वो आपकी कंसंट्रेशन को लूज करें। अच्छी बॉलिंग असदुल्ला की। एक और अच्छा ओवर लाहौर की जानिब से 117 पर 2। Good cricket all round. We've seen some very disciplined bowling from Lahore Whites and Peshawar region. Ghulam and Saibzada Farhan. They're fighting their way out. They know the importance of this partnership. Both experienced one. The longer they stay, Peshawar
will stay in the game. Ramiz has been impressive. He's clicked all the boxes. He's shown some disciplined bowling, temperament, discipline, and also patience as well. Down the track, aerial route taken, and that is lucrative shot. One bounce over the fence for Kamran Ghulam. And that six actually never put him off. He bowled the next delivery in the same length. Good bowling. This is amazing. Good temperament shown. Yes, Ramiz has been absolutely wonderful with the line and length. Even after getting hit, he has stuck to his lines. He's been bowling within the stumps. There we see once again attacking the stumps. End of another good over despite one boundary. He's stuck to his line and length. 36 gone. Peshawar 1-1 for 2. Asadullah, he's been decent as well, hitting the right length. They haven't given enough room to Saizada Farhan or Kamran Ghulam to go for runs. Marina, all these youngsters, the young boys, Asadullah, Munib Asif and Ramiz, they've bowled to their fields, bowled on one side of the pitch and have asked the batters to do something different. And they've kept the scoring rate under check, not allowed these two Peshawar experienced players to get away with the game. Normally, they have much higher strike rates than what we can see now on the screen, and all the credit to these young bowlers. And I think Saad Naseem, after 4 games now, he can set a field and he can be rest assured that the field will be in operation. So that's something very, very good from the youngsters, especially Asadullah and Ramiz. Ramiz is making a comeback after a long time. And Asad, now on your screen, he has been pretty disciplined. Let it go outside off them. Saizada Farhan usually tries to chase it. But again, the intent has been very clear. Both of them are very focused. They're not going to throw their wickets. And it's very important for Peshawar that this partnership keeps on building. Yes, coming back to the bowling, interesting stat there by Farhan Nisar. He says that combined experience of this bowling attack is 13 games, 13 first-class games. And if you have that kind of an experience, then to stick to this line and length is exceptional effort. There we see again, bowling one side, sticking to his line and length, asking the batter to do something different or take a risk. And I think this is the way that you can be more effective on a pitch like this where conditions are easy for the batter. But when you bowl to your field and have a set pattern, then definitely the batters, they will have to do something which will involve risk, and then there might be a chance created for a wicket to fall.
Again, good line, good length. Shown a lot of patience. More clarity in terms of what the plan is from the captain and the bowlers itself. They're not desperate to take wickets. They are more persistent in consisting a same line of attack. And that has troubled Peshawar so far. The question that comes to the mind is how long will it continue? Who will give in first, the batters or the fielding side? So far, both have been up to the mark. The batters have respected the good lines. They have left things outside the off stump. There we see another example. Both batter and the bowler continue to be disciplined. Asadullah is bowling his lines that his captain has desired. And ideally, the Peshawar batters, they have been playing on merit. So good cricket all around at the moment. And it's a good thing for Lahore Whites. Most of the bowlers have been trialled and tested. They've tried different combinations. This is the last game Lahore Whites play at Qaddafi Stadium. They will move on to different venues. So there'll be more clarity in terms of what combination they can try. Good over. Kept Saibzada Farhan very quiet. Maiden, 121 for 2, Peshawar region. Thank you. 44-run partnership between these two. Kamran Ghulam, Saibzada Farhan. Both prolific for Peshawar region. Shown temperament, commitment and maturity in terms of how they've batted today. Nearly there. Again, you have to admire Ramiz. He's brave enough to toss it up. He doesn't care if he gets banged down the track. Again, he'll repeat that line and length. His consistency is very, very impressive. He has tossed up the ball and he's asked the batter to take a risk. Both times that he's been hit for 4, the batter has had to come down. There we see some turn and bounce, loop. Excellent classic leg spin bowling this. And we have seen this after a long time here. And it is very, very refreshing to see Ramiz. Smile from Kamran Ghulam. Saad Naseem would also be interested after seeing this. Again, good line, good length. Giving no room to Kamran Ghulam. He has to create a shot. And he wouldn't mind that, Ramiz, if he comes down the track and takes him, because that involves a risk. And that's what Lahore Whites have been looking for. Started to warm up, Saad Naseem. Oh, that's a beauty. They're asking for it. Very adamant. But Ghulam server says no. What a ball this. A very, very close call. We'll have to see the replay to see if there was some edge or not. At the moment, the fielding side seemed really disappointed. And it looked as if there was something in it. Let's see. Let's have a closer look. The batter did turn around. So usually you do that when you think that there's an edge. There you see. And there he goes. And then he realizes can't go any further. So I think it was very, very close call. Brilliant delivery that and well kept. Farhan took it really well. The keeper, it bounced, it spun. And this will encourage Lahore Whites. Maybe a hint where if Ramiz can be lucky and be consistent, we might have a result. Nicely tossed up again. That previous delivery
would have shooken up Kamran Ghulam for sure. Patience would be the key for both the fielding side and the batters over here, because the ball has just started to do something it hasn't done in the last 4 games. Again some turn. Nicely dealt with. He's mature enough, Kamran Ghulam, to play these sort of deliveries. Brilliant over. Another maiden. Peshawar region 121 for 2. We talk about partnerships, Saibzada Farhan and Kamran Ghulam in batting, but how about this partnership between Asadullah and Ramiz? Both ends have been outstanding. No runs leaking whatsoever. And that's very crucial when you're a bowling side, especially on such tracks. Yes, I like this explanation, the partnership of bowling. And it is as important as the batting partnerships. If you bowl in tandem and you can create pressure, definitely the batters can get frustrated and as a result can go for a shot which isn't there. So we haven't seen much of this, and it is getting us excited as well. You know, for the first time in the 4 games, we are thinking like the wicket is coming anytime. And that is top stuff from these 2 bowlers, Asadullah and Ramiz. Bit of bounce. Just a single down to the 3rd. He's not that express, Asadullah. Looks very calm, composed and compact whenever he approaches the crease. But the consistency that he brings, that's worth mentioning. Yes, he is lively. He's hit the bat on most occasions. He's hitting the bat hard. There we see, running up. An easy approach to the wicket. Nice gather position. Head is still. And decent action this. A repeatable one. Maybe less injury prone. And the most important thing is that he can stick to one line. He has the mind, has the patience, and his action is allowing him to do that. And at times we overdo when we think and talk about actions and landings and other stuff. The most important thing is all that starts from the release of the ball. And what happens after that is what is written in records. So how someone ran is just a sight. But what comes after he has delivered the ball is the most important thing. And here Asadullah has been really good. Especially a youngster making his comeback after a few years. This is exceptional bowling. Again, well left, but very consistent line and length. Again and again teasing Kamran Ghulam in this corridor. And Marina, if a youngster or any bowler for that matter, if you can be so consistent like Asadullah and Ramiz have been, there we see once more, pitching in the right areas and asking the batter difficult questions. So why would you even think about the action? If somebody is so accurate, just let it be what it is and just think about the consistency that he is bringing. So all that matters is if he can take wickets, he can bowl lines, and if he can bowl to his field. Those are the most relevant things. I guess a lot of simple things are quite underrated nowadays. No room whatsoever to maneuver. Just the simple mindset as a nation. You know, we go to a doctor, and if he doesn't give us loads of medicine or an injection, we feel that he is not that qualified. But if you go to a top-class doctor in Europe, in USA, surgery is the last thing they opt for. But here, when we go to the hospital and you tell a problem, sometimes it is the first thing that is mentioned to a patient. So it's better to keep things simple. And when we go through the coaching courses, it says keep it super simple. Driven. Straight to the fielder. Oh, that was a very lazy run.
I think Kamran for a moment thought that he might have beaten the fielder. Had it been a direct hit, it could have been very interesting. .123 for 2 Peshawar. The economy rate here, if you see remise, is just less than 2.5 runs an over, which is very, very impressive. Keeping in mind both batters are richly experienced and they're aggressive by nature and they pounce on anything which is offline or off length. So you have to give credit to Ramiz, his consistency, his line, his length, and the amount of spin that he's getting. And then when you play after a layoff this long, you come in with a lot of pressure to perform and obviously to tell what you are capable of. And he is showing us everything. And not many spinners these days give the ball air like he is doing. And he's asking the batters to take a risk. Come down if you dare. Haven't seen him bowl quicker. He's opting for that air that you're talking about, looking for spin because there's some purchase off the surface now. Saad Naseem has been impressive with the field settings, but maybe he can have his mid-off in halfway. So if something like this, which just happened on the previous delivery, if the bowler misses his, then the chances are that he can cut the single and keep the same batter on strike. Otherwise, I think he has done exceptionally with the field. And simply because the bowlers have allowed him. We saw that for Kamran Ghulam, shot catching in place. And that was what was missing when we talked about the plans as a captain. But again, you need support from the bowlers. Otherwise, you cannot execute a plan if your bowlers are not backing it. This consistency was missing from Lahore Whites. And to turn it from the leg stump. Pitching outside leg, I guess, and the umpire, rightly so, hasn't responded positively to the appeal. There we see again, it's drifting, pitch is outside, way outside the leg stump. Testing Kamran Ghulam. Both these batters haven't actually shown any intent. They haven't shown any aggression at all. I wonder what would be Ramiz's bowling plan if they start to attack either Ramiz or Asadullah. Right now, they're not in any hurry. Again, well bowled. Part of the reason could be that both of them know that this is the most experienced pair. And behind them, they don't have any sort of experience in first-class cricket. So they have to, tow the team. And most of the weight of the team is carried on these two people. So they need to be there for a long time. Or at least one of them has to play a big innings to get their sides to the end of this day where they can have maximum batting points. And I think you cannot blame them because most of their players are busy. 40 gone, 125 for 2 Peshawar. Asadullah to continue. He's shown consistency, temperament and fitness. As a captain, it's a luxury to have a bowler like Asadullah in your side, keeping things and making things easier for you as a captain. We as a nation are a fast bowler driven nation. Our icons
Imran Khan, Seem Akram, Waqar Yunus, Aqib Javed, Shoaib Akhtar, the younger generation, Shaheen Shafri, the Haris Rauf. With modern times, are these trends shifting towards batters or not as a nation? With someone like Quaid-e-Azam creating ripples at the international level? Well, he's someone one out of a millions because he thinks like a proper batter. To the core, he has that batting installed into him where the basics are so correct, balance is so good. And the approach that he brings to batting is risk-free. The art of batting is to score runs with minimum risk. It's not about bludgeoning everything and trying to go really big. The bowling sides, they do not like players who are less likely to get out and keep scoring runs because then the others can build around him. So he is that kind of a pillar who holds the team together. It's for us now how much we can, propagate him to the youngsters that this is the right way to bat. And I think he deserves that. And Javed bhai, Inzi bhai, Yusuf bhai, Yunus Khan, and coming to the point where we are discussing Quaid-e-Azam, these are the real batters who bring stability and who can score consistently and are and should be the batting examples for the youngsters. The rest are very timely things. So I always believe that if you are good enough to score runs consistently in the longer format, you can always adapt to the shorter format. But the transition from the bigger format to the shorter is much easier. And we have a lot of examples of that. But very rare you see someone from the shorter format specialization go to the bigger format and adapt everywhere. So why would you grow up targeting to be a limited player? The ideal thing is to be someone who can opt for anything. Still keeping things quiet. Lahore Whites has been exceptional since last evening, I would say. Spot on with the bowling. Good proactive captaincy as well. We'll have to see how long Kamran and Saibzada can drag this. They need to dig out in the middle. The other players are the impact ones. And they are also very important because they can create that base or a quick impact for the others to capitalize. But then they need somebody to capitalize on that impact. So it has to work as a team. It has to go as a combo. You can't be one-way traffic. Especially till we get to a point where our regular batters get so accurate in their shot selections that we do not need to take unnecessary risks. Somebody like Quaid-e-Azam, he scores with a very, very decent strike rate, with minimum of risk. But it is the amount of batting that he has done. The way he approaches his practices, I hardly see him getting out in a practice session. And that discipline is what translates in the game. So youngsters, they need to know that nets are not to hit everything out of the park. You have to think like it's a game situation, where your singles are, which bowlers, which actions you can take on, what are your zones where you can score heavily and where you have to protect yourself. And that discipline then automatically takes over in the game because it's a game of muscle memory. So whatever you will download, it will come out exactly the same in the game. Just one coming off this over. 41 gone, Peshawar region, 126 for 2. You mentioned about the impact players and the other ones, the anchor ones, which actually the teams rely on. But as a youngster, as someone coming to this level and probably getting into the top level, how would they identify themselves? That which group do they belong? Or is it probably a coach's role, or you as a player need to do it yourself? Well, I think as a player, the first thing you need to realize is what type of player are you? What type of game you carry along with you? What value you add to a team? Why are you important to a team? So if you need to answer all those questions, you cannot unless you know what you are. So most of the players know what they bring to the team. Another flighted delivery, another easy single this time. It was overpitched. So I think it's not for someone to tell you. Yes, the coaches will tell you. Yes, the people who watch, they will definitely speak to you.
but it is you yourself. You cannot get to the top level unless you know what you bring to the table. There's hardly anyone that I've spoken to play cricket at even first class level and does not know which league of player he belongs to. If he's any good, he knows where he belongs. It's just a matter of adaptability. We all have our limitations. There will be areas where we will be vulnerable as batters, and there will be areas which God has given us as our strengths. So we need to add to our areas of strength and at the same time decrease our vulnerability, and that is where you become consistent. So all that comes with discipline and consistent discipline. Slashing it hard, but straight to the fielder. He's getting on their nerves. Ramiz with consistency. A lot of things going around Kamran's ear. But I've seen a lot of batters who have actually forced themselves against their nature, just try to justify their place in the modern day cricket. And that actually never worked for them. But that left them strangled with their identity crisis. Wonderful word this, Marina, identity crisis. And it is the biggest problem that you could face. When you try to be something different and you forget what you actually were, that can be hard, especially in a day and age where everything is being analyzed, where people are recording you and they're working on everything that you do, and they even talk about your patterns. These days, patterns are something highly spoken about. So you as a player need to firstly know as much as possible about yourself. And then from that base, you can start telling yourself what I can do against whom. So it is as important as having a bat in your hand. It's always a pleasure to discuss all these cricketing points. And I've got a chance to pick brains of one of the greats, Salman Butt. With that, Ramiz ending the over on a dot delivery. 42 gone. Peshawar region 127 for 2.
127 पेशावर, 2 विकेटों के नुकसान पर, और दोनों बैट्समैन जमकर जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम ये आपके सामने, इनके दरमियान 50 रन की पार्टनरशिप हुई है। 56 पर नॉट आउट हैं कप्तान, और कामरान गुलाम ने भी 27 रन बनाए हैं। खासी दिलजमी के साथ बैटिंग की है इस पेयर ने, क्योंकि जानते थे कि ज़्यादा तजुर्बा है नहीं उनसे पहले भी और बाद में भी, इसलिए विकेट पर ठहरना बहुत ज़रूरी था। सलमान, देखिए ये सीनियर प्लेयर्स हैं, सबसे ज़्यादा तजर्बाकार हैं, इन्हें आज सब्र की दास्तान रकम करनी पड़ेगी। और हाँ। यहाँ पर लाहौर वाइट्स का बॉलिंग कार्ड है और इन्होंने भी आज बड़ा मिसाली सब्र दिखाया है। स्पेशली असदुल्ला और रमीज़ बहुत ही शानदार स्पेल्स किए हैं, और यंगस्टर्स हैं, अपनी फील्ड को बॉलिंग की और बैटर्स को कोई मौका नहीं दिया कि वो तेज़ी से रन्स बना सके या प्रेशर लाहौर पे शिफ्ट कर सकें। मुनीब आसिफ भी 7 ओवर्स में 19 रन दिए, उन्होंने भी बड़ी डिसेंट बॉलिंग की। अहमद दानियाल बहुत अच्छी बॉलिंग की। सबको जो कल थोड़े थोड़े रन्स का इकोनॉमी रेट जो तेज़ था, वो आज सब ने पुल बैक किया, तो ये क्रेडिट जाता है इन यंगस्टर्स को। इस वेन्यू पे इतनी कंसिस्टेंट बॉलिंग हमने पहली बार देखी है इस सीजन में। तो पानी की ट्रॉली अब मैदान से गायब हुई और खिलाड़ी जो हैं वापस नमूदार हुए प्लेइंग एरिया में। साहबजादा फरहान, जिन्होंने आज खासा सब्र किया है और ऑफ स्टंप के बाहर एक डिसिप्लिन दिखाया है, कल इनके मसाइल नज़र आ रहे थे। बड़ा ज़रूरी होगा क्योंकि अभी तक बॉलर्स और बैटर्स दोनों ने मिसाली सब्र दिखाया है। तो देखना होगा कि कौन सब्र का दामन नहीं छोड़ता और कौन मीठे फल तक पहुंचता है। अहमद दानियाल जो हैं वो पानी के बाद की पहली गेंद करेंगे पवेलियन एंड से, उनको इस्तेमाल किया जाएगा। आज जिन्होंने अपना पहला स्पेल जो है वो फार एंड से किया था और उसमें विकेट भी हासिल की अहमद दानियाल ने। तीसरा मैच है इस साल अहमद दानियाल का। पहले मुकाबले में ज़्यादा बॉलिंग नहीं आई थी क्योंकि बारिश हो गई थी उस मैच में। पिछले मैच में उनको लंबे स्पेल करना पड़े कराची के सामने, और ये गेंद लगी थी विकेटों पर, लेकिन बैट्समैन अपनी जगह से टच से मस नहीं हुए। कामरान, अच्छी इब्तिदा, लाइन और लेंथ को मेंटेन रखा और बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जो पिछले स्पेल में यहाँ देखिए अपनी फील्ड पे बॉलिंग की, साहिबजादा ऑन ड्राइव मारना चाह रहे थे और मिडल किया, लेकिन उनकी बदकिस्मती के रन्स नहीं बने इस शॉट के ऊपर, स्टंप से जा टकराई गेंद। यहाँ पर एक फील्डर बढ़ा रहे हैं, मिड विकेट की तरफ ले गए हैं कवर के फील्डर को, और अब अगर ये दोबारा इस लेंथ पे बॉल करते हैं तो साहिबजादा के लिए बड़े गैप्स होंगे ऑफ साइड पर। तो देखना है क्योंकि इस फील्ड के साथ इनका लाइन ऑफ अटैक जो है वो विद इन स्टंप्स होना चाहिए। 4 फील्डर 5 फील्डर जो हैं कवर को मिलाकर स्टंप्स के सामने जहां आ गए स्टंप्स में, और आज यही फ़र्क रहा है। लाहौर के ये जो नौजवान बॉलर्स हैं ये अपनी फील्ड के बिल्कुल मुताबिक आ रहे हैं। पहले मैचेस में इसका फुकदान रहा था, मुसलसल जो है एक दो गेंदें करने के बाद जो है वो अपने रेडार से हट जाते थे और उसी में रन्स जाते रहे। काफ़ी कंसिस्टेंट बॉलिंग की है आज और फ़ौरन ही अपनी फील्ड के मुताबिक आए। ये बड़ी अच्छी चीज़ आज लाहौर के बॉलर्स की जानिब से। किसी भी टीम के खिलाफ जो 700 रन्स बन जाएं या रिकॉर्ड स्कोर किसी वेन्यू का बन जाए, कदीम वेन्यू का, तो ये सुबह की बात होती है। जिस तरह कराची के सामने लाहौर की बॉलिंग के साथ हुआ था, उसके बाद बात हुई होगी, बहुत लंबे सेशन हुए होंगे कोच के साथ और टीम का जो थिंक टैंक है, तो वहाँ पर फिर ये सोच अपनाई गई होगी कि अपनी चादर से ज़्यादा जो पाँव हैं वो फैलाने नहीं है। पिच की ज़रूरत भी यही है कि आपने जो है एक ही तरफ बॉलिंग करनी है। 106-3 की फील्ड है। अहमद दानियाल को आज पहली कामयाबी मिली और आज की वाहिद कामयाबी। हालांकि वो
स्टार्ट था आज के स्पेल का, और वो बॉल भी थोड़ा शॉर्ट एंड वाइड था, लेकिन आई थिंक बैटर्स का डिसिप्लिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए सुबह सुबह का आगाज़, और एक कहेंगे कि एक गैर ज़रूरी शॉट, और ज़रूरत से ज़्यादा बेसब्री दिखाई, और पहला ही बॉल था उनके स्पेल का, ना आगे गए ना पीछे थे पूरी तरह, और इन द एंड अ नथिंग शॉट जिस पे अपनी विकेट गवा बैठे। उसके बाद से अब तक बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ का मुजाहरा। ये बेहतरीन मिसाल था, ये जो शॉट है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपके पैर जो हैं वो ज़्यादा चलने चाहिए आपके हाथों की निस्बत। वाइट बॉल क्रिकेट में आपके हाथ जो हैं अगर सिर्फ वो भी चल रहे हैं तो वो काम आ जाते हैं, लेकिन ये पिचेस जो हैं यहाँ पर बॉलिंग अटैक जो है वो इस तरह का होता है कि आपको मुश्किल होती है अगर आपके पाँव नहीं चल रहे। स्लिप में बदसूर उमर अकमल है, गली पोजीशन पर डोकर को देखा जा सकता है। हाँ से फाइन है उमर अकमल स्लिप में, क्योंकि स्टंप्स के करीब ही रह रहे हैं। दानियाल 128 पर तो साद नसीम आए हैं, और थोड़ी हैरानगी की बात है क्योंकि रमीज़ बहुत ही शानदार लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, और क्या उन्होंने रेस्ट की ज़रूरत है? क्योंकि ये वो वक्त है जहां पर वो फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं बैटर्स को, खुले रन्स नहीं हुए हैं, बड़ी शानदार लाइन और लेंथ, और उन्हें स्पिन एंड बाउंस मिल रहा है। ऐसे में अगर बैटर्स को एक ब्रीदर मिल जाए जहां पर वो एक पैच में थोड़े खुले रन्स बनाए, ये देखिए ये वो चीज़ है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि एक इतने शानदार स्पेल के बाद एक स्पिनर है, आप उन्हें क्यों तब्दील करेंगे अनलेस कि उन्हें कोई इशू हो जिसका हमें इल्म नहीं है अभी तक। लेकिन टैक्टिकली ये अच्छी मूव नहीं है, ये हिकमत अमली जो है ये बैटर्स के हक में ज़्यादा जा सकती है। जहाँ एक ऐसे मौके पर जब अभी अभी बैट्समैन वक्फे से आए हैं तो आपको और ज़्यादा नपीतुली बॉलिंग की ज़रूरत होती, जो कि स्पेशलिस्ट बॉलर ही कर सकते हैं। साद नसीम हर मैच में ये आते रहे बॉलिंग करने, कई बार हैरानी भी हुई है इनके ज़्यादा बॉलिंग करने से। ये बेहतर गेंद थी साद नसीम की, लेकिन लेग स्पिनर्स को यहाँ इतना थकना नहीं चाहिए, तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो लंबी बॉलिंग करेंगे। अभी 13 ही ओवर्स उनने किए थे, और ख़ास बात यह है कि सिर्फ 28 रन दिए हैं, और इतना इतना कम लेग स्पिनर जो हैं वो कंट्रोल देते हैं किसी भी कप्तान को किसी भी पिच पे। देखिए ये वाकई हैरान कुन है, और जब एक पार्टनरशिप में अच्छी बॉलिंग हुई है, बैटर्स जो है उन्होंने सब्र दिखाया, तो हम यही बात कर रहे थे इससे पिछले सेशन में कि जो सब्र का दामन पहले छोड़ेगा उसको यहाँ पर कीमत अदा करनी होगी। और यहाँ पर रमीज़ को बदला क्यों है इसका इल्म हमें नहीं है, लेकिन यहाँ बदलना बनता नहीं अगर वो बिल्कुल ठीक है तो। ये फील्ड पे तो हैं, ये पॉइंट पोजीशन पर जो अंपायर खड़े हुए हैं इनके बराबर में वो फील्डिंग कर रहे हैं रमीज जूनियर। क्योंकि अगर उनके साथ कुछ संजीदा नोयत का मसला होता तो मैदान से बाहर जा चुके होते। खासी फील्ड भी खोलती है यहाँ आसानी के साथ, वो जो पहले एक रन भी नहीं बन रहा था वो अब बन जाएगा, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पीछे, एक्स्ट्रा कवर पीछे, ऑन साइड में 2 फील्डर पीछे हैं। ये अच्छी क्रिकेट नहीं लाहौर की जानिब से 134 पर 2।
कामरान गुलाम जो है बिल्कुल 32 दांतों में जबान की तरह इस वक्त खेल रहे हैं। 82 गेंदों में 28 रन उनने बनाए हैं। लेकिन सलमान, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि थोड़ा सा इनको भी अपने जो शेल है उससे निकल कर खेलने की ज़रूरत है कि इतना ज़्यादा बॉलर को अपने ऊपर हावी ना किया जाए? देखिए, आइडियल तो यही है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अगर इस पे गौर करें कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों इस तरह है, तो उसमें आपको बॉलर्स को बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा कि आज एक लाइन पे बॉलिंग की है, अपनी फील्ड की तरफ कर रहे हैं, और अगर कुछ भी और करना चाहते हैं तो बैटर को रिस्क लेना पड़ेगा। और इन दोनों को पता है कि इनके बाद कोई मुस्तनिद बैटर नहीं है, बाद में किसी का भी तजर्बा इनके बराबर का नहीं है, तो शायद ये भी इनके जहन में है और इसी वजह से ये थोड़े ज़्यादा केयरफुल हैं, और इन्हें पता है कि यहाँ पर अगर पूरा दिन ना खेले तो फिर 1.5 दिन फील्डिंग है। तो ये चीज़ें, सारा सिनारियो इनके जहन में मौजूद है और ये उसी के मुताबिक खेल रहे हैं। यहाँ इसरारुल्लाह भी इस मैच में नहीं खेले। एक और ये तीसरे सीनियर बैट्समैन थे जो अभी आपको नज़र आए थे आपके पर्दा स्क्रीन पे। लेफ्ट हैंडर थे इसरारुल्लाह और उनको ड्रॉप कर दिया गया सीज़न के इस 5वें मरहले में। बहुत तब्दीलियाँ हुई हैं इस 5वें मरहले में आकर, क्योंकि अक्सर जो कोचेज़ और कप्तान हैं उनको अंदाज़ा हो चुका है 4 मैचेस बहुत होते हैं किसी खिलाड़ी को आजमाने के लिए इस सतह पर। जी बिल्कुल, और जब सीज़न जो है वो 8 मैचेस का हो मैक्सिमम, अगर आप फाइनल खेलते हैं, और ऐसे में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रॉमिसिंग हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर जाहिर है कि कोचिंग स्टाफ जो है वो मौके देता है उन तमाम लोगों को जो अच्छी फॉर्म में हो। और यहाँ पे एक अच्छी गेंद, बाहरी किनारा लगा और एक रिलीफ बैटर्स के लिए। थर्ड मैन के इलाके में 4 रन्स बने, लेकिन मॉरली ये बॉलर की जीत थी। बीट किया उन्होंने बैटर को, लकी रहे। ये देखिए, जहां अपने बल्ले को खासा नीचे लाए और नर्म रवि से भी खेला। यही वजह है कि गेंद उछल कर नहीं गई। ये तो जाहिर है कि आज आपको वो बाउंड्री बॉल्स मिल नहीं रही जितनी आसानी के साथ बाउंड्री बॉल्स जो हैं ऑफर की थी पेशावर के बॉलर्स ने लाहौर के बल्लेबाजों को। मामला उसके बिल्कुल बरक्स रहा है। आज के दिन ऑन द अप जो हैं वो शॉट उतने नहीं लगे। ये भी ऑन द अप खेलने के लिए गए थे ऑफ साइड में कामरान गुलाम। जब पिच पहले दिन देखी गई थी तो इसकी लुक बाकी पिचेस के निस्बतन थोड़ा सा ड्राई थी, और हमने उस दिन भी बात की कि थोड़ा सा बॉल शायद लो रहेगा, स्लो रहेगा, और इसी वजह से टाइम नहीं कर पा रहे। ये देखिए, ये ऑन द अप ड्राइव करने की कोशिश की, थोड़ा सा पुलिश लेंथ थी, टोटली ऑन द अप नहीं कहेंगे इसको, बट उस तरह से बॉल आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा बैटर्स को, और बहुत ज़ोर से हिट मारने की कोशिश नहीं करनी, उसको टाइम कीजिए। इस बार भी टाइम किया, कवर्स में जल्दी करनी पड़ी और थ्रो से पहले पहुंच गए थे कामरान गुलाम। वही अगले ओवर में स्ट्राइक भी रिटेन करेंगे 139 पर 2। साथ नसीम ये जारी रहेंगे। लेग स्टंप के बाहर से टर्न करना चाह रहे हैं लेकिन कोई मुश्किल पेश नहीं आई और 2 रन हासिल किए कामरान गुलाम ने। और अब वो जो खोया हुआ मोमेंटम था वो आने लगा है इस पार्टनरशिप में कामरान गुलाम और फरहान की।
अफसोस की बात यह है कि बैटर्स को कोई तगोदो नहीं करनी पड़ी और अचानक से फील्डिंग कैप्टन ने फील्ड सी खोल दी है और बॉलिंग चेंज कर दी है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था इस मौके के ऊपर। अली मंजूर पिछले मैच में 70 ओवर्स के पास बॉलिंग की और बहुत ही लंबी स्ट्रेच पे बॉलिंग की, हालांकि उन्हें रन्स बन रहे थे। और यहाँ पर टोटली सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, लग रहा था कि विकेट ले लेंगे और यहाँ पर हम तब्दीली देख रहे हैं। सो ये हिकमत अमली कोई आइडियल नहीं है, क्योंकि लाहौर वाइट्स जिस तरह का स्पेल चल रहा था, चांसेस थे कि अगर ये पार्टनरशिप टूटती तो आगे आने वाले बैटर्स इतने तजर्बाकार नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैच जीतने की तरफ जाया जा सकता है। फ्लाइटेड गेंद थी, कोई मुश्किल इस वक्त दरपेश नहीं है दोनों ही खिलाड़ियों को, और ऐसा लगता है कि वो शिकंजे से बाहर आ गए हैं। कप्तान की इस चाल के बाद ये पहले जो है ये बॉलिंग पे ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे, बाद अज़ाम अपनी बैटिंग पर ज़्यादा मुतवज्जे हो गए, साथ नसीम। और अभी भी 31 की औसत है, 100 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए, 31 की औसत है बैटिंग औसत। और यहाँ जो है कामरान गुलाम, इनकी औसत में इजाफा होगा स्ट्रोक के जरिए, जिसमें 2 रन उनको और मिले। 46 ओवर का अख्ताम, 145 पे 2 पेशावर रीजन। ये दोनों टीमों में अच्छी खासी तब्दीलियां थी, क्योंकि अभी जिक्र चला था कि अब हम सीज़न के बिल्कुल वस्त में आ चुके हैं और इस पॉइंट पर टीमें जो हैं वो बदली बदली नज़र आती हैं। इमरान डोगर पहला मैच खेल रहे हैं इस साल लाहौर के लिए, इसके अलावा असदुल्ला को पहली बार मौका दिया गया, मुनीफ वासिफ पहला मैच खेल रहे हैं। पेशावर की टीम में भी नौजवान खिलाड़ी हैं, अबूजर तारिक नए विकेट कीपर, इस मैच में मोहम्मद आमिर को उन्होंने मौका दिया है, क्योंकि इब्तदा जो थी ये इनने की थी इमरान खान के साथ, लेकिन बाद अज़म वो ड्रॉप हो गए। अब्बास अफरीदी जो हैं ये इस सीज़न में ये भी पहली बार फर्स्ट क्लास कलर्स में नज़र आए हैं और ये और बेहतर होते चले जाएंगे। अब्बास अफरीदी जो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट ख्याल किए जाते थे, 16 विकेट्स हासिल की हैं अभी तक अब्बास अफरीदी ने, और जाहिर है यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए खासी मुश्किल रही है। तमाम टीम्स के फास्ट बॉलर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होने कंडीशंस की वजह से, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अब्बास अफरीदी की रही है। और लाहौर वाइट्स में उमर अकमल के आने से यकीनन कह लीजिए कि एक्सपीरियंस में इजाफा हुआ है। सलमान, इसी का एक मैं आपसे ज़िमनी सवाल करूंगा। हम जब लाहौर की या वेन्यूज़ पे रन्स की बात करते हैं तो लाहौर बहुत आगे है, ये बैटिंग का तरफदार वेन्यू लगता है। इस तरह जब हम जाते हैं इंतहाई शुमाल की जानिब, एबटाबाद में बहुत कम रन्स बन रहे हैं, वहाँ बॉलर्स जो हैं वो आपको 5 सितारा लगते हैं। तो ऐसे में जो बॉलर जो हैं एबटाबाद में विकेटें उड़ा रहे हैं या लाहौर में जो सेंचुरियाँ बना रहे हैं, तो शायद ये जांचना मुश्किल नहीं हो जाता कि वाकई उन रन्स की कितनी अहमियत है। देखिए मेरे ख्याल में तो बड़ा आसान है जांचना, क्योंकि अगर आप इधर तो पूरा शहर स्कोर कर रहा है, जो आ रहा है सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ हो रही हैं, तो डेफिनेटली जब आप स्टैटिस्टिकली देखेंगे कि इस जगह पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे और कितने बड़े बड़े रन्स बन रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां रिजल्ट्स आ रहे हैं और अगर कोई वहां पे सेंचुरी कर रहा है, तो डेफिनेटली उस सेंचुरी की जो वैल्यू है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम में वो ऊपर होगी, वो ज़्यादा वैल्यूबल होगी। और इसी तरह जो बॉलर यहाँ पर
अच्छी टाइट बॉलिंग करेगा और विकेटें लेगा, उसकी वो जो मुश्किल कंडीशंस में विकेट्स लेना है वो उसके हक में ज़्यादा अवेलेबल होगा और उसकी टीम के लिए भी। तो ये तो देखने वाला अगर क्रिकेटर है, और जाहिर है सिलेक्टर्स जो हैं वो तमाम क्रिकेटर्स हैं, तो वो इस बात का ज़रूर जायज़ा लेंगे कि किसने कहाँ पर किसके खिलाफ किस मौके पे क्या परफॉर्मेंस दी, और यही वो इवैल्यूएशन है जिसके लिए आपको ह्यूमन आई की ज़रूरत है, वरना तो आप रिकॉर्ड्स देखकर भी बता सकते हैं। जहाँ इससे हटकर पाकिस्तान में कुछ ऐसे वेन्यूज़ हैं जहाँ पर उसी वेन्यू में अगर आप रन्स बनाते हैं तो उनकी भी अहमियत समझी जाती है, अगर आप विकेटें लेते हैं उनकी भी अहमियत समझी जाती है, जिस तरह मुल्तान है या कोयटा है। डायमंड ग्राउंड, गुजरांवाला जहाँ पे अब कम क्रिकेट होती है, सियालकोट स्टेडियम भी उनमें से ही शुमार किया जाता है जहाँ पर दोनों को सपोर्ट मिलती है, और इवन पिंडी स्टेडियम जब उस पर खास रहने दिया जाए तो बहुत ही फैसला कुन ग्राउंड है वो। जहाँ ये आप कह सकते हैं गेंद और बल्ले को बराबर मौके मिलते हैं इन वेन्यूज़ में, पिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ तक कि जो नेशनल स्टेडियम कराची की पिच है वो भी काफ़ी हद तक मुतवाज़िन है, वहाँ पर भी सबके लिए कुछ कुछ होता है, और जो जोर लगाए और जिसके पास स्पीड हो उसके लिए काफ़ी कुछ होता है। और हमने वहाँ याद है कि धानी का स्पेल देखा था और बहुत ही आउटस्टैंडिंग वो स्पेल था, और उसी एक स्पेल में उन्होंने पूरी टीम को जो है रैटल कर दिया था और 7 विकेट्स लिए थे। तो यही वो चीज़ है कि जो एक क्रिकेटर जब फर्स्ट क्लास का सीज़न खेलता है और हर जगह जाकर उस वेन्यू के मुताबिक अपनी गेम को अडेप्ट करता है, यही असल ग्रोथ है। और जब वो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है और डिफरेंट लेवल के ऊपर जाकर डिफरेंट कंडीशंस में उसे परफॉर्म करना होता है, तो यही चीज़ें उसको मदद देती हैं। इसलिए जितना सीज़न में आप अप एंड डाउन आगे पीछे हर तरफ जाते हैं, उतनी आपकी प्रोग्रेस और आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। 47 ओवर का अख्ताम, 148 पे 2। बहुत बड़े स्कोर का पीछा कर रही है पेशावर की टीम, और आज जैसे चैलेंज दरपेश रहा है लाहौर के बॉलर्स की जानिब से। लेकिन अब उस चैलेंज में आसानी पैदा हो रही है इस बॉलिंग चेंज के साथ, और हम देख रहे हैं कि बैटर्स जो हैं वो फ्रीली स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, और इसी के दौरान कहीं ना कहीं कुछ लूज मिलता है तो उस पर एक से ज़्यादा रन्स भी बन रहे हैं, बाउंड्री भी लग रही है। एक और आसान रन कंसीड कर दिया साद नसीम ने, बहुत ही सहल पसंदी का उनने मुजाहरा किया कि इतनी आसानी के साथ आपको फर्स्ट क्लास रन नहीं कंसीड करना चाहिए मुखालिफ को। थोड़ा सा हो सकता है कि पाँव जो है वो फिसल गया हो, ये बेहतर लाइन है, यहाँ पर लाने की कोशिश करें, और दोनों एंड से जो दबाव है वो बरकरार रखना ज़रूरी है। अहमद दानियाल जो हैं ये अभी भी सामने वाले एंड से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आज जब असदुल्ला और रमीज़ बॉलिंग कर रहे थे इन टैंडम, तो वो एक ऐसा मरहला था, या उससे पहले मुनीब और रमीज़ बॉलिंग कर रहे थे, जब लगता था कि दोनों एंड से दबाव आ रहा है और बैट्समैन महसूस कर रहे थे उस दबाव को। देखिए ये टोटली अननेसेसरी है ये चेंज, बिल्कुल समझ से बालातर है कि एक बॉलर जो कि थ्रेट फील करा रहे हैं बैटर को, उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं और बीट भी कर रहे हैं और चांसेस क्रिएट कर रहे हैं, आप उस प्रेशर को क्यों तोड़ना चाहते हैं? जबकि बैटर्स जो हैं वो इसके बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं है उस टीम में, और मौका है कि अगर आप ब्रेक थ्रू लेते हैं इस पार्टनरशिप में तो एक एंड ओपन हो जाए। तो ऐसे में इस बॉलिंग चेंज की एक ऐसी पार्टनरशिप जो कि कदरे मुश्किल में थी, उसके लिए इस वक्त जो है लॉन्ग ऑन पीछे लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, डीप मिड विकेट पीछे है, ये और ज़्यादा हैरान कुन है इस मौके पर, जबकि ये मैच जो है वो लाइन पर है
ख़राब बॉलिंग और बिल्कुल अच्छे टैक्टिक्स ये नहीं कहे जाएंगे। एक और आसान रन दिया यहाँ लाहौर ने 152 पर 2। पचहत्तर रन की ये पार्टनरशिप 184 बॉलों पे आई है। ये शो करता है कि कितनी डिटर्मिनेशन, कितना सब्र दिखाया है इन दोनों ने। अपनी जो असल नेचर है उसके अगेंस्ट खेले हैं साहबजादा अफरान, स्पेशली अगर उनकी बात करें। 67 रन 139 बॉलों पे, क्योंकि यूजुअली हम ये देखते हैं कि साहबजादा अफरान एक स्ट्रोक मेकर, एक 4 हिटर हैं, और केजी तो उनके साथ क्लास हैं। और क्लास के साथ याद आया कि कुन्नुमल मेरे साथ कमेंट्री में आ गए हैं। खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया अली यूनुस, आपके तारुफ करवाने का अंदाज हमेशा बहुत अच्छा होता है, और बहुत शुक्रिया आपका। एंड्स चेंज किए हैं रमीज के लिए। इससे पहले मीडिया सेंटर एंड से बॉलिंग कर रहे थे, जहां से इनको स्पिन भी मिल रहा था। 9 ओवर्स किए उन्होंने इस एंड से। अब देखना होगा कि उस एंड से कितना फर्क डाल सकते हैं, क्योंकि यहां से तो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन फिर कप्तान साद नसीम ने फैसला किया कि वो खुद बॉलिंग करना चाहते हैं। शायद उनको ये एहसास होगा कि वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं स्पिन। रमीज जो है वो कुछ सालों बाद हमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नजर आए हैं। अब उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब तक बहुत मुतासिर किया उन्होंने अपनी बॉलिंग से। आज सुबह आप भी जब पिच पर मौजूद थे, आप इंटरव्यूज कर रहे थे, अहमद शहजाद का आपने इंटरव्यू किया। अगर आपने देखा हो कि जो पवेलियन एंड पर अगर दाएं हाथ से बल्लेबाज खड़ा हो, तो लेग साइड पर कुछ ना कुछ पैचेस मौजूद हैं। उसके लिए राउंड द स्टंप्स अगर बॉल की जाए तो वो कुछ फर्क डाल सकती है। देखिए, जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करेगा ये बढ़ते चले जाएंगे। तो अगर कोई रिजल्ट आना तो एक अच्छा बॉलिंग स्पेल की जरूरत है, रन थ्रू करने वाला स्पेल। अच्छी बॉलिंग है, यहां पे चांस नहीं हुआ। मिड इन ओवर से अपने अगले स्पेल की शुरुआत की रमीज ने। 152 पर 2। आज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा दिन। मैं फरहान, जो हमारे स्टैटिस्टिशियन हैं, इनसे पूछना चाहूँगा कि क्या कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ कि एक ही मुल्क की 2 टीमें एक ही दिन में 2 इंटरनेशनल गेम्स खेल रही हों। एक पाकिस्तान की साइड एशियन गेम्स अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेल रही है, दूसरी पाकिस्तान की जो मेन टीम आज अपने वर्ल्ड कप का आगाज़ करेगी नीदरलैंड के अगेंस्ट। अब से कुछ देर में वो मैच शुरू होगा। एक बड़ा दिन है। दुआ गो है कि दोनों ही टीमें पाकिस्तान की अच्छा करें। सिंगल्स अब आसानी से आ रहे हैं। तो कुनुमल, क्या सोचते हैं? अब ये एक अच्छा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है कि 2 टीमें, 2 बेहतरीन टीमें आप डेवलप कर रहे हैं और खड़ी हैं। जी हाँ, एक जगह कप्तानी कासिम अकरम कर रहे हैं, नौजवान कासिम अकरम, और दूसरी जानिब जो है वो बाबर आजम क़यादत करेंगे और नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला होगा।
अरे ये बहुत ही खुशाइंद है जिस तरह क्रिकेट टूर्नामेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, इवेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, फिर नौजवानों को मौके भी ज़्यादा मिलते हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स में कासिम अकरम जो अंडर 19 की भी कप्तानी कर चुके हैं, उनको मौका मिला कि वो पाकिस्तान की क़यादत करें। ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है। या हमारे सिस्टम की भी अक्कासी करता है कि हमने दो टीमें खड़ी की हैं, दो क्वालिटी साइड्स खड़ी की हैं। एक सेमीफाइनल खेल रही है जिसमें भी बहुत टैलेंटेड प्लेयर हमारे फ्यूचर है। यहाँ पे ओवरथ्रो के रन मिल जाएंगे, एक ही रन मिलेगा। अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है हमें जो पाकिस्तान की टीम अफगानिस्तान से टकरा रही है। ज़्यादा खुशाइन बात तो नहीं है क्योंकि आखिरी खबर आने तक 108 पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए थे पाकिस्तान के 16 ओवर्स में सेमीफाइनल अगेंस्ट अफगानिस्तान। अच्छी बॉलिंग है ये, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकती है। थोड़ी किस्मत तो चाहिए विकेट हासिल करने के लिए। अली ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है दोनों प्लेयर्स की जान, इसको सॉफ्ट हैंड से खेल के एक रन लिया जा सकता था। इस वक्त इतनी कंफ्यूजन, जबकि आपने मुश्किल वक्त गुजार लिया है और एक अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी है। दोनों बैटर्स का इस तरह से इनके औसान खता होना समझ नहीं आ रही कि इस चीज़ का अब उनके ऊपर प्रेशर है। ये सिंगल ना भी लिया जाता तो कोई ज़रूरी नहीं थी और आसानी से बन भी सकता था। आपकी कमेंट्री का प्रेशर है कुनवल, बहुत क्रिटिकल होते हैं आप। 50 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 155 पर 2। ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही है चाइना से। यहाँ पे 115 पर पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई सेमीफाइनल में, लेकिन वहाँ पे हम जानते हैं कि पिचेस टर्निंग पिचेस हैं, स्पिन मिलता है वहाँ पे। और पाकिस्तान आज सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ खेला है, आमिर जमाल के साथ। अच्छा लगा, उस्मान कादिर की वापसी हुई है बड़े मैच में। सुफियान मुकीम बहुत अच्छी फॉर्म में है, खुशदिल शाह विद द बॉल बहुत अच्छी फॉर्म में है। तो अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। हांगकांग के खिलाफ भी आमिर जमाल ने एक अच्छी इनिंग्स भी खेली, 42 रन बनाए। तो अच्छी ऑलराउंड कारकर्दगी दिखा रहे हैं आमिर जमाल। हमारी नेक तमन्नाएं। इस दफा ऊंचा खेल दिया साहिबजादा फरहान ने और ये गेंद चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इनफ इज इनफ। साहिबजादा फरहान इसी लेंथ की ताक में थे, थोड़ा बॉल आगे गिरा हुआ बॉल, और हम जानते हैं कि ये कितनी जोर से हिट मारते हैं। उसका डेमो भी दिखाया उन्होंने हमें। तगड़े प्लेयर हैं, पॉजिटिव प्लेयर हैं। हेलमेट का इशारा किया है जो शायद इस चीज को शो करता है कि बॉलर राउंड 2 विकेट बॉल करे। और ये वो शॉट लेंथ को पिक किया, ज्यादा आगे कर दिया बॉल। इससे पहले थोड़ा खिंचा हुआ बॉल कर रहे थे, लेकिन ये बॉल जोन में था, ये उस एरिया में था जिसको ये पसंद करते हैं। काफी डिस्कशन हो रही है फरहान और रमीज के दरमियान कि अब राउंड 2 विकेट अगर आप बॉल करते हैं तो क्या लाइन और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। कुनवल अभी देखिए, एक जानदार शॉट खेलने के बाद दबाव जो है वो नज़र आ रहा है फील्डर्स पर भी, बॉलर भी दबाव में आएंगे। और जिस तरह से आप तज़किरा कर रहे थे कि साहिबजादा फरहान ऐसे खिलाड़ी है नहीं जो ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक सकें, यहाँ उन्होंने थोड़ा सा दबाव ज़रूर डाला। एक फ्लाइटी डिलीवरी थी और उसको आसानी से खेल दिया। ऐसे शॉट्स उनके लिए बहुत आसान हैं और वो किसी भी वक्त खेल सकते हैं। ज़रूरी ये होगा कि वो अपने नर्व्स पर कब तक काबू रखें, क्योंकि इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज जो हैं ये रीढ़ की हड्डी हैं पेशावर के लिए। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इनकी बैटिंग लाइनअप पे, और इसीलिए मुझे लगा था कि अगर लाहौर अर्ली ऑन विकेट्स लेता है तो पेनिट्रेट कर सकता है इस बैटिंग लाइनअप में। पहली विकेट अच्छी आसानी से हासिल कर ली थी, लेकिन देन ये दोनों एक्सपीरियंस्ड हैं, स्किलफुल हैं, और आज तो पर्पस भी है कि आपको लंबा खेलना है, सरवाइव करना है। वो शॉट जोन में बॉल कर दिया, ये एरिया पसंद है इनको, तगड़े हैं, सीधा हिट खेलते हैं। अब राउंड 2 विकेट
रमीज को देखेंगे हम, क्या ये कुछ किस्मत में तब्दीली ला सकती है? अच्छा बॉल है ये। अच्छी स्ट्रेटजी ब्राउन द स्टंप्स अब बैटर को मजबूर करेंगे कि वो फ्रंट फुट पे खेलें, कहीं ना कहीं हल्का सा एज निकले। सिली मिड ऑन पर एक फील्डर भी मौजूद है शॉर्ट लेग पर, तो या इसे अच्छे तरीके से कलाइयों की मदद से खेला है 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट साहिबजादा फरहान का। जब आप अगेंस्ट अ स्पिन इस तरह का शॉट मिड विकेट की जानिब खेलते हैं तो आप में बहुत स्किल मौजूद होता है। ओवर पिच डिलीवरी, अच्छा फायदा उठाया इस लेंथ का, कलाइयों का भी इस्तेमाल अच्छा किया, 4 रन हासिल किए। बहुत अच्छा शॉट था ये। और हल्का सा अब आप देख सकते हैं कि साहिबजादा फरहान का मूड जो है वो तब्दील हुआ है, तेवर दिखाना शुरू कर दिए अपने। हल्का सा नहीं, मैं पूरा देख सकता हूं। उसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जो तारिक साहब और सलमान बट कर रहे थे पिछले सेशन में, कि जब रमीज मीडिया सेंटर एंड से अच्छे बॉल कर रहे थे, टाइट और लाइन लेंथ पे बॉलिंग कर रहे थे, बांध के रखा हुआ था दोनों बैटर्स को, तब आपने वो जो चेंज करके अपने आप को लेके आए, उससे जो वो शॉट मेकिंग एबिलिटी है वो दोबारा से उजागर हो गई, आसान हो गई कंडीशंस, बाउंड्री डिलीवरीज मिलना शुरू हो गई। तो उस चीज़ का खमियाजा अब रमीज भी भुगत रहे हैं। अच्छा स्पिन मिला है, तो अब जो रन स्कोरिंग है वो आसान हो गई है। 80 रन पर पहुंच गए साहिबजादा फरहान इस सिंगल के साथ। 51 ओवर्स के बाद 166 पर 2। साद नसीम बॉलिंग जारी रखेंगे मीडिया एंड से। और आज सुबह मैच के आगाज़ से पहले एजाज चीमा जो कि बॉलिंग कोच हैं लाहौर वाइट्स के, वो वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ और जो मीडिया एंड से अगर बॉलिंग करवा रहे थे, जो आप बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं उसी तरफ आऊँगा कि जो मीडिया एंड से अगर बॉलिंग करवाई जाए लेग स्पिनर रमीज से, तो और अगर राउंड द स्टम्प्स वो आए तो वहाँ पर पैचेस जो मौजूद हैं वो एजाज चीमा ने रमीज से सुबह इसके ऊपर डिस्कशन भी की। ये उनके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छा पॉइंट रेज किया आपने, क्योंकि जहाँ पे अगर आप इस वक्त कामरान गुलाम खड़े हैं इनके बिल्कुल सामने एक रफ पैच है, लेकिन ये जो पैच है ये थोड़ा फुल है, थोड़ा आगे है। यहाँ पे जब बॉल अगर पिच करेगा वो इजीली निगोशिएट हो सकता है, लेकिन प्लान अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एग्जीक्यूशन चाहिए। वो रमीज इससे बेहतर कर सकते हैं साद नसीम से। तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि शायद अगर आपने कुछ डिफरेंट करने का सोचना है तो आप रमीज को वापस इसी एंड से लेके आइए। वो जो पैच वो थोड़ा आगे जरूर है, लेकिन शायद कुछ ना कुछ अनइवन बाउंस आपको देखने को मिल सके वहां से। लेकिन शायद कल जब साद नसीम बॉलिंग कर रहे थे तो साद नसीम ने आपकी कमेंट्री सुन ली होगी, और आप जो कह रहे थे ना साद शेन नसीम, इसलिए वो इस एंड से खुद बॉल कर रहे हैं। काश मेरी बातें ये सुन सकते तो बहुत कुछ बेहतर हो जाता। लेकिन ये बात तो है कि कल हमने स्पिन देखा था, बड़ी ब्रेक की थी साद नसीम ने, तो शायद उसी वजह से जो कॉन्फिडेंस है साद नसीम का वो हाई है। और हम ये बात करते आए हैं कि अपने आप को ये अंडर बॉल करवाते हैं, इनको ज़्यादा बॉलिंग करनी चाहिए। कराची के अगेंस्ट भी विकेट्स हासिल की थी इन्होंने। ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप विकेट हासिल, यहाँ चांस हो सकता है स्ट्राइकर एंड पे। टाइमली मना किया केजी ने, सही कॉल, अच्छी कॉल।
52 ओवर के बाद 168 पर 2। अच्छा सेशन रहा है ये, एक्सटेंडेड सेशन है, 1 बजे तक जाएगा जुमा ब्रेक की वजह से। जितनी भी क्रिकेट हमने अभी तक कवर की है यहाँ पे, ये 5वां गेम है, तो जो कंपटीशन है वो सबसे अच्छा हमें इस सेशन में नज़र आया है, जहाँ पे अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, कंपैरेटिव क्रिकेट, और दूसरी जानिब अच्छी क्वालिटी बॉलिंग देखने को मिली है। 2 लेग स्पिनर्स को देखने को मिला है, 2 ऐसे बॉलर्स जिन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है। तो देखने वाले को भी, इवन कमेंट्री करने वाले को भी कंपैरेटिव क्रिकेट हमेशा अच्छी ही लगेगी। और साइड स्क्रीन को दुरुस्त किया जा रहा है। क्या रमीज जो हैं वो दोबारा राउंड द स्टंप्स आएंगे या ओवर द स्टंप्स आएंगे? एक स्लिप, जी हाँ, ओवर द स्टंप्स आएंगे रमीज। सामना करेंगे कामरान गुलाम, अपने एक और निस्फ सेंचुरी के करीब हैं, 43 पर नॉट आउट हैं। अच्छा स्पेल किया रमीज ने, 16वां ओवर कर रहे हैं, 39 रन दिए हैं, अच्छा कंट्रोल दिखाया, मुश्किलात डाली हैं दोनों क्वालिटी बैटर्स को। अनलकी रहे, अभी तक विकेट नहीं हासिल किए, लेकिन करीब करीब आए हैं विकेट हासिल करने के। दोनों ही बल्लेबाज मुस्तनद हैं। कामरान गुलाम ने 50 गेम्स खेल रखी हैं फर्स्ट क्लास करियर में, तो जाहिर है उनका भी तजर्बा बहुत ज़्यादा है, आसान नहीं होगा उनकी विकेट भी हासिल करना। चांस हो सकता है यहाँ पे, उमर अकमल के सर के ऊपर से बॉल 4 रन के लिए चला जाएगा। तो जो किस्मत की हम बात कर रहे थे वो रमीज का साथ नहीं दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, लेकिन उमर अकमल के सर के ऊपर से बॉल 4 रन के लिए चला गया। अच्छी पॉजिटिव शॉट था ये, कदमों का इस्तेमाल किया इस दफा, और उमर अकमल ने कोशिश जरूर की लेकिन ये बहुत दूर। इस तरह कामरान गुलाम थोड़ा सा चार्ज करते हुए रमीज को। काफी देर हवा में रहा बॉल, क्या ये कहना गलत होगा कि उमर एडजस्ट कर सकते थे, क्योंकि बॉल रहा हवा में, उमर इंतजार करते रहे कि शायद बॉल उन तक आएगा, कदमों का इस्तेमाल किया था, काफी देर हवा में रहा है बॉल। अगर थोड़ा प्रोएक्टिव होते, थोड़ा पहले पीछे को जाते, तो शायद अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती थी, क्योंकि ये हम बात करते रहे हैं कि लाहौर की पिच पे आपको हाफ अपॉर्चुनिटी को भी फुल में कन्वर्ट करना है अगर आपको विकेट्स हासिल करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, कुछ डिफरेंट करना है। बट स्टिल हम इसे ड्रॉप चांस तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि शायद थोड़ा इनोवेशन लाते, थोड़ा प्रोएक्टिव होते, मे बी शायद। लेकिन सबसे एक्साइटिंग जो चीज थी वो शॉर्ट लेग फील्डर का रिएक्शन था जब कदमों का इस्तेमाल किया कामरान गुलाम ने। सिली पे जो फील्डर खड़े हुए भाग गए थे वो। अली जरिया फील्डर थे वहां पे, मजेदार रिएक्शन था उनका।
अली ज़रियाब के रिएक्शंस पे नज़र रखिएगा। सलीम मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे थे, जब कदमों का इस्तेमाल किया कामरान गुलाम ने, छोड़ा वो बॉल। देखिए बहुत पहले ये भाग लिए थे, अपनी जगह छोड़ गए थे। एक्साइटिंग टाइम था ये। अली, आप भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुके हैं। आपने स्लिम इट ऑन स्लिम इट ऑफ पे फील्डिंग की, कभी आपके रिएक्शंस भी हम देख सकते थे ऐसे, या आप दूरी फील्डिंग करते थे? नहीं कुनुमल, मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं इतना अच्छा शायद कैचर नहीं था कि मैं स्लिम मिड ऑफ या शॉर्ट लेग पे फील्डिंग करता। मैं स्लिप फील्डर अच्छा था, ये लोग कहते हैं, लेकिन हमारी फेलो कमेंटेटर हैं मरीना इकबाल, उनका बहुत एक्सपीरियंस है और वो पछताती हैं उस दिन को जब उन्होंने हाँ किया कप्तान को कि मैं यहाँ फील्ड कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से कप्तान को ये कह देंगे कि मैं यहाँ फील्ड करना चाहता हूँ, फिर आप ही करते रहते हैं फील्ड वहाँ पे। 2 रन दूर हैं कामरान गुलाम अपने सेंचुरी से। वक्त लिया है। अली ज़रिया, आपका ये रिएक्शन जो है ये बार बार देखने के काबिल है। जिस तरह से उन्होंने दौड़ लगाई, यहाँ से कामरान गुलाम ने कदमों का इस्तेमाल किया, वहाँ अली ज़रियाब ने दौड़ना शुरू किया। कुछ एक्साइटिंग तो एटलीस्ट हमें देखने को मिला है इस सेशन में। काफ़ी कुछ हुआ है सुवाए विकेट ज़्यादा गिरने के। सिर्फ एक ही विकेट गिरी है, लेकिन ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए। उस्ताद नसीम भी राउंड द स्टंप्स आकर बॉल कर रहे हैं और साहिबजादा फरहान की पेशकदमी जारी है अपने एक और शानदार सेंचुरी की जानिब। यहाँ पर एक दफ़ा फिर तब्दीली की गई है फील्डिंग में और सलीम डॉन पर एक फील्डर प्लेस किया है साद नसीम ने। काफ़ी ऊज एंड आज सुनने को मिले हमें आज के दिन, क्योंकि 2 लेग स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं। ये अच्छी चॉइस है, क्योंकि फिंगर स्पिनर्स हमें यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं, अनलेस आप नुमान अली जैसे स्किलफुल और एक्सपीरियंस्ड ना हो। तो जो वाहिद चांस है वो रिस्ट स्पिनर का है अगेंस्ट राइट हैंडर। आसानी से एक और रन हासिल किया साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम ने। अब आसानी से रन आ रहे हैं। वो जो पहला मुश्किल वक्त था वो गुजर गया, कंफर्टेबल हो गए हैं दोनों, एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। आबिद अली ने तो शायद सबसे ज़्यादा एंजॉय किया होगा इस सेशन को, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं। और ये मेरा फेवरेट टाइम है, जब लंच टाइम पे 3 मिनट रहते हूँ। और चाहेंगे दोनों बैटर्स कि प्रोबेबली शायद 2 ओवर्स होंगे, क्योंकि दोनों जानिब से स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं। सरवाइव किया जाए, थोड़ा रीथिंक किया जाए, दोबारा आए लंच के बाद शायद नई स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि जो ट्रेल है वो 393 की है। आपने याद रखना है कि 100 ओवर्स में 400 रन्स भी करने हैं अगर आपने मैक्सिमम बोनस पॉइंट्स हासिल करने हैं। और जो भी टीम यहाँ पे वो पॉइंट्स हासिल नहीं कर पाई है वो अनलकी रही है, क्योंकि अगर इधर रिजल्ट नहीं आएगा तो एटलीस्ट आपको बोनस पॉइंट्स हासिल करने हैं, बैटिंग बोनस पॉइंट्स। जी अली, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और जिस तरह से पिछले 5 मैचेस में यहाँ पर मैच का नतीजा नहीं निकल पाया, दोनों ही टीम्स ने ये चीज़ जो है वो अपने माइंड में कहीं ना कहीं रखी है और स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है इस हवाले से।
कामरान गुलाम 49 रन पर। एक साजिद खान जैसा कैरेक्टर चाहिए होता है हर टीम को। शायद यहाँ पे लाहौर को भी ऐसे ही कैरेक्टर की ज़रूरत है, स्किल की नहीं, कैरेक्टर की। क्योंकि हम देखते हैं जिस तरीके से वो इन्वॉल्व रहते हैं गेम में। लेकिन इस सिंगल के साथ कामरान गुलाम ने अपने करियर की 20वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। बहुत ही टाइमली इनिंग, बहुत पेशेंस वाली इनिंग, बहुत ही क्लासिकल इनिंग। वेल डन कामरान गुलाम। कामरान गुलाम अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखे हुए और पिछले मैच में लाहौर ब्लूज के खिलाफ भी एक 50 स्कोर की थी एबटाबाद में। यहाँ 11 सेंचुरीज बना रखी हैं कामरान गुलाम ने। ये बहुत ही अच्छा कन्वर्जन रेट है। दैट शोज कि अगर वो 50 से ऊपर जाते हैं तो वो फिर 100 करते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 100 करेंगे। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है, कंडीशंस हैं, अप्लाई कीजिए, मज़े लीजिए। वक्त भी है, कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप अननेसेसरी शॉट खेलें और अपनी विकेट थ्रो करें। इस दफ़ा ये अच्छी गेंद थी, इसको पिछले कदम पर जाकर साहिबजादा फरहान ने खेला। और अच्छी चीज़ ये कि दोनों ही बल्लेबाज जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं। एक अच्छी पार्टनरशिप की अशद ज़रूरत है पेशावर को। पेशावर 178 पर 2। आखिरी ओवर मोस्ट लाइकली खाने के वक्फे से पहले कप्तान साद नसीम बॉल करेंगे। राउंड 2 विकेट तो आ गए हैं। साद नसीम, आपकी अच्छी असेसमेंट को वैल्यू दी है उन्होंने, लेकिन क्या ये राइट बॉलर हैं राइट एंड के लिए, ये क्वेश्चन है। जी, पिछले ओवर में भी हमने देखा था कि साद नसीम राउंड द स्टंप्स आकर बॉल कर रहे थे। तो आपके जो सवाल है इसका जवाब तो जाहिर है साद नसीम ही दे सकते हैं। आप भी दे सकते हैं, इतना मुश्किल सवाल नहीं किया मैंने। अगर मैं कप्तान होता तो जाहिर है कि मैं रमीज से इस एंड से बॉल करवाता और इसी स्ट्रेटजी से, और एक फील्डर मैं स्लिम इट ऑफ पे भी रखता, ज़्यादा अटैकिंग आता। या मैं एग्री करूंगा आपकी इस सोच से कि रमीज को इस एंड से ही बॉलिंग करनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं ऑल्दो वो इतने यूजफुल नहीं है पैचेस, बट स्टिल इतने हैं कि डाउट क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक बॉलर कंसिस्टेंटली उसको हिट करता रहेगा तो डाउट डेफिनेटली क्रिएट करेगा बैटर के जहन में। और अगर अच्छा वक्त हो, अच्छा टाइम हो, किस्मत थोड़ी साथ हो, तो ये जब ऑन ड्राइव मारने जाते हैं, बैटर्स अगेंस्ट स्पिन खेलने की कोशिश करते हैं, वहाँ से बॉल अगर शार्प स्पिन हो जाए, थोड़ा लो रह जाए, तो विकेट हासिल हो सकती है। क्योंकि विकेट्स लेना ही मसला है, रन स्कोरिंग मसला नहीं है यहाँ पे। बीस विकेट्स हासिल करना होते हैं अब 4 दिन के मैच में। यहाँ पर ये मसला रहा है, तमाम ही टीम्स ने स्ट्रगल किया है, बॉलर्स ने ख़ास तौर पर। ये आखिरी गेंद थी लंच से पहले, उसको अच्छा खेले साहिबजादा फरहान, 1 रन हासिल किया। और ये बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप रही अब तक। जहां 102 रन की है पार्टनरशिप कामरान गुलाम और साहिबजादा फरहान के दरमियान। पेशावर रीजन के 2 सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आज उन्होंने मुजाहरा किया रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जल्दी विकेट गंवा दी थी पहली, लेकिन उसके बाद जैसे साहिबजादा फरहान ने, अनलाइक साहिबजादा फरहान, अपनी नेचर के अगेंस्ट बैटिंग की है, अपना वक्त लिया है, 166 बॉलें ली हैं,
85 रन्स के लिए, और उतना ही शानदार साथ निभाया कामरान गुलाम ने। इस पार्टनरशिप में इक्वली तारीफ के मुस्तहिक हैं। 40 ओवर्स का ये सेशन, लंबा सेशन था ये, जिसमें 103 रन्स आए, 1 विकेट गिरी, लेकिन रन रेट को कंट्रोल में रखा है। तो इस सेशन को हम कहेंगे कि ये लाहौर वाइट्स के नाम रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है, स्ट्रेटजी की है, ऑल्दो ज़्यादा विकेट्स तो हासिल नहीं किए लेकिन ज़्यादा रन्स भी नहीं दिए। जी हाँ, ये ज़रूरी था कि अगर आपको विकेट्स नहीं मिल रही तो फिर आप रन्स भी ना बनाने दें। और अभी 389 रन्स दरकार हैं पेशावर को, और मौका है लाहौर वाइट्स के पास कि वो कोशिश करें कि विकेट्स हासिल करें। दो के इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अच्छी चीज़। या ये सेशन आगाज़ किया था, अहमद दानियाल ने पहले ही ओवर में विकेट हासिल की थी, लेकिन उसके बाद 2 एक्सपीरियंस बैटर्स आपस में जुड़ गए, साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम। और बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई, लेकिन वक्तन फ़वक्तन रन्स लेते रहे। ये पॉजिटिविटी भी हमें नज़र आई इस पार्टनरशिप के अंदर। पेशावर के 2 मोस्ट एक्सपीरियंस बैटर्स, स्किलफुल बैटर्स, स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कदमों का इस्तेमाल किया, रन्स भी लिए। कुछ ख़राब बॉल भी साद नसीम की जानिब से हासिल हुए, कुछ किस्मत ने भी साथ दिया, कुछ ब्रेवरी भी दिखाई। बड़े हिट तो शानदार खेलते हैं, सीधा शॉट बहुत तगड़ा खेलते हैं साहबजादा फरहान। अपनी निस्फ सेंचुरी दोनों ही बैटर्स ने अच्छे पॉजिटिव अंदाज में मुकम्मल की। कामरान गुलाम ने अच्छा साथ निभाया है साहबजादा फरहान का इस पार्टनरशिप में, और अपनी टीम को थोड़ा सेफ जोन की तरफ ले गए हैं। फरहान, साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम के दरमियान एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप जारी है। ये दोनों जब तक मौजूद रहेंगे, उम्मीदें बहाल रहेंगी पेशावर रीजन की। 85 रन्स बनाए हैं फरहान, साहिबजादा फरहान ने, और कामरान गुलाम नॉट आउट है 50 पर। अगरचे रमीज विकेट नहीं हासिल कर पाए, लेकिन तवज्जो का मरकज रमीज रहे। 17 ओवर किए, 47 रन दिए। असदुल्ला और अहमद दानियाल एक एक विकेट हासिल कर पाए हैं। मुनीब वासिफ भी अच्छी बॉलिंग की है, 7 ओवर में 19 रन दिए। 56 ओवर्स में सिर्फ 2 ही विकेट्स हासिल हुई हैं लाहौर वाइट्स के बॉलर को, और दोनों फास्ट बॉलर्स ने विकेट हासिल किए, अहमद दानियाल और असदुल्ला ने। लेकिन ओवरऑल एज अ कैप्टन साद नसीम इस बॉलिंग एफर्ट से नाखुश नहीं होंगे, क्योंकि अच्छी कंट्रोल्ड बॉलिंग की गई है। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में इस वक्त जुमा और खाने का ब्रेक है। आपसे कुछ देर बाद दोबारा मुलाकात होगी।
कदाफी स्टेडियम लाहौर में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी राउंड 5 का ये गेम पेशावर रीजन और लाहौर वाइट्स के दरमियान जारी है। आज इस गेम का तीसरा दिन और हालात कुछ यूँ हैं कि 2 विकेट्स गंवाई हैं पेशावर रीजन ने। वकार 30 रन बनाकर आउट हुए, 12 रन बनाए माज ने। और अब ये पार्टनरशिप फरहान और कामरान गुलाम की, 85 रन पर फरहान खेल रहे हैं, कामरान गुलाम ने 50 रन बनाए हैं। 56 ओवर्स में बैटिंग में 189 रन, 2 विकेट्स गवा के। दो फास्ट बॉलर्स ने एक विकेट हासिल की। अहमद दानियाल थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए लेकिन विकेट हासिल की। असदुल्ला ने अच्छी कंटेन्ड बॉलिंग की और एक विकेट हासिल की 39 रन देकर। रमीज़ जूनियर ने 17 ओवर्स में 47 रन दिए, विकेट हासिल नहीं किए लेकिन बॉलिंग बहुत शानदार की है। मुनीफ वासिफ का भी अच्छा डेब्यू, कंसिस्टेंटली अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है, 7 ओवर्स में 19 रन। लेकिन जो स्टार ऑफ द डे रहे हैं वो साहबजादा फरहान रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने बैट ले कदमों का भी इस्तेमाल किया, स्पिनर्स के खिलाफ चार्ज करते रहे। अब तक बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों के दरमियान जारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप, एक ऐसे मौके पे जब जल्दी विकेट गवा दी थी वकार अहमद की, तो थोड़ा स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। और इन 2 सीनियर मोस्ट मेंबर्स ने, मोस्ट स्किलफुल बैटर्स ने पेशावर रीजन के अपनी टीम को संभाला और मुश्किलात से बाहर निकाला और अब थोड़ा सेफ जोन में आ गए हैं। ऑल्दो अभी बहुत काम करना बाकी है, तो डटे रहना होगा, लड़ते रहना होगा। जो 389 रन दरकार हैं उसके लिए इन दोनों बल्लेबाजों की मज़ाहमत ज़रूरी होगी। जब तक ये पिच पर मौजूद रहेंगे, साद नसीम और उनकी जो टीम है उनके लिए मुश्किलात रहेंगी। लंच के वक्फे के बाद दोनों बल्लेबाज जो हैं वो भी तरोताज़ा होकर आएंगे और यकीनी तौर पर टीम मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस हुई होगी कि दोनों की मौजूदगी में पेशावर की बका है। 166 बॉलें खेली हैं और हम साहबजादा फरहान को जानते हैं कि ये एक बहुत ही अटैकिंग बैटर है, लेकिन अपनी नेचर के अगेंस्ट, अपनी टीम के लिए, अपने रीजन के लिए आज उन्होंने अपने अंदाज को बदला, वक्त गुजारा है क्रीज पे और अब दोबारा से रीबिल्ड करना होगा। इस पार्टनरशिप को दोबारा से आगाज़ करना होगा ज़ीरो से। 1 घंटे की ब्रेक के बाद आप दोबारा आएँ तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने के लिए और इनकी क्लास अलग है। कामरान गुलाम 50 रन पर 118 बॉलें, 5 चौके लगाए इस इनिंग में। लाहौर वाइट्स के लिए असदुल्ला आगाज़ करेंगे जिन्होंने 1 विकेट ले रखी है। अच्छी कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा आउटसाइड द ऑफ स्टंप। इस दफ़ा एंड चेंज करवाया रमीज़ का और जो हम तस्करा कर रहे थे लंच से पहले के सेशन में, साद नसीम ने रिव्यू किया अपने फैसले पर। अली, जिस तरह आप तस्करा कर रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए, चाइना से भी कुछ अच्छी खबर नहीं है और अहमदाबाद में भी पाकिस्तान की टीम स्ट्रगल कर रही है, जहां पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी अब पवेलियन लौट चुके हैं। रन्स मिल जाएंगे, शायद 4 रन्स मिल जाएंगे। अच्छा, थोड़ी देर बॉल हवा में जरूर रहा, उमर अकमल वहां मौजूद थे लेकिन बॉल को रोक नहीं पाए। 4 रन्स खाने के वक्फे के बाद पहली बाउंड्री साहबजादा फरहान और पेशावर रीजन के नाम। ये गेंद बहुत अच्छी थी, ये ड्राइव करने के लिए गए, बाहरी किनारा लगा है, एक कॉन्फिडेंट स्ट्रोक नहीं था और यहाँ पर फील्डिंग एफर्ट जो है वो इतनी ख़ास नहीं थी, ये गेंद रोकी जा सकती थी।
यहाँ बेहतर एफर्ट रिक्वायर्ड थी उमर अकमल की जानिब से, लेकिन दूर से ही डाइव मार दिया। अच्छी बॉलिंग है, अच्छा ये मैच रहा है रमीज के लिए। बस एक विकेट कॉलम खाली है, उसके अलावा बहुत इंप्रेस किया इन्होंने अपनी लाइन अपनी लेंथ से। जो आपने थोड़ी देर पहले तस्करा किया कि साद नसीम अपने प्लान से हट जाते हैं, उसमें फिर बॉलर की कारकर्दगी में भी तसलसल नहीं रहता। फिर बॉलर जो प्लान करके आता है, कप्तान उस प्लान में अगर थोड़ी सी तब्दीली कर दे तो फिर उसने जो माइंड बनाया होता है कि वो उस प्लान पर फिर मुकम्मल अमल नहीं कर पाएगा, फिर कहीं ना कहीं उसके जहन में बात रहती है और वो फिर अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। ओह ये चांस मिस कर दिया, अरे क्या कर दिया। एक तो मुश्किल से विकेट्स आ रही हैं और ऊपर से अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे हैं। लकी रहे हैं साहबजादा फरहान, अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरी थी ये, ललचाए ड्राइव करने चले गए और सीधा छाती पे खा गए बॉल और एक कीमती चांस मिस कर दिया फरहान ने। 184 पर 2। रमीज जूनियर नाकाम रहे अपनी पहली विकेट हासिल करने में, जबकि बॉल विकेट वाला कर दिया था। अच्छा सेटअप किया था, अच्छी लाइन और लेंथ पे गिरा हुआ बॉल इंटाइस किया साहबजादा फरहान को, जो कि ड्राइव करने गए और फिर जो हुआ वो मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर हम बारहा कह चुके हैं, अगर आप चांसेस कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये स्टंप इस लेवल ऑफ क्रिकेट पे वो होना चाहिए था, इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं है। कुनुमल देखिए फ्लाइटेड डिलीवरी, बहुत वक्त था विकेट कीपर के पास, इसको थामते और विकेट हासिल कर सकते थे। फरहान ने बिल्कुल भी अच्छी विकेट कीपिंग का मुजाहरा नहीं किया इस दफ़ा और यकीनी तौर पर खुद भी अफसुर्दा होंगे इस पर। या अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं था, अगर ये चांस कैपिटलाइज करते और साहिबजादा फरहान की विकेट हासिल करते तो शायद वो इनएक्सपीरियंस पेशावर की बॉलिंग लाइन बैटिंग लाइनअप में है उसको पेनिट्रेट कर सकते थे। वो इस वक्त तक पशेमान ज़रूर हैं कि इतना बड़ा चांस मिस कर दिया और इतनी बड़ी विकेट, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनके आउट होने 42 पर 3 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो गए नीदरलैंड के अगेंस्ट। वर्ल्ड कप का ये पहला मैच। और दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जो कि वो भारत के खिलाफ खेलेंगे गोल्ड मेडल के लिए। 4 विकेट से अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की। यकीनी तौर पर अफगानिस्तान की टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अफगानिस्तान में क्रिकेट का बेपनाह टैलेंट मौजूद है। वहाँ पे हमने देखा है कि अफगानिस्तान की टीम T20 में बहुत अच्छा खेलती है, ये उनका खासा है। कुनुमल आपका इत्तेफाक हुआ, आप गए अफगानिस्तान में लीग क्रिकेट को कवर करने के लिए, ज़रा बताइए कैसा एनवायरनमेंट है लोकल सतह पे, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, कितना क्रेज़ है वहाँ पे। ये तो हम जानते हैं कि क्रेज़ क्रिकेट का बहुत ज़्यादा है, बट फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैलेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से निचले लेवल पर बड़ा शॉट खेले गए हैं और कामयाबी से 4 रन हासिल करेंगे साहबजादा फरहान मिड विकेट की जानिब। वो जो चांस मिला था उसको अब ये कैपिटलाइज करेंगे, उन्होंने सोच लिया कि अब बड़े हिट्स लगेंगे। एक दफा फिर फ्लाइटेड डिलीवरी थी और साहिबजादा फरहान ने
स्लॉग स्वीप के लिए गए थे, 4 रन यहाँ पर मिल गए और उनका अंदाज बदल जाएगा। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, चांस मिलने के बाद एतमाद ज़्यादा आ जाएगा उनमें, और अब चूंकि वो सेंचुरी के करीब हैं, और आपके सवाल का जवाब भी मैं देता हूँ इस गेंद के बाद। 96 रन पर 181 बॉलें खेलकर साहिबजादा फरहान अली, जैसे आपने खुद ही कहा कि क्रिकेट का बहुत क्रेज़ है अफगानिस्तान में, और जो लीग मैचेस हैं, जो लोकल मैचेस भी हैं, तमाशाई बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मैच देखने के लिए आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। अब आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर स्टेडियम्स बन रहे हैं। T20 के अंदर हमने उनकी परफॉर्मेंसेज अफगानिस्तान की नेशनल टीम की भी हमेशा से देखी है, तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त टैलेंट देखने को मिला। उनके इंटरनेशनल प्लेयर हैं सिद्दीक अटल, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ डेब्यू किया। इस लीग में उन्होंने 2 सेंचुरीज़ बनाई, फिर एक ही ओवर में 7 छक्के भी लगाए, और कुछ फास्ट बॉलर्स वहाँ से बहुत अच्छे आ रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, एक और चांस था। 2 ओवर्स में 2 स्टंप मिस कर दिए हैं फरहान ने, विकेट कीपर। एक बड़ा शॉट खेलने गए साहिबजादा फरहान, बीट हुए। ये हार्ट ब्रेक है रमीज के लिए कि 2 ओवर्स में आप 2 चांसेस क्रिएट करें और दोनों बार ही विकेट। ये इजी चांस था, बहुत वक्त था फरहान के लिए। ये हार्ट ब्रेक है रमीज जूनियर के लिए। 193 पर 2। बैटर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है जब उसको पता हो कि किस्मत उसका साथ दे रही है, और यहां तो 2 ओवर्स में लगातार 2 बार किस्मत ने साथ निभाया साहिबजादा फरहान का। और अब बॉलिंग में भी तब्दीली की गई है। अहमद दानियाल की वापसी हुई है, 11 ओवर्स में 49 रन देकर 1 विकेट हासिल कर रखी है। क्या इंपैक्ट डाल सकेंगे, क्या प्रेशर डाल सकेंगे साहिबजादा फरहान पर? मिसिंग लेग स्टंप। इस तरह के चांसेस देने से सिर्फ बॉलर का मोराल डाउन नहीं होगा, पूरी टीम का जो मोराल है वो नीचे जाता है। और इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग हो रही हो, बॉलर तंदही के साथ बॉलिंग कर रहे हो, जान मार रहे हो, अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हो, और चांसेस जब मिल जाएं साहिबजादा फरहान जैसे बल्लेबाज को, तो फिर यकीनी तौर पर आप फतह के लिए तो नहीं जा सकते। तेजी से 1 रन मुकम्मल करेंगे। थोड़ा रिस्की खेल रहे हैं साहिबजादा फरहान, थोड़े इम्पेशेंट नजर आ रहे हैं। 2 मौके मिलने के बाद भी ये तुले हुए हैं कि अब चांस ही लेना है। और ये कोई अच्छा इंटेंट नहीं है कि ये समझ रहे हैं कप्तान कि अब भी 374 रन बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनका इंटेंट है वो डाउन द ट्रैक जाकर खेल रहे हैं। 2 चांसेस मिले, ये खतरनाक हो सकता है। अपनी हिकमत अमली के ऊपर रिव्यू करना होगा। या सिंपल चांसेस थे दोनों, बहुत वक्त था फरहान के पास, और एक यंग बॉलर जिसने इतनी मेहनत की हो पूरा दिन, और फाइनली वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करवाए और उसको सपोर्ट ना मिले विकेट कीपर से, तो हार्ट ब्रेक तो है। यहाँ बहुत वक्त मिल गया था दोनों डिसमिसल में। अगर जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, ब्रेव बॉलिंग, हवा में छोड़ा बॉल को, स्पिन मिला, बहुत वक्त है, गैदर ही नहीं कर पाए बॉल फरहान। इस बार थोड़ा बॉल नीचे रहा था, बट स्टिल इस लेवल पे ये होना चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए, विकेट हासिल करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ कि क्या बीत रही होगी स्पिनर पे, रमीज पे, जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद चांस क्रिएट किया।
बेहतरीन शॉट, ये कमाल का शॉट है और उसके साथ ही साहिबजादा फरहान ने अपने 100 रन मुकम्मल किए, अपने करियर की ये छठी सेंचुरी, इस सीजन की दूसरी सेंचुरी और पहली गद्दाफी स्टेडियम पे ये सेंचुरी साहिबजादा फरहान ने मुकम्मल की। एक स्पेशल इनिंग, एक स्पेशल प्लेयर की जानिब से बेहतरीन बैटिंग, लाजवाब बैटिंग का मुजाहरा और दाद वसूल कर रहे हैं साहिबजादा फरहान। 54.01 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 187 गेंदों का सामना किया। ये लाहौर ब्लूज के खिलाफ अपनी पहली सेंचुरी की थी एबटाबाद में, और अब लाहौर वाइट्स के खिलाफ यहाँ गद्दाफी स्टेडियम में एक और सेंचुरी स्कोर कर दी। अच्छी बैटिंग है ये। अब इन अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करना है साहिबजादा फरहान को। लंबी इनिंग, हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक ऐसी पिच के ऊपर तो एक बार इंसान आउट नहीं होता, तो जब 3-3 बारियां मिलेंगी तो क्या ये बात है। क्या शॉट खेला है, फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ कंट्रोल, स्ट्रेट ड्राइव साहिबजादा फरहान की, और अपने 100 रन इस बेहतरीन शॉट से मुकम्मल किए। और अच्छी हम्बल सेलिब्रेशन भी बताती है कि अभी क्रिकेट है। और एक बार फिर, लेकिन इस बार फील्डर के हाथ में जाएगा बॉल। 199 पर 2 पेशावर। नाखुश हैं साद नसीम, और राइटली नाखुश हैं, क्योंकि 2 ओवर्स में 2 स्टंपिंग्स विकेट कीपर ने मिस की हैं। खराब क्रिकेट है ये। थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील की है कामरान गुलाम के लिए, इसीलिए मिड ऑफ में एक फील्डर प्लेस किया है। कैच ड्रॉप करने से, स्टंप का चांस छोड़ने से पूरी टीम का जो एतमाद है वो गिर जाता है, और फिर इसको बहाल होने में कुछ वक्त लगता है। लाहौर वाइट्स जो आज सुबह से ही अच्छे उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे थे, अब यकीनी तौर पर उसमें एक डंट जरूर पड़ा है। या आप कुछ कॉम्पनसेट करना होगा फरहान को, कोई एक अच्छा कैच पकड़ना होगा, एक हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना होगा, तभी ये दाग मिट सकेगा। 200 रन इसी असना में मुकम्मल हुए पेशावर रीजन के, सिर्फ 2 विकेट्स गवाकर, और पहला बैटिंग पॉइंट भी हासिल कर लिया है। और अब बाकी 39 ओवर में बाकी मायंदा 200 रन बनाने होंगे अगर मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट्स हासिल करने हैं तो, और साहिबजादा फरहान अगर खड़े रहेंगे तो ये हो जाएगा। साहिबजादा फरहान जो थोड़े जल्दी दिखा रहे हैं ये रन्स बनाने के चक्कर में, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि बकिया मानदा 40 ओवर में 200 रन्स करने हैं, वो ये चाहते हैं कि कुछ तेज बैटिंग की जाए। और अब साहिबजादा फरहान जबकि अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं, मजीद उनके एतमाद में इजाफा हुआ है। पिछले मैच में भी सेंचुरी स्कोर की थी, एक फतह लेकर आए थे, तो एतमाद तो ज्यादा है पेशावर की टीम का।
देखिए दाद देनी होगी रमीज जूनियर की, जिस तरीके से जिस ब्रेवरी से ये बॉलिंग कर रहे हैं। आसान नहीं होता है कि आपके 2 ओवर्स में 2 स्टंपिंग्स मिस हो जाएं और फिर भी आप दलेरी से बॉलिंग करते रहें, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हिम्मत नहीं हार रहे हैं। रमीज जूनियर सबसे इम्प्रेसिव स्पिनर नजर आए हैं इस सीजन के अभी तक। गद्दाफी स्टेडियम में जितने भी स्पिनर्स हमने देखे हैं, ये थोड़ी फ्रस्ट्रेशन ज़रूर है और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 203 पर 2। आज मौसम कदरे गर्म है लाहौर में, और जो अक्टूबर का महीना ख़ास तौर पर, इसमें जब शाम के साए ढलते हैं तो खुनकी आ जाती है। कल भी शाम में मौसम बेहतर था, लेकिन ये प्लेजेंट वेदर है क्रिकेट के लिए। इसको तमाम ही क्रिकेटर्स एंजॉय कर रहे होंगे, और बड़ी खूबसूरत सेटिंग गद्दाफी स्टेडियम की। और ऐसे में अगर वो स्टम्प चांसेस हो जाते तो लुत्फ दोबाला हो जाता, और पेशावर की टीम पिछले कदम पर जा सकती थी, क्योंकि साहिबजादा फरहान जैसे खिलाड़ी को चांसेस मिले हैं। अब थोड़ा सा सफर तो जरूर करना पड़ेगा लाहौर वाइट्स को। यहाँ इस मैच के बाद उर्दू वाला सफर भी करना है इनको, अभी तो इंग्लिश वाला कर रहे हैं। ट्रेवल करेंगे एबटाबाद और रावलपिंडी पहली बार इस टूर्नामेंट में। लाहौर वाइट्स की टीम, अच्छा चैलेंज होगा वहाँ पे, अच्छा मौका होगा कि एक जीत हासिल की जाए, क्योंकि बैटिंग फॉर्म में है। अच्छा हुआ कि उमर अकमल ने भी थोड़े रन्स किए, 60 रन्स की इनिंग खेली। अहमद शहजाद तो एक बहुत बेहतरीन फॉर्म में है। अली ज़रियाब बहुत अच्छी फॉर्म में है। 3 प्लेयर ऐसे हैं जो डबल सेंचुरी कर चुके हैं। कप्तान साद नसीम ने भी डबल सेंचुरी स्कोर की, अली ज़रियाब ने डबल सेंचुरी स्कोर की, अहमद शहजाद ने डबल सेंचुरी स्कोर की, आबिद अली ने भी एक बड़ी सेंचुरी बनाई। तो बैटिंग फॉर्म में है, जहाँ थोड़ी सपोर्ट मिलेगी तो अच्छा होगा। ये मोहम्मद आरिफ है, अली बल्लेबाजों का फिर इम्तिहान होगा जब वो रावलपिंडी एबटाबाद में खेलेंगे। तो ये जो इतने ज़्यादा रन्स किए हैं, यकीनी तौर पर एतमाद में तो हैं, लेकिन वहाँ पर कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी। कड़ा इम्तिहान होगा बल्लेबाजों का, जैसे मेरा है इस वक्त। जी हाँ, आप मुझे झेल रहे हैं, यह आपका वाकई कड़ा इम्तिहान। मैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एक यंग बॉलर आए और वो इतनी मेहनत से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे और विकेट कीपर उसको सपोर्ट ना करे। ये ख़राब क्रिकेट है। आपको साथ तो देना होगा अपने बॉलर्स का ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस में। आहा, व्हाट अ शॉट! इस शॉट में अथॉरिटी थी, इस शॉट में फ्लेयर था, इस शॉट में चौका था। क्या बात है साहिबजादा फरहान की, अब कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, बाउंसर किया था, सवाल पूछा और इसका कड़ाकेदार जवाब। बल्ले से लगने के बाद ये गेंद बिल्कुल मिडल हुई, उसमें शानदार टाइमिंग, शानदार बैलेंस, खूबसूरत बैटिंग।
जो आवाज आई थी बल्ले से जब बॉल टकराया. That's the best you can ask from him as a captain. मिलेगा मिलेगा रैम्बो मिलेगा शाबाश He wouldn't mind that. But what he will mind is missing chances. Oh, there's another one. You don't have any excuse for this. You should be ready on that shot catching position. It has been that kind of a day where nothing has gone in the way of Ramiz, who has been bowling brilliantly all throughout. His stats do not suggest what outstanding spell he has been bowling. There you see, wasn't that fast, and Imran Dogar reacted too slow on this occasion. This should have been taken. But there is some point that I need to make over here, Marina. Imran is playing his first game, and he is fielding in this key position where chances can come. This is a specialist position, but unfortunately here, in our circuit, the one who comes in, the newest person in the team, it automatically becomes his duty to stand over here. Whereas in the other teams, in the longer format, it is a specialist position. So this is something that they need to focus on and have somebody here who does that as a specialist. Slightly shorter, they've got protection. We saw Ali Zaryab on that position early on. Imran Dogar, he's tall enough and probably not suited for this position, and rightly mentioned by you, this is a specialist position. You need to have the right technique and be ready. I don't know why Ali Zaryab has opted out. This time, quicker through the air. He'll pick up a single. Very unfortunate. You have to feel for Ramiz. 2-1-4 for 2, Peshawar region. Inform. .118 partnership among these two. Kamran Ghulam, Saibzada Farhan. A brilliant 100 for the captain. 109. Kamran Ghulam on 61. He has complicated the skipper. Actually complimented the skipper beautifully. Munib to continue. There's nothing much you can ask from the bowlers. But again, as fielding side, you need to back them up. Standing tall and defending Saibzada. We've talked a lot about spinners. Mehran has stood out for Peshawar, and Ramiz, for us at least, has stood out. The numbers don't justify. There we see, this is the first one, and the keeper, as the ball crosses the batter, he's taking his eyes off and he's getting up too early.
And in the second one again, he doesn't have his eye on the ball because when ball hits him, he's looking straight. And then this one, driven on the back foot, will be a run. And we shall see the third chance created by Ramiz. There we see. And this should have been taken. Third time unlucky. They say third time lucky, but here Ramiz has been third time unlucky. You can feel the silence in the field. But what's gone is gone. They need to move on and be proactive as fielders, especially capitalize the opportunities presented. Yes, they will all feel that, but they have themselves to blame only. And it has been the case all throughout these games. There have been chances at times which have gone down in the slips, which have not been taken by the fielders at different positions. And now, out of all those fielders, the keeper, the person who is most likely to take those chances, he lets go 2 in 2 overs, and which on this pitch is huge. It's absolutely big. It's criminal to say the least. Nicely timed, just guided it towards the third area, using the pace and the width. Farhan, he's toying with the ballers now. Talking about the batters, I think they've been very sensible. They have realized from the start that they are the two most experienced players and most of the responsibility has to be taken by these two, and they've played sensibly. And we must appreciate the bowlers. They kept them quiet because they are very good players, but there was some very, very tight bowling. Did not allow them to free their arms at all, especially Ramiz and Asadullah. In tandem, they bowled really well, and then Ahmed Danial followed. Unfortunately for them, when the frustration came out, they just could not grab their chances. This one again, bowled within the stumps, played to mid-on. You really can't blame the bowlers. They've done their work. But again, this is a team game. And each and everyone who is present in the middle knows how difficult is it to grab a wicket on this venue. But again, you need to be active. You need to be talking to your bowler. Yes, we do understand that the ball has been staying a little low. But again, you should be ready for it as a keeper or as a short catching position. We see a change in the field now. A shot catching mid-on, and then Ali Zaria moving from cover position. He's gone back to deep fine leg now. So the fielding now suggests that it's going to be absolutely straight into the stumps. Everything has to be in the stumps now with this field. He just cannot afford to give him any sort of room outside the off stump. That it is. The plan has now shifted back to the original one. Stay within the stumps. Thought to end the over, 4 coming off it. 219 for 2, Peshawar region. Ramiz continuing. He's bowled 21 over 68 for none. That actually does not reflect the bowling he's been doing. Creating chances, 3 at least. But again, you have to admire him for the braveness. Again, he's continuing with the line and length. We've talked about close catching, and as you mentioned, it has to be a specialist because there's certain technique required if you want to field in those positions. Imran Dogar now under the helmet. And I'll ask you, Salman, because you have spent a lot of time there. Is this the right technique? Well, you have to stay very low down, as low as possible. And
when we saw that chance come by where Imran Dogar could have possibly taken that catch, he wasn't actually placed in the right position. If we can have those visuals, it'll be easy for people to see where he was and where he should have been. And also, I reckon it's important where your weight is in terms of your feet especially. Down the track, created a room, and that will, no, it won't be a boundary, it's got protection there. But I reckon that Imran Dogar probably is keeping his weight on his heels, and that makes it difficult for him to move. We can discuss the technique when we have the visual. It will be more suitable at the moment. Ramiz continues to bowl within the stumps, and pretty similar the fortunes of both the spinners. One playing for Peshawar and the other one for Lahore. Both bowled well, both created chances, and both were not lucky enough. So sometimes that is the case. The game can be harsh, and every day does not favor you. Sajid Khan bowled his heart out and died. Smashed hard. I think it did hit Imran Dogar. But that's fine, you'll have to take some when you want to field on those positions. 2-2 for 2, Peshawar. Imran Dogar there in the picture, and we just saw the visual where he could have taken a possible catch, but his weight was on the back and on the heels, and as if he was anticipating a big shot. So you have to think positive. You have to just see if there's going to be a baton pad, and the rest can take care of itself. You are allowed the evasive action, but that was a defensive stroke, and I don't know why he was thinking something else. Probably because he's not a specialist. You do a certain type of training for such places. And I'll ask you that, what sort of training you did when you used to field at that position? Well, luckily we had Bob Woolmer with us then when we were playing Test cricket. And our first tour was Australia. And there again on the legs this time, not collected by the keeper, and will be 2 easy runs. Buys. So every morning of the test match, he used to give around 50 to 100 catches. 2 silly fielders and 1 short slip for the spinners. So he used to sit down on one knee, have this underarm thrown to him, and you used to hit it towards us. Sometimes flat and sometimes block. So it was a good practice, and also it trained our muscles where in the glutes, in the lower back, to stay down for longer periods. Because you need that. It is such kind of a position which isn't comfortable. So if you are not used to it, you will have problems. Good delivery. Surprised Kamran Ghulam. But Muneeb has been decent enough again. Shift your weight, and you do not have to move unless the shot has been offered. Because the still you are, the more likely you are to react better. And the key is to stay still and stay low for as long as possible. If you keep moving or have something going in your head and anticipating a big shot, the natural instincts, the natural evasive action would take over, and that will not allow you to react properly. So you have to accept that you are going to get hit, and you have to come beyond that thought to sit here and do well. That's where Imran Dogar made a mistake. He started to stand up. Well, it's gone. It's done and dusted. Well, it's gone. It's done and dusted. Lahore Whites, they've bowled well.
That's one positive they can take out since this morning, or perhaps from the last evening as well. All they need to do is, as a team, come together, pull up their socks and say, okay, whatever is gone, it's gone. Now we need to count these chances and even turn the half ones into full ones and grab wickets. Straightish line again, back of the length, delivery. They're happy to nudge it around. Kamran Ghulam and Saibzada Farhan, they are in no hurry. Well, why would they be in a hurry? 67 gone, 225 for 2, Peshawar. शाबाश शाबाश भाइयों एवरीबॉडी शाबाश एफर्ट करो शाबाश शाबाश रमेश. We've seen Kamran Ghulam charging down against Ramiz, and what he's trying to do is just unsettle him, play some mind games. Again, Ramiz has been brave enough to let it go, and he's been very consistent in terms of line and length. But if you're a batter who's been struggling against a certain spinner, again, well bowled. Well, one of the reasons why Ramiz has bowled so well and has not been countered is none of these both batters, they sweep. So if they were able to sweep and disturb his length, then things may have been different. But what I've seen from these two is they haven't swept, and all they have done is occasionally taken a chance and come down the track and try to hit him over the infield. And that, because he has bowled so consistently in the right areas, has not been done often enough. And that's credit to Ramiz. And at the same time, the batters, both of them, if they were sweeping, they could cause more problems to Ramiz and ask difficult questions of the opposition. Off the back foot, easy single. And that does indicate that if you want to dominate a good spinner, sweep shot is one of the staples you need to have in your arsenal. They're happy to just negotiate Ramiz like this, and every now and then they might attack him down the track, but doing nothing fancy. Yes, they know there's not much experience to come after both of them, and they have taken this responsibility, and they're trying their best to keep batting. Naturally, they both are stroke players, but courtesy, wonderful bowling from Ramiz and the others, they have been kept quiet for a period which has extended to 67 overs now. Tossed up, couldn't really capitalize on this one. Saibzada Farhan ends with a dot ball. 2 to 6 for 2, Peshawar region. Would it be a good ploy for Ramiz just to change things up, to come around the wicket to the right-handers? Yes, just for a change, maybe a couple of overs, just to draw the batters in a different zone. Maybe he can. Not a bad idea, because he has a lot of runs to play with. He's bowled wonderfully. And the batters, both of them, they do not have a long stride. So maybe, yes, take a chance, change things, and then come back if required. Meanwhile, Farhan, he's been unable to collect, and maybe the thought process in his mind isn't ideal, and he's unable to forget the chances that have not been grabbed by him. There we see. Now, if we can see this visual again, see where he's sitting. He's sitting way outside off stump.
So the whole field has changed, the line of the attack has changed, and he is still where he was when the field was off-stump dominated. And that's why it's taking him so long to get down the leg side and collect these two balls. Again, you see him sitting over there. So that is the lack of game awareness. Consistently bowling between the stumps or on the legs, and the keeper is sitting outside the off stump, way outside the off stump. And maybe the captain hasn't noticed it, none of the players have noticed it, and even the bowler and the keeper himself. It's quite evident that the line of attack is within stumps. And obviously, we talk that cricket is game of margins. It's a big point. Remember, Marina, we were having a conversation of minor adjustments when you bat. And we spoke about, it was off air, by the way, we spoke about the foot, if you stand up open-chested in your stance for the in-swing. Again, bowl within the stumps and just pushed away back towards the bowler. So when you change your stance and you open up, then you got to adjust. You will add some shots and you will subtract some shots. And the same goes over here. When you change the field, your angles should change. And wicketkeeper being a key position, he has to respond. And here we can see he's constantly standing away from the offside, whereas the attack has changed. See, he has a leg slip on his side and he's standing outside the off stump. Yeah, these are little things. Farhan hasn't have a good day behind the stumps. Missed a couple of chances. Maybe that is still running in his mind. But you need to let go very quickly and be proactive. And these minor things, as a keeper, as a fielder, as a bowler, you need to adjust and understand the angles of the game. To be fair to the fielders, I think the change of the domestic season, how it should be played, has also not helped them. There were only 6 teams in the previous 3 years, and Farhan was out of the scene for a good 3.5 years. And now when he's come back, definitely that layoff shows upon a person's performance. And especially if you don't have anything to do with cricket and you start working in some other field and then come back after 3.5 years and try to reboot, you actually miss some things. And that is where the margin can be given to these fielders as well who have made a comeback after 4 years. Got a sweeper. .69 gone, 228 for 2, Peshawar region. Trailing by 340 runs, Peshawar region. The partnership is 151. With skipper and Kamran Ghulam out in the middle. They're taking their time, mature enough, and they have well knitted this partnership against Lahore White. Especially the way they handle the spinners, specifically Ramiz, has been commendable. Peshawar are still 340 runs behind and would require another 172 in the next 31 overs to get the maximum points. I do not know where Ramiz has been consistent in his bowling, why to take deep mid-wicket. Because if batters try to hit him over mid-wicket against the turn which he's getting and the bounce, there's every chance that the ball can, go and they can sky up one and thus create a chance for the fielding side. So this again is not Saad Naseem bowling. This is Ramiz. A lot of control over his bowling he has got. Not a single time we've seen that he has dropped one shot. So again, that's a good point. You might leave that area open and force them to play across the spin and open up venues. That's what we were talking about. What different now Lahore Whites can do. Just play around this partnership. These batters are well settled in.
You need to think out of the box. Running hard for a couple and will pick one. Well, you have to entice batters. You have to make them look at the vacant spaces and go against the line, against the spin of the ball, and play less percentage cricket. And that is where you create your chances on good batting surfaces. And this is some trick which Lahore has missed lately, despite scoring so much. Overall, Saad has been really proactive in terms of his captaincy, the way he rotated the bowlers. Maybe a questionable point was the time he took Ramiz off. But again, the tactical decisions, especially in this time of play, it's really important. It's driven, and it's driven hard. Again, looking for two easy couple. If Lahore manages to break this partnership, they might get a chance to go through the rest of the batting because there isn't much experience left. Again, a hint of turn. That's what we've seen all day long from Ramiz. Single to end the over. 70 gone, Peshawar region, 234 for 2.
तमाम तर जो फोकस है वो शायद ज़्यादा फरहान पे रहा है। 116 रन की शानदार इनिंग और उनका खूब साथ दिया है कामरान गुलाम ने, जो कि 71 रन पर नॉट आउट हैं 154 बॉलें खेल के। 30 रन बनाए वकार ने, 12 रन बना सके माज। 234 रन 70 ओवर में 2 विकेट्स गवा के पेशावर रीजन। एक बहुत बेहतरीन अथॉरिटी वाली इनिंग रही साहिबजादा फरहान की जानिब से। फुल ऑफ स्ट्रोक्स, बहुत ही शानदार क्वालिटी स्ट्रोक्स देखने को मिले। फील्डर्स के सर के ऊपर से लेंथ को भी जल्दी परखा, बहुत जोरदार शॉट्स देखने को मिले। बड़ी किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन सबसे क्वालिटी ये रही कि बड़े शॉट्स मारने से नहीं घबराए। खिलाइयों का भी अच्छा इस्तेमाल और एक बहुत ही स्पेशल 100 एक स्पेशल प्लेयर की जानिब से। एक फरहान ने सेंचुरी स्कोर की और दूसरे फरहान, जिनका नाम फरहान निसार है, वो कमेंट्री बॉक्स में आ गए। आपको खुशामदीद कहते हैं फरहान। बहुत शुक्रिया अली। और जैसे आप बात कर रहे थे साहबजादा फरहान की, अगर हम पहला सेशन देखते हैं तो 2.58 का रन रेट था और साहबजादा और कामरान गुलाम ने अपने स्ट्रोक्स को रोका क्योंकि रमीज़ बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे ही साद नसीम बॉलिंग करने के लिए आए तो दोनों ने अपने हाथ खोले। साहबजादा को 2 चांसेस भी मिले तो उसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपने करियर की 6ठी सेंचुरी स्कोर की है पेशावर के कप्तान। डिसअपॉइंटेड होंगे साद नसीम, क्योंकि बहुत ही आसान 2 मौके गवा दिए विकेट कीपर फरहान ने, और दोनों बार साहिबजादा फरहान थे और तब उनकी सेंचुरी भी नहीं हुई थी। जो ट्रेल है 334 रन की है। फरहान जब अगर तब भी साहिबजादा फरहान के विकेट हासिल कर लेते तो एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाता। हम ये होप कर सकते थे कि बाकी आने वाले बैटर्स जो कि इनएक्सपीरियंस्ड हैं, लाहौर की बॉलिंग शायद रन थ्रू कर सकती। और अली, जिस तरह नौजवान बॉलिंग लाइन ने 77 पर दोनों ओपनर्स को आउट किया था, तो इस विकेट को देखते हुए वो बहुत उम्दा बॉलिंग की परफॉर्मेंस थी, कामयाबी थी। और उसके बाद साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम भी बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेल पाए, तो ये जाहिर करता है कि लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन लाहौर के विकेट कीपर और उनके साथ फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। इमरान डोगर भी एक कैच पकड़ने में नाकाम रहे। तो 3 चांसेस मिल चुके हैं पेशावर के कप्तान साहबजादा फरहान को। फरहान ये भी करीबी मामला था, क्योंकि जो साद नसीम की बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये लगा कि ये कैच होना चाहिए था। फेस ऑफ द बैट से बॉल निकला है। अली ज़रियाब इससे पहले इस पोजीशन पे फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन अब इमरान डोगर को खड़ा किया वहां पे। आसान पोजीशन नहीं है, लेकिन अब आप अपने सबसे यंग फील्डर को, सबसे क्विक फील्डर को खड़ा करते हैं यहाँ पे, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इस तरह के कैचेस ले। $236 रन। फरहान क्या कहेंगे, क्या इसे कैच कहेंगे इस एफर्ट को? जैसे ऑन साइड पर खेला था, ये आगे बॉल ज़रूर गिरा, लेकिन यहाँ पर भी रिएक्शन बहुत स्लो था इमरान डोगर का। ये ख़राब गेंद थी, लेकिन इसको बाउंड्री में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो आमतौर पर बहुत क्विक रिएक्शन होता है, जो भी फील्डर हेलमेट के साथ विकेट के करीब खड़े होते हैं, चाहे सिली मिड ऑफ हो या शॉर्ट लेग हो, लेकिन यहाँ भी इमरान का रिएक्शन बहुत स्लो था और जल्दी खड़े हो गए थे। और एक बार फिर हम नज़र डालेंगे उस अटेम्प्ट पे, ऑल्दो थोड़ा उनके सामने गिरा, लेकिन अगर अपनी पोजीशन में रहते, बैठे रहते, फुल फेस ऑफ द बैट से बॉल निकला था। बहुत जल्दी खड़े हो गए थे, अगर ये बैठे रहते तो शायद हैंग ऑन कर सकते इस कैच को। ऐसे ही हाफ चांसेस को ऐसी पिच में कन्वर्ट करना है फुल चांसेस में।
और आमतौर पे कहा जाता है कि जो छोटे कद के फील्डर्स हैं उन्हें इस जगह पर खड़ा करना चाहिए। इमरान दराज कद हैं। लेकिन अली, हमने द ग्रेट इंजमामुल हक को बहुत दफ़ा इस जगह पर फील्डिंग करते हुए देखा है और बड़ी कामयाबी से उन्होंने फील्डिंग की है। वो भी तवील कामत थे। 236 पर 2। इसके बारे में बात करेंगे कि कौन सा फील्डर किस पोजीशन के लिए सूटेबल होता है। ये एक अच्छे कप्तान, एक अच्छी मैनेजमेंट की निशानी होती है कि उनको मालूम हो कि किस फील्डर की क्या स्ट्रेंथ है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ के फील्डर वहाँ खड़ा करना है, इसलिए फील्डर खड़ा नहीं होना चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। शायद इमरान डोगर से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यंग है, क्योंकि क्लब क्रिकेट में आपको याद हो फरहान, सबसे जो यंग और जो जूनियर प्लेयर होता है उसको बली का बकरा बनाया जाता है, क्योंकि मुश्किल पोजीशन है ये। बॉल लगने के चांसेस होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा गया कि अक्सर मिड ऑफ पर होते हैं। इमरान पहला मैच इस सीज़न का खेल रहे हैं, जबकि अली ज़रियाब जो इस टीम में है रेगुलर मेंबर हैं इस टीम के, और उन्हें हमने देखा है पिछले मैचेस में इस पोजीशन पर फील्डिंग करते हुए। तो बेहतर यही था कि अली ज़रियाब को ही इस जगह पर खड़ा किया जाता। लेकिन मोहम्मद रमीज़ की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। लगभग 5 बरस के बाद इस तर्ज की क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है और पहली ही नज़र में उन्होंने सबको अपना गर्विदा बना लिया। जहाँ नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि एक ऐसी पिच जहाँ पे स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है। आपको अपनी लाइन, लेंथ, अपनी पेस पे इन्हिसार करना है, और इन्होंने सारे खाने टिक किए हैं। सिर्फ एक खाना मिसिंग है, वो है विकेट्स कॉलम, और वो भी टिक कर दिया था अगर फरहान उसको मिटा ना देते। अच्छा शॉट, हवा में बॉल, कवर्स की जानिब खेल के 1 रन हासिल किया है साहबजादा फरहान ने। और अभी भी मोहम्मद रमीज़ के खिलाफ बिल्कुल आसानी से नहीं खेल रहे कामरान गुलाम। और अगर ऐसी विकेट पर एक लेग स्पिनर की बॉलिंग पर 3 मरतबा विकेट का मौका मिले और फील्डर्स और विकेट कीपर साथ ना दे पाएँ तो फिर हौसले पस्त होते हैं बॉलर के। लेकिन रमीज़ आज तमाम दिन पूरी अपनी कुव्वत से, एनर्जी से बॉलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दाद देनी होगी साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम को। ये पार्टनरशिप जो है 159 रन की हो गई है, और यही हम एक्सपेक्ट करते थे। दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही स्किलफुल हैं, कमिटेड भी लग रहे हैं। एक मकसद के तहत बैटिंग हो रही है। टेबल टॉपर्स हैं पेशावर की टीम, और मुश्किल कंडीशंस में ये मैच जीत के आ रहे हैं, जहाँ पे बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस हैं। और यहाँ पे वो चाहेंगे फरहान कि 100 ओवर्स में मैक्सिमम बैटिंग पॉइंट्स लिए जाएं, और अगर ये दोनों खड़े रहते हैं तो ये वेरी मच पॉसिबल है कि बाकी आने वाले 28 ओवर्स में 160 रन बना सकें। 162 रन की पार्टनरशिप, 239 पर 2 पेशावर रीजन। ओ एक बार फिर क्या ये आउटसाइड एज था, लेकिन लंबा स्पिन, बड़ा ब्रेक मिला है साद नसीम को। और उनके जो एक्सप्रेशंस हैं साद नसीम को, वो ये बताते हैं कि आउटसाइड एज लगा है, लेकिन लाइव सीन्स में हम शायद उस तरीके से ना बता सकें। लेकिन स्पिन खूब मिली है, अच्छी जगह पे पड़ा हुआ है बॉल। ओह, क्या ये बल्ला पैड को लगा है? क्या ये आउटसाइड एज है? लेकिन इनकी टेक्निक पे बहुत क्वेश्चंस होंगे इस मैच के बाद फरहान की।
एक दफ़ा फिर देखते हैं साद नसीम अराउंड द विकेट, ये रफ पर गेंद गिरा, डबल माइंड हुए साहबजादा और विकेट कीपर जो है, और ये गेंद अब चले जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। रिवर्स स्वीप किया इसे कामरान गुलाम ने और अंपायर शोज़ेब रजा ने इसे 4 रन करार दिया। इनोवेशन रिवर्स स्वीप इस बार कामरान गुलाम के जानिब से। उन्होंने कहा काफ़ी हो गया लेग स्टंप के बाहर बॉल करना, कुछ डिफरेंट करते हैं। राउंड द विकेट मिडिल एंड लेग पे ये पड़ा हुआ बॉल इसे आसानी से खेल दिया। आजकल के जो मॉडर्न डे बैटर्स हैं इनको बहुत महारत हासिल है इस शॉट पे, बहुत प्रैक्टिस करते हैं इन शॉट्स की। लेकिन एक और ऐसा दिन जो फरहान भूलना चाहेंगे, फरहान निसार नहीं, इस दफ़ा दूसरे रन के लिए वापस पलटेंगे और आसानी से 2 रन मुकम्मल किए। लेग स्टंप लाइन पर बॉलिंग कर रहे हैं साद नसीम और जो रफ बना हुआ है बॉलर्स के फुट मार्क्स, उस पर उन्हें खासी मदद भी मिली है। फरहान इंटरेस्टिंग एक्शंस थे साहबजादा फरहान के जब बॉल बीट हुए हैं। हम एग्जैक्टली इस एंगल से नहीं बता सकेंगे कि वो चांस था या नहीं। ओ टाइमली साइड पे हो गए थे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है और आप भी देख सकते हैं साद नसीम के चेहरे से बता सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। काफी मूवमेंट दिखाई दी डोगर की जानिब से। ओवर का हुआ इख्तिताम 247 पर 2। या इंटरेस्टिंग चांस था वो। साहबजादा फरहान के बल्ले पे नजर रखिए, स्लो किया बॉल, अच्छे एरिया में गिरा, फ्रंट फुट पे कमिट कर गए और यहाँ पे उसके बाद यूजुअली इन्होंने बल्ले का इशारा किया है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं जब बैट एंड पैड हो या बल्ले इनसाइड एज होके LBW की अपील पे बैटर करते हैं, अंपायर को इशारा करते हैं कि मेरे बल्ले से बॉल लगा है। लेकिन स्टिल ये हमारे लिए नाकाफ़ी है ये एंगल कि हम इसको कंक्लूसिवली बता सकें कि ये आउटसाइड एज हुआ या नहीं। आवाज़ तो आई। इमरान डोगर ने कहा मेरी बस हुई। वापस अली जरियाब सिले पे आके खड़े हो गए हैं और जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि छोटे कद के फील्डर ज़्यादा करामद रहते हैं, तो अब देखना होगा कि अली जरियाब कैसे डील करते हैं इस सिचुएशन को। और जब 2 बैटर्स इतना सेट हो जो ज़ोरदार हिट मारते हो तो ये चीज़ भी इस फील्डर के डाउट जहन में रहता है, ये डाउट कि बॉल लग ना जाए क्योंकि जोरदार हिट मारते हैं दोनों। यह मुश्किल पोजीशन है। अली ज़रियाब की हमने पहले बात की कि रेगुलर मेंबर अब टीम के बैटिंग में रन्स कर रहे हैं, इनका एतमाद जो है वो बुलंदियों पर है, तो यकीनन फील्डिंग में भी इनका जो बैटिंग का एतमाद है वो काम आ सकता है। दूसरी जानिब इमरान डोगर पिछले 4 मैचेस में टीम से बाहर रहे हैं, इस मैच में उनकी वापसी हुई, उस तरह से रन्स नहीं कर पाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बैक ऑफ माइंड जो है फील्डर के जहन में होती हैं। लेकिन आपके इनफॉर्म बैटर हैं अली ज़रियाब और इसके बाद आपने ट्रैवल करना है अप नॉर्थ, जहां पे आपको अपने जो सबसे फॉर्म वाले बैटर्स हैं वो फिट चाहिए, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ेगी ऐसे बैटर्स की।
वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो बॉलिंग फ्रेंडली हैं, तो शायद एक ये चीज़ भी सोचना चाहिए अली दरियाब को वहाँ पे खड़े करते हुए। शायद ही मैंने किसी को इतना अच्छा स्पेल करते हुए देखा है इस लेवल ऑफ क्रिकेट में, किसी विकेट लिए बगैर। बहुत ही अनलकी रहे हैं रमीज, 83 रन दिए हैं लेकिन ये वैल्यू नहीं रखते हैं। हम जानते हैं कितनी अच्छी बॉलिंग की है, इसीलिए वो जो ऑल्दो आप स्टैटिस्टिशियन भी हैं साथ, कमेंटेटर होने के साथ साथ, इसीलिए मैं स्टैट्स पे इतना बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि अगर स्टैट्स पे जाएंगे तो 0 विकेट और 84 रन दिए हैं, लेकिन हमने इनको यहाँ बॉलिंग करते हुए देखा है, जिस शानदार बॉलिंग लाइन और लेंथ पेस कंट्रोल से बॉलिंग की है, ये स्टैट्स आपको नहीं बताएंगे फरहान। ये स्टैट्स वही बताते हैं कि जो फिगर सामने आ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग टीमों को सिलेक्ट करते हैं उनका ग्राउंड में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये स्टैट्स देखकर वो यकीनन इनको किसी भी सतह पर मुंतखब नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी बॉलिंग देखेंगे तो मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। 250 रन इस ओवर में मुकम्मल हुए 74 ओवर्स के बाद। साद नसीम को भी स्पिन मिला है और इसीलिए उन्होंने इसी एंगल से कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। राउंड 2 विकेट। इंटरेस्टिंगली ऑफ साइड पे सिर्फ 3 फील्डर हैं, एक स्लिप में है, पॉइंट और कवर के दरमियान एक फील्डर है, और आसानी से रन्स दे दिए हैं। रिवर्स स्वीप एक बार फिर, शानदार शॉट गुलाम की जानिब से, एक और चौका अपने नाम किया है। ये लाइन बिल्कुल तंग नहीं कर रही है कामरान गुलाम को, आसानी से रन हासिल कर रहे हैं। और यही बेहतर हरबा है लेग स्पिन के खिलाफ स्कोर करने का। इस गेंद को पिच नहीं होने दिया, आगे बढ़कर रिवर्स स्वीप किया और 4 रन हासिल किए। और इस शॉट की वजह से स्लिप का फील्डर हटाकर थर्ड पे रख दिया गया है ताकि इस शॉट को रोका जा सके। आसानी से लॉन्ग ऑन की जानिब खेल के एक रन हासिल करेंगे। बहुत ही स्मार्ट बैटिंग कामरान गुलाम की जानिब से। शायद साहबजादा फरहान के लिए ये एंगल और जो स्ट्रैटेजी कामरान गुलाम के लिए पिछले बॉल पे इस्तेमाल की गई थी, इनके लिए ज़्यादा करामत हो सकती है रादर देन कामरान गुलाम, क्योंकि वो रिवर्स स्वीप मारते हैं, छोटे कद के हैं, स्वीप भी अच्छा खेलते हैं। साहबजादा फरहान सीधा खेलने को प्रेफर करते हैं, तो जब आप आउटसाइड दी लेग स्टंप रफ को इस्तेमाल करेंगे तो जो भी बैटर सीधा खेलने जाएगा उसके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उमर अकमल आज एक्शन में नजर आए, एक्टिव नजर आए, इन्वॉल्व नजर आए गेम में, और ये अच्छा साइन है। सीनियर प्रोज जैसे उमर है, अहमद है, आबिद अली हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं साद नसीम को। कई तजर्बाकार खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। साद नसीम के पास भी 100 से ज़ायद फर्स्ट क्लास मैचेस का एक्सपीरियंस है। अगर हम अली दरियाब को देखते हैं तो अभी भी वो ज़्यादा बेंड नहीं है, ज़्यादा झुके हुए नहीं है, बिल्कुल खड़े खड़े
इस पोजीशन पर मौजूद है। अगर जब गेंद होगा, अगला गेंद होगा, तो उस वक्त हम दोबारा इन्हें देखेंगे। अच्छा गेंद था, लेकिन अब विकेट में इतना वक्त मौजूद है बैटर्स के लिए कि वो अच्छे गेंद को भी बैक फुट पर जाकर पंच करते हैं, पुश करते हैं और आसानी से सिंगल्स ले रहे हैं। तो यहाँ पेशावर की टीम अपनी हिकमत अमली में कामयाब दिखाई देती है। 2 बैटिंग पॉइंट्स मिल गए हैं और 350 तक अगर पहुँचते हैं तो 4 पॉइंट्स लेकर वो यहाँ से जाएंगे। टेबल टॉपर्स हैं, तो उनके लिए सब अच्छा रहेगा लाहौर में। अरशद खान जो कि कोचिंग स्टाफ का हिस्सा है, हेड कोच है पेशावर की टीम के, अपने ज़माने के बेहतरीन ऑफ स्पिनर, ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल लेजी अप्रोच के साथ बॉलिंग किया करते थे। लेंथ बहुत शानदार थी। आई एम श्योर उन्होंने भी काफ़ी क्रिकेट खेल रखी होगी इस ग्राउंड पे। 76 ओवर के बाद 257 पर 2। राउंड द विकेट बल्लेबाज पर हमलावर हो रहे हैं 7 नसीम, लेकिन 3 फील्डर जो हैं ऑन साइड पर बाउंड्री लाइन पर खड़े किए हुए हैं। स्लिप भी अब हटा ली है। तो इन 5 मैचेस में अभी तक अली 7 नसीम की जो प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, वो समझने से लोग कासिर रहे हैं। या आज बेहतर नजर आई स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग, क्योंकि शायद आज बॉलिंग ऑप्शंस बेहतर थी। लेग स्पिनर थे, 2 लेग स्पिनर जब टीम में शामिल हों, 2 अटैकिंग ऑप्शंस शामिल हों, तो कप्तान का दिल भी बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा अटैक कर सकता है। लेकिन इससे पहले जो हमने हालात देखे, बॉलिंग बहुत ही वीक नजर आई हमें लाहौर वाइट्स की। इसलिए आज इस बॉलिंग अटैक के साथ आप इनोवेशन देख सकते हैं। खुद ज़्यादा बॉलिंग कर रहे हैं, ये भी अच्छा साइन है। इनके साथ रमीज़ बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं। नए बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो जब आपको सपोर्ट हासिल होती है ऐसे बॉलर्स की, तो कप्तान फिर इनोवेट करता है, फिर प्लान कर सकता है। और एग्जीक्यूशन अच्छी रही आज प्लानिंग की। इससे पहले हमने देखा कंसिस्टेंसी नहीं थी, लेकिन इस इनिंग में लाहौर वाइट्स की जानिब से कंसिस्टेंसी नज़र आई प्लान में, एग्जीक्यूशन में, और इसी वजह से कप्तानी भी हमें यहाँ बैठ के अच्छी दिख रही है। और लाहौर के इन नौजवान बॉलर्स को भी दाद देना होगी। एक डेब्यू कर रहे थे, 2 का 5 साल के बाद कमबैक था। अहमद दानियाल भी बिल्कुल नए हैं। सिर्फ 13 फर्स्ट क्लास मैचेस का तजर्बा इन 4 बॉलर्स के दरमियान है, लेकिन उनकी बॉलिंग से कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ये बिल्कुल ना तजर्बेकार हैं या नौजवान हैं। बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है लाहौर वाइट्स के बॉलर्स ने। या और एक्सपीरियंस भी ऐड हुआ है। उमर अकमल आए हैं इस टीम में, और आज तो मैंने देखा कि काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं उमर अकमल इनिंग में। जो देखिए अभी भी इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, ये अच्छा साइन है लाहौर वाइट्स के लिए। एक्टिव नज़र आ रहे हैं। 257 पर 2।
फास्ट फील्ड की वजह से एक सिंगल हासिल कर पाएंगे। और हम ये बार बार बोलते रहेंगे कि ये जो फिगर्स हैं ये अक्कासी नहीं करते रमीज़ की, जिस तरह की बॉलिंग आज उन्होंने कराई। और काफ़ी हद तक इनके भी, साजिद खान के भी नंबर्स अक्कासी नहीं करते जिस महारत से उन्होंने भी बॉलिंग कराई। एक लाइन एक लेंथ को मेंटेन रखा हुआ है, गो के काफ़ी दफ़ा देखने में आया कि कामरान गुलाम ने स्पेशली नीचे उतर के इनको आड़े हाथों लिया है, लेकिन उससे घबराए नहीं। और ये एक अच्छे और बड़े दिल वाले स्पिनर की अक्कासी होती। मेरे लिए हैरान कुन है कि इतना अच्छा स्पिन बॉलर जो पिछले कुछ सालों में फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल पाया, यकीनी तौर पर ये न सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक हीरा साबित हो सकता है अगर इनको मौके दिए जाएं। जो इन्होंने आज यहाँ पर कारकर्दगी दिखाई है, ठीक लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया है। टर्न भी मिल रहा है, लेकिन अब थोड़ी सी जो मायूसी है वो उनके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो गई है, क्योंकि काफ़ी चांसेस क्रिएट किए लेकिन एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी दाद देनी पड़ेगी इनकी हिम्मत की, अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी। और एज अ कैप्टन इससे ज़्यादा आप एक बॉलर से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और फिर थोड़ी सी फ्लाइट दी, हल्का सा टर्न देखने में नज़र आया। जी हाँ, और यही क्रिकेट आपको सिखाती है कि आप जब भी गिरें आपने फिर उठना है, हिम्मत दिखानी है, पलटना है, झपटना है और गिव अप नहीं करना। कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारनी। ज़्यादा फ्लाइट दी लेकिन डिप कर रहा था, इसलिए साहिबजादा फरहान जो रिजल्ट हासिल करना चाह रहे थे वो कर नहीं पाए। सिंगल बना आखिरी गेंद पे 261 पे 2 पेशावर रीजन। अच्छा दिन रहा लाहौर वाइट्स के लिए ओवरऑल अगर बात की जाए। जो टैक्टिकल डिसीजंस की हम अक्सर बात करते आ रहे थे, साद नसीम ने काफ़ी हद तक उसको रिडीम किया। बॉलर्स की बात करें, कंसिस्टेंटली एक लाइन लेंथ पे एक प्लान के साथ बॉलिंग आज कराई, चाहे वो यंगस्टर्स हों, फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स। साद नसीम खुद भी लंच के बाद के सेशन के में आए और उन्होंने भी अपनी किस्मत ज़रूर आजमाई है, लेकिन उसके बरक्स दाद देनी पड़ेगी साहिबजादा और कामरान गुलाम को भी। जानते थे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है, बहुत तहम्मुल से खेला, दोनों स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, लेकिन कहीं भी ओवर अटैक करने नहीं गए। जी हाँ, लंच से पहले कुछ हरकत की थी साहिबजादा फरहान ने, डाउन द ट्रैक जाके कुछ शॉट्स खेली थी। आवाज़ आना शुरू होगी, ये खुशाइन बात है, क्योंकि फरहान आज काफ़ी क्रिटिसिज्म की जिद में रहे हैं। चांसेस कुछ मिस हुए, साहिबजादा फरहान के 2 स्टंप्स इन्होंने मिस किए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है अपने सिस्टम से निकाल के गेम में आना। मरीना, अब ध्यान देखना ही होगा कि साद नसीम की हिकमत अमली क्या होगी। एक ओवर के बाद ये एलिजिबल होंगे कि नई गेंद ले लें। क्या साद नसीम नई गेंद लेंगे, अपने फास्ट बॉलर्स को लेकर आएंगे या इसी तरह स्पिनर बॉलिंग से ही अटैक करवाएंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी फ़िलहाल नया बॉल लेंगे, क्योंकि कल भी इन्होंने देखा पेशावर ने जब पुराने बॉल से बॉलिंग की, जो शाम का सेशन था वहाँ मेहरान ने बहुत डोमिनेट किया। और जिस तरह की सरफेस है ये, जब गेंद पुराना होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, आसान नहीं होता उसको एज अ बैटर टाइम करना, लो भी रहता है। ये भी हमें नज़र आया, कल हमने देखा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब क्योंकि बहुत लंबी इनिंग्स होगी, इनकी पार्टनरशिप भी है और काफ़ी देर से बैटिंग कर रहे हैं, तो साद नसीम की कोशिश यही होगी
कि मेहनत करके रन्स बनाएं, क्योंकि नए बॉल पे टाइम करें बहुत आसानी आप रन्स बना सकते हैं, लेकिन पुराने बॉल पे थोड़ी मेहनत दरकार होती है। जी हाँ, अभी भी 305 रन्स दरकार हैं पेशावर रीजन को। डाउन द ट्रैक एक दफा फिर कदमों का इस्तेमाल किया और इस गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑन से बाहर 6 रन्स के लिए। राउंड द विकेट एक ट्रैप सेट जरूर किया था साद नसीम ने, लेकिन इस बार बहुत ही मुस्बत फुटवर्क नजर आया। साहिबजादा फरहान बहुत जल्दी निकले, जज कर ली थी फ्लाइट को, लाइन कवर की, पिच पे पहुंचे और थोड़ा सा तेज गेंद था जिसकी वजह से ज्यादा टर्न हुआ नहीं, और बहुत ही महारत के साथ ये 6 रन हासिल किए इन्होंने। फुल कंट्रोल में नजर आते हैं साहिबजादा फरहान। 269 पे 2। इस मैच के साथ साथ आज वर्ल्ड कप के मैचेस पे भी नजर है, जहां पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का मैच जारी है। सऊद शकील 68 रन की शानदार इनिंग्स खेली उन्होंने, पाकिस्तान को वापस ले आए थे गेम में। रिजवान के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी लेकिन आउट हो गए। वहाँ भी इब्तिदा में मुश्किल पाकिस्तानी बैटर्स को, विकेट में ग्रिप हो रहा था, लेकिन जिस तरह की लाजवाब बैटिंग रिजवान और सऊद की जानिब से हमें देखने को मिली, एक मोमेंटम दोबारा पाकिस्तान के पास शिफ्ट हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेट एरेना में कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही थी पाकिस्तान के लिए। इससे पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी सेमीफाइनल में एशियन गेम्स में। इस वक्त 160 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं पाकिस्तान के नेदरलैंड्स के खिलाफ। आज इफ्तिताही मैच पाकिस्तानी टीम खेल रही है। कंटिन्यू करेंगे रमीज, काफी तवील बॉलिंग कराई है इन्होंने आज, लेकिन लाइन और लेंथ नहीं छोड़ी, इस बात की दाद देनी पड़ेगी। वाहिद बॉलर अभी तक मुझे नजर आए इस सीजन में जिन्होंने अजय बरीना पिछले स्टैंड में अली यूनुस से यही तस्करा हो रहा था कि जिस तरह से बहादुरी से इन्होंने बॉलिंग की है और लाइन और लेंथ को मेंटेन किया है, बैटर्स को उकसाया है कि वो गलती पर जाएं, ये बहुत ही उम्दा मिसाल है एक। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अवेलेबल जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि साद नसीम ऑप्ट करेंगे उसे। स्पिनर्स ने काफी खामोश रखा हुआ है कामरान गुलाम साहिबजादा फरहान को के विकेट हासिल नहीं कर पाए, लेकिन चांसेस जरूर क्रिएट किए। और अच्छी चीज ये है कि रन्स इतनी आसानी से नहीं बनाने दिए जा रहे। कामरान गुलाम 92 पर मौजूद हैं, पेशकदमी जारी है इनकी। 12वीं सेंचुरी होगी फर्स्ट क्लास करियर में। इनका खासा है कि जब ये 50 रन बनाते हैं तो फिर लंबी इनिंग्स खेलने की सलाहियत रखते हैं। शुरू में भी इनको आउट करना आसान नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि कोई भी फॉर्मेट खेलें बहुत डोमिनेट करते हैं, गेम अवेयरनेस है, गेम को रीड अच्छा करते हैं, अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पे भी शुरू में बहुत टाइम लिया इन्होंने। स्पिन, अच्छी लाइन, अच्छा टर्न मिल रहा है। खान काफी एनिमेटेड हैं, चाहे अंदर हो या आउट ऑफ फील्ड। ये दर्द समझ सकते हैं रमीज का। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। बहुत ही एंजॉय किया इन्होंने अपनी बॉलिंग को। 2 के विकेट्स नहीं ले पाए थे, लेकिन फील्ड में काफी एक्टिव थे। जिस तरह इन्होंने ये सजदा रेज हुए अपनी पहली विकेट हासिल करने के बाद,
ऐसा बहुत कम देखा गया है कि आप पहली विकेट हासिल करने के बाद, अमूमी तौर पर बॉलर्स जो हैं वो 5 विकेट्स लेने के बाद, बल्लेबाज सेंचुरी के बाद इस तरह करते हैं। मेरा ख्याल है अगर आज रमीज को भी विकेट मिल जाती है तो जायज है सजदा उनका भी। विकेट आके रूम नहीं देना चाह रहे, कुछ ज़्यादा बड़ी स्ट्राइक लेते भी नहीं है शहजादा फरहान, तो बैकफुट पे ही रह के नेगोशिएट करना चाह रहे हैं। अली ज़रियाब फाइनली हेलमेट के नीचे। इमरान डोगर ने भी काफ़ी क्रिटिसिज्म सहा है इस पोजीशन पे। आसान नहीं होती ये पोजीशन, मैंने भी काफ़ी टाइम गुजारा है। एक चीज़ तो तय है कि आपको गेंदें लगती ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी बल्ले पे नज़र रखना और पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी हद तक मैटर करती है कि आप कितने सक्सेसफुल रहते हैं यहाँ पे। और जैसे सलमान बट से पहले बात हो रही थी कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है और स्पेशलाइज फील्डर्स होने चाहिए इस पोजीशन पे, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट में। जी आप दुरुस्त कह रही हैं। और मरीना, क्लब क्रिकेट में मौके मिले कई दफ़ा मुझे भी, एक दफ़ा फिर अच्छी गेंद कि सिली मिड ऑन पर या सिली मिड ऑफ पे फील्डिंग करूं। और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जाहिद मंसूर, जिनका ताल्लुक मलिक जिमखाना के रावलपिंडी क्लब से, और मैं भी मलिक जिमखाना में खेलता था, तो वो कप्तान होते थे और वो मुझे स्पेशली यहाँ पे फील्डिंग करवाते थे। दो कि मैं कोई बहुत अच्छे कैचेस नहीं लेता था, लेकिन मैंने कभी खौफ महसूस नहीं किया। पेशावर 274 पर 2। ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पे ये मुहावरा कि जो डर गया मर गया वाकई में लागू होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है आपके पास रिएक्ट करने को। अगर ज़रा से भी आपकी नज़र हटे या आपकी मूवमेंट में एरर आ जाए तो फिर आप जो चांसेस बॉलर क्रिएट करता है उसको आप कैपिटलाइज नहीं कर पाते। ये कहना गलत नहीं होगा कि थैंकलेस पोजीशन है, कैच पकड़ लो तो जिम्मेदारी है, छोड़ दो तो फिर बातें भी सुननी पड़ती हैं। जी, तनकीद का सामना तो करना पड़ता है, जाहिर है, लेकिन जब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो बॉलर्स, ख़ासतौर पर रमीज़, फिर फील्डर्स साथ ना दें और जो हाफ चांसेस हैं उनको फुल चांसेस में कन्वर्ट ना करें, बल्कि जो फुल चांसेस हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, तो फिर यकीनी तौर पर क्रिटिसिज्म, तनकीद जायज़ है और उसको फिर आपको सहना भी चाहिए। और तनकीद बिला तनकीद नहीं है, बेहतरी के लिए बेहतर हो जाएं, अपनी गलतियों से सीख जाएं, जिस तरह हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। ये जिंदगी का नाम है, गलतियों से सीखना। और लॉन्गर फॉर्मेट में बेहतर ये होता है कि एटलीस्ट आपके पास 2 ऑप्शंस हो, क्योंकि लंबा दिन होता है, सेशंस लंबे होते हैं। अली ज़रियाब भी मेरा ख्याल है इसलिए ऑप्ट आउट कर गए थे क्योंकि काफ़ी देर से वो इस पोजीशन पे थे और आसान नहीं होता। तो अगर आपके साथ कोई सेकंड बैकअप हो जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग की हो तो फिर एज अ कैप्टन, एज अ बॉलर आपके लिए बहुत मदद मिल जाती है। कप्तान है, एंजॉय कर रहे हैं रमीज भी। अच्छी चीज़ ये है, हालात जैसे भी हों मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए रखिए। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, ओवर भी पूरे करने हैं, दिन में बॉलिंग करनी। लेकिन हम बार बार तारीफ ज़रूर करते हैं और इस बात को भी मेंशन करते हैं कि ये नंबर्स अक्कासी नहीं करते। कमाल और महारत से बॉलिंग कराई है रमीज ने। 199 की पार्टनरशिप इन दोनों के दरमियान। लाहौर वाइट्स ने बॉलिंग अच्छी कराई है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कामरान और साहिबजादा ने बहुत जिम्मेदाराना बैटिंग की है। जानते थे कि एक्सपीरियंस इसके बाद ज़्यादा नज़र नहीं आता बैटिंग लाइनअप की जहाँ तक बात है, इसलिए रिस्ट्रेन किया अपने आप को।
बड़ी शॉट्स या एग्रेसिव शॉट्स खेलने से, टाइम लिया और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली वहाँ पे रन स्कोरिंग ज़रूर की है। जी, क्योंकि मेहरान इब्राहिम, अब्बास अली, अबूज़र तारिक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उतना एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। ये दोनों बल्लेबाज इस चीज़ की अहमियत को बखूबी समझते हैं कि विकेट पर रहना है और लंबी पार्टनरशिप करनी है। 289 रन मज़ीद दरकार हैं। टॉस अप किया था लेकिन एक रन बआसानी बना लेंगे लॉन्ग ऑफ की जानिब खेल के। ऐसा बॉलिंग कैप्टन मुश्किल हो जाता है जब आप जानते हो कि कोई जल्दी भी नहीं है दोनों बल्लेबाज को, टेक्निकली भी साउंड है, टेम्परामेंट भी है, तो इनकी पार्टनरशिप तोड़ना मुश्किल होती है। गैप में निकालने में कामयाब हुए, 3 रन बनने के चांसेस जरूर हैं और अच्छी रनिंग साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम दोनों की। जी, इस दफ़ा इसको पिछले कदम पर खेले, बहुत अच्छा टाइम किया कामरान गुलाम ने, जो कि अब 98 पर पहुंच चुके हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी। साहिबजादा फरहान 23 से 30 रन भी मुकम्मल किया। इससे ये महसूस होता है कि इतना लंबा वक्त गुजारने के बावजूद उनकी फिटनेस अच्छी है। काफ़ी दफ़ा इकट्ठा इन्होंने मैदान संभाला है, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम दोनों ने। फाइटर क्रिकेटर्स हैं, नजरें चल रही हैं अभी भी, स्कोरिंग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं अपनी। 283 for 2। कामरान गुलाम काफ़ी रन बटोरे इन्होंने फर्स्ट क्लास में, लेकिन कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का काफ़ी स्टेडियम में पहला मैच है उनका और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं सिर्फ 2 रन की दूरी पे अपनी सेंचुरी से। ये काफ़ी हैरान कुन चीज़ है क्योंकि इन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है मगर काफ़ी स्टेडियम में कभी भी इन्होंने मैच नहीं खेला, ये पहला मैच है इनका। जब ये 99 पर पहुंच गए और जब कोरोना की वबा थी और सब चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन था, और उसके बाद जब खेल का आगाज़ हुआ तो कराची में क्योंकि क्रिकेट हो रही थी तो फिर इन्होंने वहाँ पर ज़्यादा मैचेस खेले। 50 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं इनके, 11 सेंचुरीज हैं, और ये किसी भी खिलाड़ी का पाकिस्तान में ख्वाब होता है कि वो इस टेस्ट सेंटर में मैच खेले और बड़ा स्कोर करे। और ये ख्वाब पूरा करने में सिर्फ 1 रन की दूरी पे हैं कामरान गुलाम। आज के दिन में 1 विकेट तो जरूर डिजर्व करते हैं रमीज कम से कम। लाइट देने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कामरान गुलाम ने काफी दफा कदमों का इस्तेमाल करके सीधा खेला है, रन्स के लिए गए हैं, लेकिन अगली गेंद भी उसी दिलेरी से कराई है रमीज ने। वो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। यहाँ पर बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, दो कि फरहान जो कि विकेट कीपर हैं वो उनका साथ ना दे पाए। लाजवाब बॉलिंग की है, दिल मोह लिए हैं सबके। किस्मत की बात करें तो साहिबजादा फरहान की किस्मत ज्यादा चमकी है आज। जब आपने इतना बड़ा स्कोर पोस्ट किया हो तो उसमें कहीं ना कहीं किस्मत का हाथ जरूर रहता है।
एक दो चांसेस आपको एज अ प्लेयर जरूर मिलते हैं। जब 99 पर हैं कामरान गुलाम, पिछले मैच में 50 स्कोर की एबटाबाद में साहिबजादा फरहान के साथ एक लंबी पार्टनरशिप की थी, मैच जीता। अब ये अपनी 12वीं सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। ओवर की आखिरी गेंद, ओह लाजवाब बॉल था ये, जितनी तारीफ की जाए कम। बहुत ही बदकिस्मत रहे हैं रमीज, ये कैसे बॉल एज मिस कर गया, ये सवाल हम भी करते रहेंगे और रमीज भी। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, ये गेंद गिरने के बाद जिस तरह स्पिन हुई, शार्प टर्न और सर पकड़ लिया रमीज ने। बाकमाल सलाहियतों का मुजाहरा किया यहां पर पेशावर। 285 पर 2। दोनों साइड से लेग स्पिनर्स ने जकड़ा हुआ है पेशावर रीजन को। ओह एक और शानदार गेंद, इस मर्तबा साद थोड़ा सा झटका जरूर दे रहे हैं साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम को। जी हाँ, साद नसीम की एक गेंद, शार्प टर्न और बहुत करीब से ये स्टंप्स की बॉल गुजरा और साहिबजादा फरहान एक दफा फिर किस्मत की देवी उन पर मेहरबान रही है। इस देवी के बारे में रमीज को भी बता दें। एक रन की दूरी पे कामरान गुलाम, इंतजार करना पड़ेगा और ये अच्छा टाइम नहीं होता जब आप 99 पे खेल रहे होते हैं। पिछले ओवर में आखिरी गेंद बिल्कुल मुंह के आगे से शार्प टर्न हुई थी और अभी भी साद नसीम इंतजार करवा रहे हैं। लाइन ऐसी और इस बार कामयाब हो जाएंगे। 12वीं सेंचुरी फर्स्ट क्लास की कामरान गुलाम की और पहली कजाफी स्टेडियम में। शानदार इनिंग्स, टाइम लिया, टेम्परामेंट दिखाया, कमिटमेंट दिखाई और जिस मैच्योरिटी से खेला इन्होंने डिजर्व करते हैं ये तालियों की गूंज। जहां ये सजदा रेज होंगे, अपने करियर की 12वीं सेंचुरी मुकम्मल की है और कदाफी स्टेडियम में ये उनका पहला मैच, पहली सेंचुरी। उनकी इनिंग्स में बला का एतमाद नजर आया और जो उनकी मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर 100 रन मुकम्मल करने के बाद, यकीनी तौर पर वो इसके मुस्तहिक हैं। शानदार बैटिंग। बहुत अच्छा साथ निभाया है साहिबजादा फरहान का कामरान गुलाम ने। 207 की पार्टनरशिप। क्या कहना चाहोगे कमी के इनिंग्स के बारे में? First of all, thank my dear Allah. This is my first innings and he 100 me because he's fucking my roommate. Okay. और फरहान भाई के बारे में क्या कहोगे? Yeah, he's a very clever innings. बहुत मौका इस्तेमाल, Batsman and also लेंथ मिली नहीं थी जो ढूंढ रहे थे, अच्छा टैकल किया। तो आप 284 for 2 Peshawar region। साजिद खान डग आउट में बैठे हुए भी अपने चुटकुले जो हैं उनके वो जारी हैं और और ये इंटरव्यू ले रहे हैं अब्बास आफरीदी। और अब्बास आफरीदी उर्दू में सवाल कर रहे हैं और साजिद जो हैं वो कभी इंग्लिश में जवाब देते हैं, कभी पश्तो में। तो ये बड़ी बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप एंजॉय कर रहे हैं तमाम सब खिलाड़ी। अब्बास अफरीदी का फ्यूचर है एज अ प्रेजेंटर। ये लाइट माहौल ऑफ द फील्ड चलते रहना चाहिए, स्पेशली लॉन्गर फॉर्मेट्स में। टॉस्ड अप डिलीवरी थी, अच्छी फील्डिंग। आबिद अली मौजूद थे एक्स्ट्रा कवर पे।
बिल्कुल भी मौका नहीं दिया सिंगल बनाने का। अच्छी गेंद। रमीज को ज्यादा टर्न मिल रहा है और जिस तरह का इनका एक्शन है, पेस वेरिएशन है इनके पास, इनके लिए ज्यादा कारसाज नहीं होगा कि ये अगर राउंड द विकेट आके टेस्ट करें दोनों बल्लेबाज को। बहुत ही अच्छी लाइन और लेंथ रमीज ने आज सबको ये बात सोचने पर मजबूर किया है कि वो जो पिछले 2-3 साल क्रिकेट नहीं खेल पाए उसकी क्या वजह रही होगी। बेपनाह टैलेंट के मालिक हैं। मुस्कुरा रहे हैं रमीज, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लाजवाब बॉलिंग की है और कप्तान बहुत खुश होंगे इनसे, लेकिन इनफरादी तौर पे 101 रन 31 ओवरों में बगैर किसी विकेट के, ये एक इनफरादी परफॉर्मेंस उनको ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं लगेगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कह सकते हैं कि चांसेस जरूर क्रिएट हुए। और फ्लाइटेड डिलीवरी ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही। वो एंगल अगर एक्सप्लोर किया जाए राउंड द विकेट आके रमीज, क्योंकि इनका एक्शन ऐसा है कि इनको ज़्यादा बड़ा ब्रेक मिल सकता है और हमने देखा भी है, तो ये ज़्यादा कारसाज नहीं रहेगा। क्योंकि साथ नसीम को हमने देखा है, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर रही है कामरान गुलाम और साहिबजादा को उस लाइन ऑफ अटैक से। जी आप दुरुस्त कह रही हैं मरीना। और अब क्योंकि आखिरी गेंद है और कामरान गुलाम अपने 100 रन मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत ही पर एतमाद दिखाई दे रहे हैं। कोई भी ऐसी शॉट उन्होंने नहीं खेली जिसमें एतमाद की कमी हो। 290 पर 2 पेशावर।
Two men dominating this batting scorecard. Sabzada Farhan, we expect that from him, 141. And what a fantastic inning by Kamran Ghulam, also 102 runs, 30 and 12 for Maaz and Waqar, 290 in 86 overs, Peshawar region. There we see Kamran Ghulam clipping one to start off with, and then another one. Dancing down the track, hits him over mid-off, keeps using his feet throughout this inning, every now and then. Has been a very patient knock. Touch of T20 cricket there. And wonderful, his first at Qaddafi Stadium, Lahore. And he has taken the responsibility, and he, thank God, is still there. And it seems as if they don't get out, Lahore will be fielding for a very long time. I like the word you used, Salman, a responsible inning. Kamran Ghulam, and that is what we expect from him. And you as a batter, you would be able to tell us that anybody who misses out to score here is an unlucky one. And Kamran Ghulam and both Farhan, we expect that to get hundreds on easy conditions, batting friendly conditions, and they delivered. Yes, the cricket that has been played here this season, the stats suggest and the scorecard suggest that batters have had a great time. And the best time for the bowlers has been when it was raining in the first two games. Yeah, when they were not bowling. Good times, happy times. But even today, Salman, from Lahore Whites, we've been talking about it. The bowling has not been that bad. The strategies have not been that bad. They've executed the plan better than the most they have in this tournament so far. True, Ali. I think this has been, in fact, the best bowling effort because they have bowled to their fields. There we see Saad Naseem continuing to attack from outside leg stump with very minimum chances of a wicket unless the batters make a blunder. So yes, they have bowled well, they have bowled patiently, they have bowled mostly to their fields, but they've been not, able to take those chances which their bowlers have created, and this is where the team has suffered on the whole. And Ramiz was exceptional, so was Asadullah. Munib-Asif also in his debut bowled decently. Ahmed Danial was wonderful, he also kept the tight lines. And then we saw Saad Naseem just take off. Took off Ramiz, and there we see short one, put in the gap, punched off the back foot. Saibzada Farhan will not spare anything as loose as this. The footwork and the pick of the length, that is beautiful batting. Through the covers, finding the gap. The placement has been magnificent throughout the day by Saibzada Farhan, getting another boundary for himself. Yes, ample of time there for him. The ball was pitched short, it was a loose one. And he could rock back and just pick up a gap and put it there. And that's what he did. You were talking about the bowling options. If you look at that, 13 overs by Danial, 15 by Asadullah, 32 by Ramiz, 17th by Saad Naseem, but only 10 overs for the debutant Munib-Asif. 10 overs for 26 runs. I think he's been under-bowled today. You could have used him, give him the confidence. We'll get back to that point again as we come to the end of 87 overs, 295 for 2. Some good news coming up. Pakistan almost
nearly getting to 200 runs in their first game, the World Cup, after losing 6 wickets. Pakistan was in a bit of bother. Good rebuilding stuff going on between Nawaz and Shadab at the moment, because that is the area of concern that we are all looking at. First game of the World Cup, Salman. Yes, I think Pakistan did not start the way they would have liked. They were early in trouble, and then Mr. Consistent Rizwan came in. He batted wonderfully, and it was great to see South Shakil get a very, very nice 50. Unfortunately for them, both of them could not carry on to convert those 50s into big hundreds. And then again, it has been that kind of a day where Pakistan have lost wickets in clusters. And now they've reached 200 with Nawaz and Shadab on crease. Meanwhile, Sahibzada is enjoying some short stuff now. He's been patient all day and now he's getting those rewards. Cut it through the covers. He had lots of time. And once again, he's approaching his 150 now. As the captain has played this very responsible innings. And there you see, short and wide, a lot of time for Sahibzada to pick his spot. Yeah, that was hammered through covers by Sahibzada Farhan. Pulle. 300 runs have been scored. You'll surely see it very soon on your screen also, as Peshawar gets their third batting bonus point, courtesy to that superb shot by Sahibzada Farhan. And if you give chances to somebody like him, he's not going to miss out. And not just 1, 2, but 3 chances have been given to Sahibzada Farhan as he brings up his 150 score. What a fantastic effort. He deserves this standing ovation from the team. You can tell the importance of this inning. Proper first-class inning. And that is what was required of these two, being the most senior men, most experienced pair of the team. They had to take this responsibility, which they have done wonderfully well. Both on hundreds now. One has crossed 150, the other one is on 104. And Lahore, they only have themselves to blame for not taking the chances which were on offer. And now they just have to wait till both the batters make another mistake. 88 gone, 302 for 2. "88 overs have been bowled. A new ball is due, but Lahore Whites, as Peshawar did to them, not opting to go for the new ball. It worked for Peshawar because it slowed down the run scoring. Will it work for Lahore Whites? We'll have to wait and see, because we know that Kamran Ghulam and Sahibzada, both the national stroke makers, positive players. So, well, what do you make of these strategies? Both teams not taking new balls? Well, they're opting to go on with the old ball because it gets softer. It's not coming that well onto the bat and the strokes are not traveling as quicker. Basically trying to bore each other out. And both of the teams since the start of this game have not really looked like they were after a result. They've looked after, they were more interested in batting as long as possible. That's what, when you see this kind of strategy, that's the only conclusion that you can draw, that both of them just want to keep batting for as long as possible and avoid fielding on this very track. And this is the only time when we have seen some good bowling, some turn and bounce, and some chances created. So in fact, if we were to talk about this pitch, I think this has been decent. It's just that the chances on offer have not been taken. Seems like the competition is who bores the other team more. We saw that in the last game when Lahore was in the field for more than 150 over. Then Karachi batted for 206 overs.
That tells you a story. The intent, does it help? That's the question. Does it help the cause of first-class cricket, of domestic cricket, of the development of the players? That will be a question mark. End of 89th over, 304 for 2, Peshawar. "33 overs for Ramiz, 110 runs." But these numbers don't tell you the right story, how well he has bowled. I know stats will tell you that he didn't take a wicket for 110 runs and 33 overs. But we have witnessed a superb spell of leg spin bowling without much luck, as the Sahibzada drive is one through covers for one. This is where stats go wrong, not telling you the right story, that how well this boy has bowled. Ramiz has been mighty impressive. Flighting the ball, that is something very, very heartening to see. Not many bowlers have opted lately to flight the ball. Whichever way they spin the ball, off spin, left arm spin, Chinaman or whatever, everything has been quick through the air. This boy indeed is different. Another impressive part has been the control that Ramiz has shown. He's hardly given away a boundary delivery. Batters did played a good shots, few good shots, that is fine, but it should not be gifted. And that is the quality that Ramiz possesses, hardly giving away a boundary delivery. That is why we have all the high praises for him. It's been a fresh wave on a betting friendly pitch. Again spin. Superb bowling without luck. What a delivery this one. Again spins sharply and bamboozles a player batting on 100 runs. And that's how good he has been. Just look at this wonderful flight, drift and sharp turn. Only if luck would have been on his side, things would have been different. To be fair, there's another question that needs to be answered. Where was Ramiz since the start of Quaid-e-Azam Trophy? He has looked exceptional, he has looked apart, and he has shown more control, more variation, and has been more likely to pick up wickets. Lahore Whites were depending on left-arm spinners. It was Mohammad Irfan, the tall left-arm spinner who played 3 games, and then Ali Manzoor was given the opportunity, who gave away almost 300 runs the game against Karachi, and then they realized, oh, we needed an attacking option. We needed a leg spinner. It took them 5 games to realize what sort of bowlers are needed here at Gaddafi Stadium. 90 overs gone, 305 for 2. He's equally played all the bowlers well. The spinners, all the fast bowlers going against the spin also. Never scared to go over the head of the fielders. Great pull shots too. Coming down the track on numerous occasions. Playing some huge hits. Those punches off the back foot were amazing to see. And a fantastic inning of 150 as we come back live. And he's going to make the most use of those opportunities given to him. Yes, he has been outstanding, he's been responsible, he has played really well, his shot selection has been top-notch, and the patience that he has shown is the key to this knock. And he has been very well supported by Kamran Ghulam at the other end, who has shared the responsibility equally. So these both batters deserve a lot of applause and appreciation for what they have done for their team, knowing that most of their senior players aren't available, and then
making sure that they take the maximum bulk of weight, of responsibility. This is certainly something for the young aspiring cricketers to see and learn how to bat when the team is depending on this very partnership. Pulled away nicely for one. Another thing to learn is how to change gears, how to adjust according to the situation of the game. We all know that Sahibzada Farhan is a boundary hitter. He likes to go big, likes to go after the bowling. But today, realizing that he needed to stay there, and he did. So that is great game awareness, playing according to the situation, playing for the team. Well done, Sahibzada Farhan. Partnership is 230. Absolutely, Ali, and we have some spectators. End of over number 91, 307 Peshawar for 2. Has been taken off from the spell after bowling 17 overs in one go. That is a lot of bowling for a youngster. But Munib Wasif, who is in the side as a fast bowler, only used for 10 overs. He bowled decently, as Salman said. He was disciplined within the stumps, but just 10 overs for 26. And we have not seen him bowl again as Ahmed Daniel comes back. Loosner to start off. He knows it, Kamran Ghulam, that once you're set in these conditions, you got to make it big. And he's all set for that. And there we have the much awaited new ball. And now it's another chance. As the sun is going down soon, the fast bowlers can unleash what they have in them and maybe pick up a couple of inroads into the inexperienced part of the batting of Peshawar region. First delivery with the new ball. Right on the target. As he has been mostly in his spell of 13 overs, Ahmed Daniel. I think they should look to pitch the ball up. Allow the ball to do something. Give it some air where the new ball does what it does best, and that is swing around. And ask the batters something different to do. Can't pitch it on the hard length straight away. Yeah, they can do that. They can afford that because the fear of giving away maximum batting points is gone. They're not getting 93 runs of 8 overs. So that fear should be gone, eliminated. So now, yes, all to play for. You can pitch the ball up to the batters, make them drive. Runs don't matter. Maybe if you can get them out, few wickets will help. Absolutely, Ali. And this one did a bit of the pitch, but again, it was banged in. Just need to give it. I think that's very good. He needs to continue doing that because Sahibzada Farhan is not someone who takes his stride along the pitch of the ball. When he plays a drive, there's a huge gap between bat and pad. And this ball swinging in could be fatal for him. No matter how set he is, that is Lahore Whites and Ahmed Daniel's best chance to pick up a wicket. Allow the ball to swing. Good first over
with the new ball by Ahmed Daniel. 92 gone, 308 for 2. Asadullah is going to share the new ball with Ahmed Daniel. He was also very decent early on with the first new ball, got 1 wicket, 15 overs for 43 runs. Disciplined. But this is a different story. These two batters are well set. Anything loose, anything outside the off stump, they're going to go after him. Asadullah is also someone who can get the ball to swing. I've played him in a first-class game and he swung the ball back into me. So that means an outswinger for the right-handed batter. And we just saw some swing when Ahmed Daniel pitched it full. So I really hope that Asadullah does the same. And he does. Came in. Yeah, but we're talking about pitching it full and allowing it to swing. Maybe he's just going to warm up and then do that. But that is something which should have been from the time that he starts. From the very first ball, he should have been on the target. It's getting the swing, but the length is the key, not getting it right. Yes, has been very consistent since morning. Bowled on the, according to his field, on his target mostly. But now maybe the stiffness has crept in because he's not someone who's been playing first-class cricket regularly and also coming back after a few years. So a day out in a field like this, definitely it shows up on the fielder. And this is why this long format is it's so beneficial for everyone who plays it. Because you have to conquer so much, the pitch, the conditions, the changing behavior of the pitch and the weather, and also when you come back tired, how do you respond? How do you overcome your tiredness and you get the job done? So much learning in the longer format. You have to play session to session with changes. The challenge at this level in this format is totally different from white ball cricket. This is proper learning. Not learning. Asadullah outside the off stump. As a bowler, you go through such different or hard faces, especially playing here at Gaddafi Stadium, which is full of runs, and then you come up with a different strategy, different planning. That's where you learn. You stay in the field for 206 overs like Lahore did in the last game, and then you come back again after 2 days. That takes a lot out of you. Well, one thing has been in their favor, they haven't traveled anywhere. The other teams have been traveling. So this is something which must have comforted them, because yes, things have been static, teams have batted for too long and wickets have been hard to come by, but something that was in their favor, they have been positioned at one station throughout till now, and after this game they will move out for the very first time in the season. That was better. Made into this new spell by Asadullah. It's 308 for 2.
पेशावर रीजन 260 रन अभी भी पीछे, लेकिन साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम दीवार बन के खड़े हैं लाहौर वाइट्स के बॉलर्स के सामने। इस वक्त स्ट्रेटजी लाहौर वाइट्स की यही होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नया गेंद ले लिया, उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये पार्टनरशिप तोड़ी जाए, अटैकिंग फील्ड रखें, रन्स की परवाह ना करें, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप इनमें से किसी एक बल्लेबाज को भी वो वापस डगआउट में भेज देते हैं तो प्रेशर वापस पेशावर पे आ जाएगा। अच्छी लेंथ है ये, साहिबजादा फरहान कुछ ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल करते नहीं है, इस लेंथ को नेगोशिएट करना आसान नहीं होता, कभी कभी खड़े खड़े खेल देते हैं। शुरू में हमने देखा भी है कि चेस करने जाते हैं और अब थकावट के असरात भी नज़र आने शुरू हो गए हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड पे हमने देखा कि स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहे थे, तो एक साइकोलॉजिकल फाइट भी चल रही है। जी हाँ, साथ नसीम ने हिकमत अमली तब्दील किया है और नई गेंद देने के बाद फास्ट बॉलर्स को आजमा रहे हैं। दानियाल ने एक विकेट ज़रूर हासिल की है, अच्छी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं। साहबजादा फरहान मुकम्मल तौर पर सेट हो चुके हैं, उनको जो मौक़े मिले उसका वो भरपूर अब फ़ायदा उठाना चाहेंगे। 163 इनका इनफरादी स्कोर जो है वो है हाईएस्ट फर्स्ट क्लास करियर में। इस पे सबकी नज़र होगी, घड़ी पे हमारी भी है, प्लेयर्स की भी होगी, बायस की तो डेफिनेटली होगी। थोड़ी सी विथ दी थी लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं कर पाए, लो रह रहा है, नया गेंद भी थोड़ा सा लो रह रहा है और दूर से खेलते हैं। जैसे मैंने बोला था, साहिबजादा फरहान ज़्यादा कदमों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर एक विकेट हासिल कर लें, ये पार्टनरशिप टूट जाए, तो शायद कह सकते हैं कि लाहौर की रात थोड़ी इत्मीनान में गुजरेगी। मरीना, जिस तरह आप ये कह रही हैं कि साहिबजादा फरहान बॉडी से दूर खेलते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि दोनों ही फास्ट बॉलर असदुल्ला और दानियाल जो है वो गुड लेंथ पर डिलीवरीज करें। एक स्लिप, एक गली प्लेस की है, अगर शॉर्ट पिच डिलीवरीज करेंगे या आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो फिर उनकी ताकत ज़ाया होगी और वो मज़ीद थकेंगे, विकेट हासिल नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट पिच डिलीवरी को ज़्यादा बख्शते नहीं है साहिबजादा फरहान, बैकफुट पे बहुत तगड़े हैं और वो विकेट टेकिंग डिलीवरी होगी भी नहीं। अभी फ़िलहाल मकसद यही होगा और नया बॉल लेने का भी मकसद साद नसीम का यही था कि थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए, क्योंकि पूरे दिन तकरीबन इन दोनों ने बैटिंग की है। रन रेट की आप बात करें, 3.28 के औसत से रन बनाने दिए, ये अच्छी कोशिश है एक बैटिंग पिच पर, जहाँ हमने देखा था अहमद शहजाद काफ़ी खुलकर बैटिंग कर रहे थे। थोड़ा सा अंदर आया था गेंद, एक बार फिर फुटवर्क की किल्लत नज़र आई साहिबजादा फरहान की जानिब से। लकी रहे कि चॉप ऑन नहीं हो गया, सिंगल हासिल की आखिरी गेंद पे। जी हाँ, ये हल्का सा मूवमेंट थी लेकिन उनकी फीट मूवमेंट कुछ नहीं थी, बॉडी से दूर खेले, लकी रहे इनसाइड एज, ये गेंद विकेट से भी टकरा सकती थी। 308 पर 2 पेशावर। रन रेट की आपने बात की, 3.29। मेरा ख्याल है अगर लाहौर वाइट्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा है और ये दोनों महारत रखते हैं बैटिंग में, एक्सपीरियंस भी है, तो काफ़ी हद तक खामोश रखा अच्छी बॉलिंग के ज़रिए। चांसेस निकले लेकिन बदकिस्मती रही बॉलर्स की। इसका सहरा सजेगा रमीज़ के सर पर, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, ख़तरनाक बॉलिंग का मुजाहरा किया, खुलकर नहीं खेलने दिया। यकीनी तौर पर विकेट कीपर फरहान ज़रूर पशेमान होंगे अपनी गलतियों पर। लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा किया रमीज़ ने। असदुल्ला यंगस्टर्स हैं, पहला मौका मिला,
अच्छी लाइन लाइन मेंटेन की और वहीं से मोमेंटम बना था लाहौर वाइट्स का। उसके बाद उसको आगे लेके चले स्पिनर्स, दोनों एंड से अच्छी बॉलिंग की, स्पेशली रमीज ने। 4 दिन की क्रिकेट आपका असल इम्तिहान है, और यहाँ से जब आप परफॉर्म करके आगे जाते हैं तो फिर आपका हौसला बढ़ जाता है। थोड़ा सा उछल के खेल रहे हैं, फिर बॉडी से वे। अमूमन बॉल की लाइन को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप स्पेशली नए गेंद को फेस कर रहे हो, लेकिन साहिबजादा फरहान थोड़ा सा रूम लेना पसंद करते हैं ताकि अपने जो आर्म है उनको फ्रीली ला सकें। इसलिए बैक फुट पंच या कट शॉट महारत से खेलते हैं, लेकिन ड्राइव में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। कोशिश यही होगी कि ड्राइव खिलाई जाए, ऑफ स्टंप के करीब ज़्यादा रूम ना दें। वहीं से गेंद थोड़ा सा बाहर अगर निकले तो चांसेस क्रिएट हो सकते हैं। ये बहुत बाहर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा इस दफ़ा जोर लगाने की कोशिश की, पटकने की कोशिश की। एक नए गेंद के साथ अगर लाइन और लेंथ के ऊपर काबू रखेंगे, बैटर को मजबूर करेंगे कि वो ड्राइव खेलने जाए, वहाँ से गलती का एहतमाल होगा। आप जिस तरह बात कर रही थी कि ये नौजवान हैं, बेतहाशा वक्त है इनके पास। साजिद जो कि हर जगह आपको एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, एक लाइवली कैरेक्टर है। अच्छी डिलीवरी और उतनी ही अच्छी शॉट। स्ट्रेट ड्राइव बहुत कम देखने को मिलती है और इसको महारत से बहुत ही कम बल्लेबाज खेलते हैं। इस मरतबा साहिबजादा फरहान ने ये दिलकश शॉट खेली, ओवर पिच डिलीवरी थी और पूरे बल्ले का फेस दिखाया, 4 रन हासिल किए। जी और शोज़ब रज़ा भी देख रहे हैं कि ये बल्ले का कमाल था या साहिबजादा फरहान का। जी हाँ, ये ओवर पिच डिलीवरी, टाइमिंग बेमिसाल, और ये 4 रन हासिल किए। दिलकश स्ट्रोक। बैट इस्तेमाल करते हैं, सचिन जो है वो एक ही किस्म के बल्लों से बारी करते थे। आड़े हाथों लिया, आखिरी गेंद थी, बेहतर ये होता कि अच्छी डिलीवरी करते, लेकिन असदुल्ला खुद भी अफसोस कर रहे हैं क्योंकि ये बाउंड्री ऑप्शन दे दी थी जिसका भरपूर फायदा उठाया साहिबजादा फरहान ने। जी हाँ, शॉर्ट पिच डिलीवरी, लाइन भी दुरुस्त नहीं, लेंथ भी खराब, और इसका भरपूर फायदा उठा लिया साहिबजादा फरहान जो कि पुल शॉट बहुत महारत से खेलते हैं, और टाइम कर दिया इसको स्क्वायर लेग की जाने भी। 4 रन हासिल किए, 317 पर 2। विकेट टेकिंग डिलीवरी बिल्कुल नहीं थी आखिरी गेंद असदुल्ला की। आगे पिच करें, थोड़ा सा टेस्ट करें साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम को नई गेंद से। विकेट टेकिंग तो दूर की बात, ये तो सब्र आजमा डिलीवरी भी नहीं थी कि जिस पर बल्लेबाज सब्र दिखाए। और साहिबजादा फरहान वो तो मौके की ताक में होते हैं, जहाँ भी उनको ऐसी गेंद मिलेगी वो बाउंड्री से बाहर जाएगी। ये अच्छी लेंथ है, हल्की सी इन स्विंग की झलक भी नजर आ रही है। अहमद दानियाल गो के एक्सप्रेस पेस रखते हैं, इनको ज़्यादा शॉर्ट पिच डिलीवरी करते नजर नहीं आया। बल्ले की बात हम कर रहे थे, ज़्यादातर टॉप ऑर्डर्स क्योंकि नया बॉल खेलते हैं, टाइम आपके पास बहुत कम होता है, इसलिए कोशिश ये होती है कि लाइट बैट से खेलें। और एक वक्त ऐसा भी था, मैंने अक्सर बल्लेबाज को देखा कि लाइट जो ओपनर्स थे या वन डाउन आते थे वो लाइट वेट बैट से खेलते थे, और जैसे ही स्पिनर्स आते थे तो वो थोड़ा हैवी बल्ला मंगवा लेते थे। इसलिए जो आपकी बैट स्पीड है, हैंड स्पीड है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब तो नॉर्मली ये देखने में मिलता है कि एक ही वेट के साथ, चाहे फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, उसी वेट के बल्ले के साथ खेला जाता है। मरीना, आप की कवर ड्राइव्स बड़े
लाजवाब होते थे। आप हैवी वेट बल्ला इस्तेमाल करती थी या आपका बल्ले के अभी जो है वज़न कम होता था? मेरा 2.6 फिक्स होता था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज ज़्यादातर लाइट वेट से खेलते हैं, क्योंकि जब आप पेस बॉलर्स को फेस कर रहे होते हैं आपके पास टाइम, रिएक्शन टाइम कम होता है, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि लाइट वेट बैट से खेला जाए। मेरा ये 2.6 जो है वो फिक्स वेट होता था बैट का। साहिबजादा फरहान जो कि ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं, इस वक्त अपनी टीम को एक संभाला दिया है। 251 रन अभी मज़ीद बनाने हैं पेशावर रीजन को। पहाड़ जैसा टोटल बनाया था लाहौर वाइट्स ने। ये जो रिएक्शन होता है बॉलर की जानिब से, इसमें कहीं ना कहीं गुस्सा मौजूद होता है, और यकीनी तौर पर जब आप सारा दिन बॉलिंग करें और विकेट ना हासिल कर पाएँ तो फिर ये गुस्सा बजा है। और फिर इस गुस्से को दूर करने का एक ही तरीका है कि अपनी कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी लाइए और विकेट हासिल करके दिखाइए। बिल्कुल जोश के साथ होश की भी ज़रूरत होती है, स्पेशली क्रिकेट के मैदान में, ज़िंदगी में भी, क्योंकि अक्सर आप जोश में गलतियां कर बैठते हैं और इस वक्त लाहौर ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पार्टनरशिप को तोड़ना ज़रूरी है। टेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, अच्छी लेंथ पे ज़रूर बॉल कर रहे हैं अहमद आनियाल। अभी तक खामोश रखा हुआ है कामरान गुलाम को, इनको भी दाद देनी पड़ेगी। 108 पे खेल रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया है एक दूसरे को। और ये कोर वर्क, कोर स्टेबिलिटी, फिटनेस के बगैर क्रिकेट की गेम अधूरी है। यहाँ फिटनेस के मसाइल से जब आप दो चार होते हैं तो फिर आपको वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से भी बाहर होना पड़ता है। नसीम शाह वर्ल्ड कप से बिल्कुल कुछ दिनों पहले उनको इंजरी हुई और वो इस मेगा इवेंट से बाहर हो गए। प्रोटेक्शन मौजूद है, एक ही रन हासिल कर पाएंगे। 318 पे 2 पेशावर रीजन। फिटनेस का रुझान भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट में देखने को मिलता है। डिफरेंट टाइप फिटनेस होती है, इंड्योरेंस है, वेट ट्रेनिंग है, उसमें रेजिस्टेंट ट्रेनिंग भी आ जाती है। और ओवर द इयर्स ये भी हमें देखने में आया कि फिटनेस की डेफिनेशन और उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट रही। एक दौर था जब ज़्यादा इंड्योरेंस पे काम किया जाता था, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज, रनिंग, स्प्रिंटिंग, ग्राउंड वर्क ज़्यादा नज़र आता था। अब अक्सर आपको खिलाड़ी जिम में नज़र आते हैं, पावर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और अब जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है, आई थिंक इस लेवल की फिटनेस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इंजरी से बच सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं इवेंट्स में। जी हाँ, क्रिकेट की बहुतात, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, नेशनल, T20, फिर वनडे, उसके साथ साथ लिस्ट ए, फिर PSL, फिर मुख्तलिफ फ्रेंचाइज क्रिकेट। आपको वक्त नहीं मिलता कि आप आराम कर सकें, क्योंकि खेल के साथ आराम भी बहुत ज़रूरी है। और ये आराम भी कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं अपनी बारी का। फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है अगर आप इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी हो और आप पैड अप होके बैठे हों, जो कि मेरा ख्याल है सुबह से ही बैठे होंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फोकस रखना। और इस टाइम पे कोशिश यही होगी कि यहाँ पे विकेट ना गिरे और इनको बैटिंग के लिए आना ना पड़े। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। और अभी हमने देखा मेहरान अपनी बैटिंग का जो इंतज़ार कर रहे हैं। कल आपने इनका इंटरव्यू भी किया मरीना, तो एक इंटरेस्टिंग बात कि ये पहली दफ़ा इन्होंने 5 विकेट्स हासिल की। इससे पहले बॉलिंग नहीं करते, एक दफ़ा पहले इन्होंने यहीं पे बॉलिंग की थी, सिर्फ 1 विकेट हासिल की। तो कुछ बताइए, जब आप इनसे बात कर रही थी तो इनकी क्या फीलिंग्स थी मरीना? बिल्कुल, ये सवाल मैंने इनसे भी किया था। एक तरह से ये बिगिनर्स लक भी आप इसे कह सकते हैं। लेकिन जब उनसे गुफ्तगू की तो ये ज़रूर एहसास हुआ कि उनकी
जो बॉलिंग में और जो माइंड क्लैरिटी है वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक तरह से जब आप ज़्यादा बॉलिंग नहीं करते आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते भी नहीं हैं। आपके लिए एक ये होता है कि एज अ बॉलर आपको यूटिलाइज किया जा रहा है। अच्छा यॉर्कर, और मेहरान यही कह रहे थे कि कैप्टन ने उनको एज अ पार्ट टाइम यूटिलाइज किया था, लेकिन क्योंकि उन्हें कामयाबी दर कामयाबी मिलती जा रही थी इसलिए ओवर्स वो ज़्यादा कराते गए। लेकिन एक तरह से आसानी इनके लिए ये रही कि क्योंकि इनसे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं थी, इन्होंने ज़्यादा बॉलिंग नहीं की थी, तो इनका प्लान बहुत सिंपल था कि मैंने विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, और वो प्लान क्लिक कर गया। तो ये कह सकते हैं कि किस्मत और लक का हाथ ज़रूर रहता है, बट दाद देनी पड़ेगी कि जिस कंसिस्टेंसी से इन्होंने एक ही जगह पे बॉलिंग कराई उसका रिवॉर्ड भी इन्हें मिला, और अब पैडअप भी होके बैठे हुए। आप 5 विकेट हासिल करें एज अ पार्ट टाइम बॉलर तो यकीनी तौर पर आपकी के लिए ज़िंदगी का वो बेहतरीन दिन होता है। यहाँ पर वासिफ मुजीब वासिफ जो कि मुनीब वासिफ, आई बेग यू पार्डन, जिस तरह इनका पहला मैच है कि भी ज़रूर ख्वाब होंगे कि ये भी कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाएं जो फिर ये सालों याद रखें और इनका ये मैच यादगार बन जाए। शॉर्ट मिड विकेट आ गया, फील्ड में तब्दीली लाई गई है। इंडिकेशन ये लग रही थी कि शायद विद इन स्टंप्स ही रखा जाएगा, क्योंकि कवर से निकाल के शॉर्ट मिड विकेट को प्लेस किया गया है, लेकिन आउटसाइड ऑफ स्टंप की लाइन मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं, जैसे मेहरान की हमने बात की, एक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल था स्पेशली इस तरह की विकेट पे जहाँ पे रन्स बनाने बहुत आसान थे। सिर्फ 57 रन्स दिए उन्होंने, लेकिन अब वो पार्ट टाइमर का जो वर्ड है वो उनके आगे से निकल गया होगा। अब एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट हो गई उनसे। वो इस दफ़ा गेंद नीचे रही, हल्की सी गेंद अंदर भी आई थी गिरने के बाद, और सरप्राइज हुए, हैरान रह गए कामरान गुलाम। बिल्कुल बिल्कुल बैकफुट पे थे, काफ़ी डीप हैं क्रीज में। खुशकिस्मत रहे कि ये ज़्यादा विकेटों के अंदर थी नहीं गेंद, क्योंकि सुबह जब बात की थी और इवन मेहरान की भी बॉलिंग की बात की थी तो लो रह रहा था। 318 पे 2। आ जाओ। अक्सर लंबे फॉर्मेट में टेस्ट मैचेस में इंटरनेशनली भी हमने देखा, जब लंबी पार्टनरशिप लगती है एंड पे अगर कोई विकेट गिर जाए तो नाइट वॉचमैन को भेजा जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस पे मेरे पास एक दो वाक़यात भी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जावेद मियादाद जो लेजेंडरी बैटर हैं, वो एक वाक़या सुनाते हैं कि ये मेहरान और इस वक्त इंतज़ार करके अंदर जा रहे हैं पवेलियन में, और ये हेड कोच अरशद खान। तो जावेद मियादाद बताते हैं कि वेस्ट इंडीज़ में मैच था और उस वक्त जो उनके फास्ट बॉलर्स थे बहुत ही ख़तरनाक होते। सरफराज नवाज़ को कहा गया कि आप नाइट वॉचमैन हैं, और फिर हम उनको ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रहे थे, वो कहाँ हैं। और कहते हैं फिर जो टीम मैनेजर थे वो गए, तो वो 3rd फ्लोर पे ऊपर वॉशरूम में टॉवल ओढ़ के बैठे हुए थे और कह रहे थे भज जा भाग जाओ यहाँ से, मैं नाइट वॉचमैन नहीं जाऊँगा। ये वाक़या उन्होंने एक टीवी पे सुना। तो फीलिंग्स कुछ ऐसी ही होती हैं मरीना। इसको बॉलिंग में वापस लाया गया है। नया गेंद है, शायद इतना टर्न ना मिले, ड्रिफ्ट जरूर होगा, स्किड भी हो सकता है गेंद। इनकी कोशिश होगी कि जिस तरह मेहरान ने फायदा उठाया था आखिरी सेशन का, विद इन स्टंप्स रख के यहाँ पे ब्रेक थ्रू दिलवा सकें लाहौर वाइट्स को। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि
अगर आपके टॉप जो बैटर्स हैं जिनकी टेक्निक अच्छी है वो अगर सरवाइव नहीं कर सकते तो एक नाइट वॉचमैन जो ऑब्वियसली टेल एंडर्स में से कोई होता है उस पर ऐसी जिम्मेदारी क्यों डाली जाए। लेकिन देखा हमने कि ये नाइट वॉचमैन के पास मौका भी हो जाता है कि कभी वो बड़ी इनिंग्स भी खेल जाते हैं। सकलैन मुश्ताक को अक्सर नाइट वॉचमैन भेजा जाता था और प्रॉपर वो चेस्ट गार्ड और एल्बो गार्ड और हेलमेट लगा के वो आते थे और कोशिश होती थी ये जो आखिरी 4-5 ओवर्स हैं इनमें सरवाइव कर लिया जाए। वो बहुत ही अच्छी गेंद, लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। स्पिन खेलने गए थे लेकिन ये नया गेंद है, जैसे मैंने पहले बोला ज्यादा टर्न शायद ना हो, स्किड जरूर करेगा। फ्लैशी ब्लेड था, फायदा उठाना चाह रहे थे नए गेंद का। बहुत ही करीबी मामला रहा एक बार फिर रमीज की बॉलिंग पे। मरीना नए गेंद से सिर्फ फास्ट बॉलर ने सिर्फ 6 ओवर्स किए, दोबारा स्पिनर्स को ले आए हैं और ये 31 रन हासिल किया। कोशिश ज़रूर की थी, साथ नसीम खुद वहां पर मौजूद थे। तो ये हसन है जो सब्स्टिट्यूट हैं और ये साद नसीमी की जगह फील्डिंग कर रहे हैं। नई गेंद का फायदा उठाना चाह रहे हैं रमीज। अच्छी बात यह कि स्टंप्स के अंदर गेंद रखा हुआ है, रूम नहीं दे रहे। स्किट करके बैकफुट पे खेलना आसान नहीं होता, इसलिए बहुत मोहतात तरीके से खेलना पड़ेगा साहिबजादा फरहान और कामरान गुलाम को। लो रहा, क्विक सिंगल, थकावट का फायदा उठा रहे हैं साहिबजादा फरहान। 321 पे 2। नाइट वॉचमैन की बात कर रहे थे कि अमूमन टेल एंडर्स में से कोई होता है। अब टेल एंडर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है। लेग साइड पे स्ट्रे जरूर किया। ये जो कॉन्सेप्ट है कि वन नेशन वन पैशन, क्रिकेट आपको जोड़ देती है। यहाँ पर भी क्रिकेट होगी और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान के मैच की बात होती है और इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप, यकीनी तौर पर जज्बात बहुत बुलंद होंगे। शॉर्ट बॉल, अच्छा बाउंस मिला, सरप्राइज किया साहिबजादा फरहान को। बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन कुछ किस्मत रहे इसको टैकल करने में। चौंक गए कामरान गुलाम और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना बाउंस। साहिबजादा फरहान ने एक फील्डर ज़रूर लिया हुआ है साहिबजादा फरहान के लिए, डीप स्क्वायर लेग में और डीप फाइन लेग में भी। अच्छी गेंद, अच्छा मिक्सअप कर रहे हैं मुनीब। पिछला गेंद शॉट किया था, थोड़ा सा बैकफुट पे पुश जरूर किया साहिबजादा फरहान को। इस बार शायद उसी के लिए तैयार थे लेकिन लेंथ आगे कराई, अच्छी लेंथ थी। एक बार फिर खड़े खड़े खेलने गए थे, कुछ किस्मत रहे कि एज नहीं लगा। जहाँ अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा इस दफ़ा मुनीब वासिफ की जानिब से। एक बाउंसर और फिर एक बॉल कर रहे हैं रमीज, बॉल कर रहे हैं रमीज। 7 ओवर्स का खेल बाकी है। 7 ओवर्स पूरे हो पाएंगे क्योंकि शाम के साए ढलते हुए और
ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है रमीज़ ने। नए गेंद के साथ भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं रमीज। स्किट कर रहा है, बॉल ड्रिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट साइड को ज्यादा टारगेट किया हुआ है, हालांकि बेहतर ये होगा क्योंकि स्लिप रखी हुई है, नया गेंद है, मिडिल या ऑफ स्टंप की लाइन को अपनाया जाए। तैयब ताहिर मौजूद है स्लिप में, जो कि बहुत ही कमाल फील्डर है, उनको गेम में लाया जाए। थोड़ा सा लाइन बेहतर हो सकती है रमीज की जानिब से। रमीज़ ने जितनी भी बॉलिंग की है अपना 36वां ओवर कर रहे हैं। लेग स्पिन बहुत देखने को मिली, एक आधी सरप्राइजिंग डिलीवरी हो जाए, कोई गुगली फ्लिपर, सोने पे सुहागा हो जाएगा। फ्लिपर एक आध मरले पे इन्होंने किया जरूर था, गुगली कर सकते हैं लेकिन नजर नहीं आई। ज्यादा इन्हें इन्होंने इसी पे किया था कि फ्लाइट देके बॉल की जाए, जिसका फायदा भी हुआ, लेकिन अफसोस यही रहेगा कि फील्डर्स ने साथ नहीं दिया। और फिर मिडिल एंड लेग की लाइन अपनाई हुई है। सौ ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। लाहौर वाइट्स नाकाम रहा है कोई भी बॉलिंग पॉइंट हासिल करने के। 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं, 3 पॉइंट्स हासिल किए हैं पेशावर ने, बैटिंग पॉइंट्स। और जो यही चीज़ थी जो इस मैच में एक्साइटमेंट बना सकती थी। फरहान निसार मेरे साथ कमेंट्री में है। लंच के बाद अगर अली देखें तो दोनों टीमों ने डिफेंसिव जो क्रिकेट है वो खेली है। लाहौर की टीम अपने पहले बॉलिंग पॉइंट की तरफ नहीं गई और यहाँ पर बड़ी आसानी से 350 तक रसाई हासिल करके चौथा पॉइंट हासिल कर सकती थी पेशावर की टीम, लेकिन उनकी जानिब से भी कोई इंटेंशन ऐसी देखने को नहीं मिली। क्या इसकी वजह फरहान उनकी बैटिंग की इनएक्सपीरियंस और शायद कप्तान का ट्रस्ट ना करना है इस पेयर के बाद? शायद एक्स्ट्रा केयरफुल हो गए कि अगर वहां पे विकेट्स गिर जाती तो कहीं सिचुएशन उल्टी ना पड़ जाती। शुरू में जो आज पहला जो सेशन था 3 घंटे का, वो उन्होंने एहतियात के साथ गुजार दिया था और उसके बाद थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए था। अगर 400 नहीं तो 350 तक जाना चाहिए था, लेकिन पेशावर की टीम टेबल पे टॉप पर है और इन 3 पॉइंट्स के साथ भी वो कंफर्टेबल है। और ये गेंद हवा में ऊंचा खेला इसे, और ऐसे शॉट्स की ज़रूरत 100 ओवर से पहले थी, जो 100 ओवर्स के बाद ये शॉट खेला है कप्तान ने। बहुत ही बेहतरीन इनिंग है ये साहबजादा फरहान के जानिब से। ओवर पिच बॉल इस पेस पे मिड ऑफ के ऊपर से कोई हेजिटेशन नहीं हुई, कोई इरादा भी नहीं था इसे ऑल द ग्राउंड खेलने का। बेहतरीन शॉट, 165 रन पर पहुंच गए।
और जो बाकी तीनों मैचेस खेले जा रहे हैं उनमें नतीजा आने का इम्कान मौजूद है, तो मुमकिन है कि इस राउंड के बाद पेशावर की टीम टॉप पर ना रहे और लाहौर की टीम भी ड्रॉ करने के बाद मुश्किलात का शिकार हो सकती है। और अगले दोनों मैचेस उन्होंने लाहौर से बाहर खेलने हैं, पर अगर वहाँ कोई नतीजा लाहौर वाइट्स के हक़ में ना आया तो फिर जो रेलीगेशन के लिए ये टीम उम्मीदवार हो सकती है। एक मैच फाटा के अगेंस्ट, एक फैसलाबाद के अगेंस्ट खेलना है लाहौर वाइट्स को। दोनों ही अच्छी टीमें हैं, तो जो इनकी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है कि यहाँ पे वेट एंड सी एंड बोनस पॉइंट्स का इंतज़ार कीजिए और चांस लीजिए कि दूसरे ग्राउंड्स में जाके मैच ये जीत सकेंगे। लेकिन क्रिकेट है, आप सर्टन नहीं हो सकते हैं कभी भी। और जिन दोनों टीमों की आपने बात की वो दोनों टीमें उन्हीं 3 ग्राउंड्स पर खेलती हुई आ रही हैं। वहाँ की कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर जानती हैं। लाहौर वाइट्स की टीम पहली दफ़ा जाएगी रावलपिंडी और एबटाबाद में, और सिर्फ 8 बॉलिंग पॉइंट्स हैं लाहौर वाइट्स के पास, जो तमाम टीमों में सबसे कम है। और उसके बाद 14 पॉइंट्स पेशावर के हैं। तो ऐसे पुल करना चाहते थे गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब, रवां दवाली ज़रिया बहुत दूर से आए, लेकिन टहलते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए। या बॉलर खुश नहीं थे एफर्ट से फील्डर की, अभी भी आप देख सकते हैं वो इससे बेहतर एफर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे मिड विकेट पे खड़े हुए रमीज की जानिब से, क्योंकि बॉल हवा में था थोड़े अरसे के लिए, इतना अच्छा टाइम भी नहीं हुआ था। जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कर दिए हैं, शायद ये बात हो सकती है। तो रिटायर्ड लेग्स हैं, 329 पर 2। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ देखी हैं फरहान हमने लाहौर वाइट्स में, और लास्ट 3 सालों से जो सेंट्रल पंजाब की टीम थी, इनकी प्लानिंग में, इनकी स्ट्रैटेजीज़ में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुए थे कभी भी रिज़ल्ट की खातिर, और ऐसा ही कोई अप्रोच हमने लाहौर वाइट से देखी है, जो खुश हैं बैटिंग पॉइंट्स हासिल करके। तो अगर रेलीगेट होती है लाहौर वाइट्स, जो जिसके बहुत रोशन इम्कानात भी हैं, तो ये लाहौर के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। लेकिन इसका कसूरवार वो खुद हैं। डिफेंसिव अप्रोच, गलत सिलेक्शन, और एक सिमिलैरिटी कप्तान का नाम भी है। पिछले 3 सीजन में मोहम्मद साद और अब साद नसीम, तो एक ही तरह की अप्रोच रही है। यहीं पर रिटायरमेंट का ऐलान किया था मोहम्मद साद ने, और हम सब लोग यहाँ पर सरप्राइज़ हुए थे, अचानक से उन्होंने अपना कैरियर ख़त्म करने का ऐलान किया। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट होगी तो मुमकिन है कि वो रिटायरमेंट वापस लें और दोबारा से अपने डिपार्टमेंट के लिए खेलते हुए नज़र आएँ। अच्छे प्लेयर थे डोमेस्टिक कैटेगरी में, काफ़ी रन्स किए उन्होंने इस लेवल पे। और 2017-18 का सीज़न ऐसा था जिसमें 3 जो साद थे वो नुमाया होकर सामने आए। साद अली कराची के, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए, मोहम्मद साद ने भी रन्स किए, साद नसीम ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। तो उस सीज़न में ये तीनों खिलाड़ी जो हैं वो कौमी मंजरनामे पर उभर कर सामने आए थे। इमरान डोकर भी सोच रहे होंगे कि यहाँ तो दूसरी बारी नहीं आएगी, तो शायद अपने आप को अंदर ही अंदर कोस भी रहे होंगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा चांस मिस कर दिया ऐसी पिच पे जहाँ पे सब रन्स बना रहे हैं। एक ये और एक दानिश अजीज, ये दोनों ही रन्स नहीं बना पाए। इन्होंने फिर भी 39 रन्स किए, लेकिन दानिश अजीज डबल फिगर में भी नहीं जा सके। तेज गेंद था।
एक और अच्छा ओवर रमीज़ का अपने अख्ताम को पहुंचा। 102 के बाद 330 बदस्तूर 2 विकेट्स के नुकसान पर पेशावर। अंपायर्स क्रीज पर मौजूद हैं, लाइट मीटर भी निकाल रखा है। देखना होगा कि क्या रीडिंग आती है, क्या लाइट काफ़ी है। लेकिन जैसे प्लेयर्स के तासुरात हैं, फील्डिंग साइड ने वापस चलना शुरू कर दिया है। दोनों टीम्स को ये लगता है, अंपायर्स को इनफैक्ट लगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये लाइट काफ़ी नहीं है। शोज़ब रजा अंपायर सर्वर, अच्छा मैच नहीं रहा है इनके लिए, लेकिन यहाँ पे फैसला उनको करना होगा कि क्या ये लाइट काफ़ी है या नहीं काफ़ी। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उससे यही लग रहा है कि प्लेयर्स ने चलना शुरू कर दिया है अपने डगआउट्स की तरफ। ये दोनों टीमें यही चाहती थी कि मैच का अख्ताम हो जाए, लेकिन अब दूसरे एंड से भी इस शोज़ब जो है वो रीडिंग लेंगे। जो तरीक़ाकार है, पहले एंड से 0.4 0.39 ये रीडिंग आ रही थी। और अब अंपायर्स की बॉडी लैंग्वेज से यही लगता है कि अब हम कल ही इस मैच को जारी होता हुआ देखेंगे। या 330 रन पेशावर 2 विकेट्स गवा के, और आज 5वें राउंड का गेम तीसरा दिन इख्तिताम पजीर हुआ। इसी स्कोर के साथ 102 ओवर्स का सामना किया पेशावर रीजन ने। 2 शानदार सेंचुरीज देखने को मिली साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम की जानिब से। और हम कह सकते हैं कि ये दिन जो है ये पेशावर रीजन के नाम रहा। जितनी कमिटेड इनिंग हमें देखने को मिली, 1 विकेट जल्दी गवा दी थी, लेकिन उसके बाद ये पार्टनरशिप लगी। पेशावर के 2 सबसे बेहतरीन, सबसे एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, अपने ऊपर गेम लिया और अपनी टीम को एक सेफ जोन में पहुंचा दिया। और उसकी मेन वजह रही इनकी पार्टनरशिप, जिन्होंने हर सेशन में बेहतरीन बैटिंग की, सेशन टू सेशन अच्छी बैटिंग की। 253 रन की ये पार्टनरशिप रही। जब सेशन का आगाज हुआ तो ऐसा लगा था शायद ब्रेक के बाद दोबारा से लाहौर वाइट्स में एक एनर्जी आएगी, क्योंकि चांसेस क्रिएट होते रहे पहले सेशन में। लेकिन साहबजादा फरहान ने जिस तरीके से बैटिंग का आगाज़ किया, जितने सॉलिड नज़र आए, बड़ी हिट्स खेलने से गुरेज नहीं करते हैं, बहुत दलेर बैटर हैं, जिनमें स्टाइल भी है, फ्लेयर भी है, एक्सपीरियंस भी है। उनका साथ खूब दिया कामरान गुलाम ने, जिनको चांसेस भी मिले, कुछ स्टंपिंग चांसेस, एक कैच छूटा, लेकिन इस चीज़ का उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो स्कोर करते रहे। मॉडर्न डे टेक्निक, मॉडर्न डे बैटर्स वाली शॉट्स भी देखी, कदमों का इस्तेमाल भी शानदार रहा, स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया है। T20 अप्रोच भी दिखाई कहीं ना कहीं जहाँ ज़रूरत पड़ी, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी शानदार साथ दिया साहबजादा फरहान का, जिनको तो आज रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बैकफुट पंचेस, बहुत वक्त है उनके पास जब ये बैकफुट पे खेलते हैं। एक लाजवाब इनिंग साहबजादा फरहान, और जब ऐसी शॉट्स आप खेलें तो समझ लीजिए कि बहुत ही शानदार फॉर्म में है बैटर, क्योंकि ऑन ड्राइव एक बेहतरीन शॉट होती है। उसके बाद ये पुल शॉट्स भी देखने को मिले। बहुत ही अथॉरिटेटिव इनिंग रही साहबजादा फरहान के लिए, और एंड तक बड़े शॉट्स खेलते रहे। उसके साथ ही इस सेशन का इख्तिताम किया और सेशन को अपने नाम किया। और जैसा आपने कहा कि साहबजादा फरहान और कामरान गुलाम ने अपनी अथॉरिटी शो की, और वो इस बैटिंग कार्ड से भी दिखाई देती है। 171 और 112 पर दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद हैं, और 330 पर 2 की मजबूत पोजीशन पर है पेशावर की टीम। बॉलिंग में 2 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिली, लेकिन सबसे उम्दा बॉलिंग
मोहम्मद रमीज़ जूनियर ने की, जिनके विकेट कॉलम खाली रहा लेकिन बहुत ही मुतासिर किया उन्होंने। मुनीब वासिफ अपने डेब्यू पर अच्छे दिखाई दिए और उसके साथ साथ नसीम ने भी रमीज़ का साथ निभाया। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी कल एक नए दिन के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।